मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं यहाँ एक कहानी लेकर आया हूँ। अगर आपको यह पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसे जारी रख सकूँ। चलिए शुरू करते हैं। अगले दिन, यह वेस्ट 101 रेस्क्यू टीम के निवारक मिशन का दूसरा दिन था। ईस्टर्न बेस सिटी असामान्य रूप से व्यस्त था। अभिभावक विभाग और बचाव टीमों के संरक्षण में निवासियों के समूह रिजर्व बेस शहर के लिए रवाना हुए। हालांकि 50 मिलियन से अधिक की आबादी वाले एक बुनियादी शहर के लिए यह निस्संदेह बाल्टी में एक बूंद थी। हमर शुई, तुम फिर यहाँ क्यों हो? क्या किसी ने तुम्हें कुछ दिनों के लिए आराम करने के लिए नहीं कहा? वांग ये ने आश्चर्य से सोंग शुई की ओर देखा जो जल्दी में आ गया था। वह इतनी ऊर्जावान लग रही थी कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उन्हें कल ही चोट लगी हो। कितनी मजबूत लड़की है। उसे जन्म देने के लिए एक अच्छा विकल्प होना चाहिए। वांग ये ने हुआंग जिरुई की ओर देखा जिसके चेहरे पर एक अप्राकृतिक भाव था। नहीं नहीं, सोंग शुई ने अपने हाथों से एक रोस बनाया। हर कोई सुरक्षा अभियान के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा है। कोई घर पर अकेले कैसे आराम कर सकता है? अगर मैं यहाँ नहीं हूँ तो भाई रुई इसे अकेले नहीं संभाल पाएंगे। वांग ये और हुआंग जिरुई दोनों हंसे। हाँ, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। वांग ये ने कार का दरवाजा खोला, अंदर गया और अपनी सीट बेल्ट बांध ली। जाओ जाओ जाओ, सोंग शुई का चेहरा उत्साह से भर गया। हुआंग जिरुई ने भावशून्यता से खिड़की से बाहर देखा। यू शुइकिन, जो सामने वाली यात्री सीट पर थी, ने अपने होंठ भींचे और चुपके से अपनी हंसी रोक ली। बहुत अच्छा, बहुत ऊर्जावान। वांग ये घूमे और मुस्कुराए। जिरुई, आपका साथी वास्तव में ऊर्जा से भरपूर है। चल दर चंगजुआंग रिज। वांग ये ने अपना ब्लेड उठाया और तेजी से एक के बाद एक राक्षस स्तर के राक्षसों को मार डाला। उसके पीछे यू शुइकिन के तीर निकल गए। उसकी क्षमता के तीर कभी नहीं चूकते थे। जैसे ही वे एक पैशाचिक स्तर के राक्षस को छेदते, उसकी क्षमता विस्फोटित हो जाती। उसका नियंत्रण बेहद मजबूत था। क्षमता क्यों विस्फोटित हुई? वांग ये बहुत जिज्ञासु थे। उन्होंने पहले नहीं सोचा था कि यह कुछ खास है, लेकिन न तो मध्यवर्ती नियंत्रण मंत्र और न ही मध्यवर्ती हेरफेर मंत्र में ऐसी कोई तकनीक शामिल थी। यह संपीड़न मंत्र का अनुप्रयोग है, यू शुइकिन ने कहा। क्षमता को संपीड़ित करें और इसे अपनी इच्छा से विस्फोटित करें जिससे तत्काल विस्फोटक शक्ति उत्पन्न हो। क्या यह मून वेव पर है? वांग ये ने यू शुइकिन की ओर देखा। मेरी छोटी बहन ने मुझे सिखाया, यू शुइकिन ने कहा। वांग ये के दिमाग में अचानक उसकी बहन वांग शिनचेन का मुस्कुराता हुआ चेहरा उभर आया। उसकी जुड़वा पोनीटेल और अंडाकार आकार का चेहरा, साथ ही उसकी शरारती मुस्कान और टिप्पणियां। वह भी छोटी बहन थी, लेकिन बेकार थी। क्या आप सीखना चाहते हैं? यू शुइकिन ने वांग ये से पूछा। लेकिन मैं भी अभी नौसिखिया हूँ। यह थोड़ा कठिन है, लेकिन मैं बुनियादी सिद्धांतों को समझता हूँ। वह बुनियादी सिद्धांतों को भी जानते थे। क्या यह परमाणु हथियारों के समान नहीं था? हालांकि वह नहीं जानता था कि इन्हें कैसे बनाया जाता है। यह ठीक है, वांग ये को अपनी सीमाएं पता थीं। संपीड़न मंत्र कम से कम एक उन्नत क्षमता वाला मंत्र था। इस स्तर पर इसे सीखना एक किन्नर के रूप में वेश्यालय में जाने और परेशानी पूछने जैसा होगा। वैसे जियोकिन, आप अपनी रिलीज प्रकार की क्षमता का उपयोग तीर और बचाव के अलावा और क्या कर सकते हैं? वांग ये ने जोड़ा। मेरा एक दोस्त है जो पूछना चाहता है। हथियारों की क्षमता, यू शुइकिन ने उत्तर दिया। करीबी दूरी के हमलों की शक्ति बहुत उत्कृष्ट है, लेकिन क्षमता वाले उपयोगकर्ता अक्सर करीबी दूरी के हमलों में अच्छे नहीं होते हैं। हम आमतौर पर हमला करने के लिए क्षमता वाली गोलियों का उपयोग करते हैं। तीरों से अलग, क्षमता वाली गोलियों पर नियंत्रण अधिक मजबूत होता है। स्पिरिट बम की तरह। वांग ये तुरंत इसकी कल्पना कर सकते थे, लेकिन उन्होंने तुरंत इसके खिलाफ फैसला किया। यह संभवतः उसकी क्षमता को खत्म कर देगा। इसके अलावा वह इसे बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर सका। ऐसा कहा जा रहा है, जब दो आनुवांशिक योद्धा गहनता से लड़ रहे थे, तो दूसरा पक्ष शायद स्तब्ध रह जाता अगर अचानक एक क्षमता वाली गोली छोड़ दी जाती। मजबूत करने का मंत्र वास्तव में भी बहुत शक्तिशाली है। यू शुइकिन ने वांग ये को अपनी खूबसूरत आंखों से देखा। जब आप एक परफेक्शन इवोल्वर बन जाते हैं और कंप्रेशन स्पेल सीखते हैं, तो आप एक्सप्लोसिव स्पेल सीखने में सक्षम होंगे। यदि एक्सप्लोसिव स्पेल आपके शरीर से मेल खाता है, वांग ये, उसके 8 चक्र खुले होंगे। तो क्या उसका टेम्पलेट का ही था? वह गलत था। वांग ये ने यू शुइकिन की ओर देखा और तुरंत समझ गई कि उसका क्या मतलब है। मून वेव पर केवल क्षमता वाले उपयोगकर्ता ही क्षमता उपयोगकर्ता द्वार में प्रवेश कर सकते हैं। चाहे वह संपीड़न मंत्र हो या विस्फोटक मंत्र, वे दोनों केवल पूर्णता इवोल्वर्स के लिए थे। वर्तमान में दुनिया में केवल 3 पूर्णता क्षमता वाले उपयोगकर्ता हैं और हुआक्सिया के पास केवल एक था। महिलाएं आगे है। वांग ये मुस्कुराए और यू शुइकिन की ओर अपना हाथ बढ़ाया। हाँ, यू शुइकिन खिलती हुई लिली की तरह मुस्कुराया। उसने जोर से सिर हिलाया और वांग ये का हाथ कसकर पकड़ लिया। फसल खराब नहीं थी। दोपहर के समय उन्होंने वह लंच बॉक्स खाया जो यू शुइकिन ने व्यक्तिगत रूप से बनाया था और उन दोनों ने पहाड़ की सफाई करना जारी रखा। चंगजुआंग रिज क्षेत्र में विभिन्न आकार के कई जंगली पहाड़ थे। यह कोई संयोग नहीं है, वांग ये ने यू शुइकिन से कहा। शायद यह वैसा ही है जैसा आपने कहा था। ब्रह्मांडीय राक्षस के कारण यहाँ के राक्षस बेहद सक्रिय हैं। वे अक्सर दिखाई देते हैं और खतरा बहुत बढ़ जाता है। अब तक वह पहले ही कुल 4 निम्न श्रेणी के दुःस्वप्न स्तर के राक्षसों और एक मध्यम श्रेणी के दुःस्वप्न स्तर के राक्षस को मार चुका था। केवल आधे दिन में उसने जितने राक्षस मारे, वे कल से भी अधिक थे। कैप्टन प्रोंग की नोटबुक पर भी ये अंकन अब विश्वसनीय नहीं था। हालांकि यह रिकॉर्ड 3 महीने पहले का था, जो सामान्य था। मुझे आश्चर्य है कि शुई और भाई रुई कैसे कर रहे हैं? यू शुइकिन थोड़ा चिंतित था। जिरुई के साथ यह कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। वांग जिरुई की ताकत को अच्छी तरह से जानते थे। हालांकि यह थोड़ा मुश्किल था। बाद वाला निम्न श्रेणी के दुःस्वप्न स्तर के राक्षसों से लड़ सकता था जब तक कि शुई ने उसे नीचे नहीं खींच लिया। अचानक वांग ये रुक गया। उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया जिसमें चाकू था और यू शुइकिन को अपने पीछे रोक लिया। हवा का एक झोंका आया जिससे रेत और पत्थर उड़ गए, जिससे लोगों के लिए अपनी आंखें खोलना मुश्किल हो गया। उस पल में हवा की आवाज कुछ भविष्यवाणी करती हुई प्रतीत हुई। एक चौंकाने वाली आंधी फिर आई। वांग ये ने तुरंत अपने मानस में अपनी क्षमता को सक्रिय कर दिया। हवा ने पेड़ों को गिरा दिया, रेत और पत्थर उड़ गए। आसमान में अंधेरा था और कोई भी अपने आसपास का वातावरण स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था। वह एक छाया की तरह एक काला बिंदु अचानक आकाश में दिखाई दिया, ऊपर से गोता लगाते हुए, सभी प्रतिबंधों को भेदते हुए। राक्षस के तेज पंख 2 ब्लेड की तरह थे जो भयानक गति से हवा को काट रहे थे। यह तुरंत आ गया। यू शुइकिन का तीर तेज हवा में बह गया। सीमा तोड़ने का कौशल, व्यापक करीपान तकनीक। वांग ये की सीरीज रेडसन ब्लेड जल उठी और उन्होंने स्ट्रेंथनिंग स्पेल डाला। बजना बजना। राक्षस का हवाई हमला विफल रहा, लेकिन मजबूत प्रभाव ने वांग ये की बांध सुन्न कर दी। उसके लड़ाकू सूट के कवच पर कट के निशान थे। एक मध्यम दर्जे का दुःस्वप्न स्तर का राक्षस। इसके अलावा यह कोई सामान्य बात नहीं थी। वांग ये ने तुरंत अपने लक्ष्य पर कब्जा कर लिया। यह एक भूरे काले रंग का गिद्ध दानव था। इसका शरीर एक सामान्य दुःस्वप्न स्तर के राक्षस से छोटा था, केवल एक राक्षस स्तर के राक्षस का आकार। हालांकि इसकी शक्तिशाली जीवन शक्ति और हवा पर इसके नियंत्रण ने साबित कर दिया कि यह एक जागृत प्रकार का राक्षस था। वह दुःस्वप्न स्तर का गिद्ध दानव सरकते हुए आगे बढ़ा, एक बड़े चाप में चक्कर लगाया और तुरंत फिर से हमला कर दिया। इसने यू शुइकिन पर हमला नहीं किया क्योंकि यह जानता था कि सबसे बड़ा खतरा कौन है। जागृत प्रकार के राक्षस बहुत चतुर थे।
दुर्भाग्यवश इसने गलत शत्रु चुन लिया। टकराना। वांग ये पूरी तरह से तैयार थे। उनकी सीमा तोड़ने के कौशल, कॉम्प्रिहेंसिव सेबर तकनीक की रक्षा अभेद्य थी। वह अपने कदमों को बदलता रहा और अपनी दिशा को समायोजित करता रहा और दुहस्वप्न स्तर के गिद्ध दानव को पूरी गति से गोता लगाने का मौका नहीं दिया। 100% सुदृढ़ीकरण मंत्र। वांग ये की दृढ़ रक्षा ने दुहस्वप्न स्तर के गिद्ध दानव को चौंका दिया। हालांकि जिस बात ने उसे और भी अधिक चौंका दिया वह थी बेडियो ने, जिसने तुरंत उसके पंखों को बंद कर दिया। एक खड़खड़ाहट के साथ दुहस्वप्न स्तर का गिद्ध दानव जल्दी से क्षमता के संयम से मुक्त हो गया। उससे तेज चीख निकली, लेकिन वह अब उड़ नहीं सका। एक ठंडी रोशनी चमकी और वांग ये का ब्लेड गिर गया। जी। स्तर 5 गिद्ध दानव मारा गया। संभावित अंक 220.2, 280.2 पॉइंट। जैसे ही आकाश शांत हुआ, हवा खत्म हो गई और आसपास धुंध छा गई। दुहस्वप्न स्तर का गिद्ध राक्षस पर्वत की भूमि पर पड़ा हुआ दुहक से मर रहा था। अपनी शक्तिशाली उड़ान क्षमता और जागृत वायु नियंत्रण क्षमता के कारण इस क्षेत्र में इसका कोई प्राकृतिक शत्रु नहीं था। इसे नरक स्तर के राक्षसों से भी डर नहीं लगता था। उसे 2 इंसानों के हाथों मरने की उम्मीद नहीं थी। इसकी कीमत कम से कम 60,000 युआन है। वांग ये ने एक बार में 60 संभावित अंक हासिल कर लिए थे, इसलिए वह अच्छे मूड में थे। वह जानता था कि जियोकिन इस समय दुहस्वप्न स्तर के गिद्ध दानव को बांध देगा। उन्होंने अच्छा सहयोग किया। जियोकिन ने बड़े क्षेत्र की क्षमता वाले नेट का उपयोग नहीं किया। इसके बजाय उसने अपनी क्षमता को संकुचित कर दिया और दुहस्वप्न स्तर के गिद्ध दानव को फैलने से रोकने के लिए मजबूत क्षमता का उपयोग किया। हालांकि यह केवल एक पल के लिए था, नजदीकी मुकाबले में यह बिल्कुल घातक था। आरंभ करने के लिए जागृति प्रकार के राक्षस अपने भौतिक शरीर के लिए नहीं जाने जाते थे। यह पवन तत्व की क्षमता जैसा लगता है। यू शुइकिन का छोटा सा चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। अभी उसने अपने से 2 स्तर ऊंचे दुहस्वप्न स्तर के गिद्ध दानव को रोकने के लिए अपनी क्षमता का बलपूर्वक उपयोग किया था। यह उसके लिए कुछ ज्यादा ही था। वांग ये ने कहा, हाँ, हवा अपनी गति बढ़ाएगी। पर्यावरण इस पर बहुत प्रभाव डालता है। यू शुइकिन ने कहा, सौभाग्य से इसने अभी तक अपनी क्षमता को नियंत्रित नहीं किया है। यदि आप पवन तत्व क्षमता के उपयोगकर्ता होते, तो आप दूर से पवन ब्लेड भेजकर अजय होते। क्या यह इतना शक्तिशाली है? वांग ये की आंखें चमक उठी। अन्यथा मौलिक प्रकार को क्षमता वाले उपयोगकर्ताओं के बीच सबसे मजबूत प्रणाली क्यों कहा जाएगा? यू शुइकिन की आंखें चमकीली थीं और उसकी आवाज थोड़ी असंबद्ध लग रही थी। मुझे लगता है कि रिलीज प्रकार अधिक मजबूत है, वांग ये ने गंभीरता से कहा। हाँ, यू शुइकिन ने अपने छोटे से चेहरे पर प्रसन्न मुस्कान के साथ बार-बार सिर हिलाया। सही है, विशिष्ट बचाव दल N0.7 में भी एक पवन तत्व क्षमता वाला उपयोग करता है। ओह, मौलिक प्रकार वास्तव में काफी शक्तिशाली है। वांग ये और यू शुइकिन पूरा सामान, अधिक सटीक कहें तो 3 बोरे लेकर लौटे। हुआंग जिरुई, जो अपने चांदी के भाले को साफ कर रहा था, थोड़ा स्तब्ध रह गया। उसने न देखने का नाटक किया और भाले को साफ करना जारी रखा। वाह वाह वाह, भाई बहन किन, क्या आपको आज इतना कुछ मिला? सोंग शुई की आंखें चमक उठी और वह बहुत खुश हुई। फिर से हुआंग जिरुई ने मन ही मन सोचा। हाँ, 6 निम्न श्रेणी के दुहस्वप्न स्तर के राक्षस और 2 मध्यम श्रेणी के दुहस्वप्न स्तर के राक्षस। वांग ये की आवाज बहुत शांत थी। उसने पूरी तरह से हैरान सोंग शुई को देखा और मुस्कुराया। उनमें से एक जागृति प्रकार का स्तर 5 गिद्ध दानव है। धमाका। हालांकि वह मानसिक रूप से तैयार था, फिर भी हुआंग जिरुई सुन्न था। वांग ये ने 2 मध्यम श्रेणी के दुहस्वप्न स्तर के राक्षसों को मार डाला था और उनमें से एक जागृत प्रकार का राक्षस भी था। इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। हुआंग जिरुई ने अपने दिल में आह भरी। उसने चुपचाप बोरे में 3 दुहस्वप्न स्तर के राक्षसों की तस्वीर ली और वे शेंगटियन को भेज दी। अच्छे दोस्त के रूप में वे एक साथ अच्छे भाग्य को साझा करेंगे और एक साथ भावनात्मक रूप से टूटेंगे। वे शिविर में लौट आए। अलविदा भाई, अलविदा भाई रुई, अलविदा बहन किन। सोंग शुई ने खुशी-खुशी सभी को विदा किया और खुशी-खुशी चला गया। वह कभी भी किसी बात से परेशान नहीं दिखी। जियोकिन, आप पहले वापस जा सकते हैं। मुझे अभी भी वांग ये के साथ कुछ चर्चा करनी है, हुआंग जिरुई ने अचानक कहा। यू शुइकिन थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और उसने थोड़ा सिर हिलाया। वह जानता है, यह उसके बारे में नहीं है। हुआंग जिरुई ने अपना सिर हिलाया। यू शुइकिन ने अपने होंठ भींचे और वांग ये को देखकर मुस्कुराई। मैं पहले जा रहा हूँ। ओके, कल मिलते हैं। वांग ये मुस्कुराए और अपना हाथ हिलाया। उन दोनों ने यू शुइकिन की पीठ को धीरे-धीरे गायब होते देखा। हुआंग जिरुई ने कहा, चलो कहीं और बात करते हैं। ठीक है, चलो मेरे घर चलते हैं। लोन रेंजर संगठन एवोल्वर के अपार्टमेंट में वांग ये ने हुआंग जिरुई को उज्जवल आंखों से देखा। हाँ, उन्हें यू हानचाओ को भर्ती करने के लिए यहाँ होना चाहिए। वह बेस डिफेंस डिवीजन के बाहरी गश्ती विभाग के उप विभाग प्रमुख हुआ करते थे, इसलिए यू हानचाओ बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और उनका एक विस्तृत नेटवर्क है। हुआंग जिरुई ने कहा, कुछ अकेले भेड़िया संगठनों की नजर में वह वजनदार शतरंज का मोहरा है। वांग ये ने सिर हिलाया। महाप्रलय के बाद विश्व के अधिकांश देशों का अस्तित्व केवल नाम मात्र का रह गया। इसी समय लोन रेंजर ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ और उन्होंने एवोल्वर्स को अपने में समाहित कर लिया। वे ब्लू प्लैनेट एलायंस के नियंत्रण में थे और जैसा चाहे वैसा नहीं कर सकते थे। हालांकि राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों की तुलना में गठबंधन की बाध्यकारी शक्ति उतनी मजबूत नहीं थी, इसलिए लोन रेंजर संगठनों की ताकतें अक्सर अलग-अलग होती थीं। क्या आप जानते हैं कि कौन सा लोन रेंजर संगठन उसे भर्ती करने की कोशिश कर रहा है? वांग ये ने पूछा। मूर्ख वाकर हुआंग जिरुई ने कहा, यह एक नवस्थापित उन्नत लोन रेंजर संगठन है। वे महत्वाकांक्षी हैं। उनके नेता फूल और उपनेता जोम्बी दोनों ब्लू प्लैनेट एलायंस के सदस्य हैं और उन्हें वोट देने का अधिकार है। केवल उन्नत इवॉल्वर ही ब्लू प्लैनेट एलायंस में शामिल हो सकते हैं। शायद वे आने वाले नहीं हैं। ठीक है, वांग ये ने कहा। हुआंग जिरुई ने सिर हिलाया। यू हानचाओ उतना महत्वपूर्ण नहीं है। फूलिश वॉकर के नेतृत्व में एक लड़ाकू दल आ रहा है। कैप्टन जेंग बिन आंतरिक गश्ती विभाग के विभाग प्रमुख हुआ करते थे। उन्होंने आधे साल पहले बेस डिफेंस डिवीजन छोड़ दिया था। एक पंख वाले पक्षी एक साथ झुंड में आते हैं। धन्यवाद, वांग ये ने सिर हिलाया। आपका स्वागत है, हुआंग जिरुई ने कहा। बेस डिफेंस डिवीजन उन पर नजर रख रहा है। वे कुछ भी सीमा से बाहर करने की हिम्मत नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने गार्ड के बिना नहीं रह सकते, इसलिए मुझे लगता है कि आपको सूचित करना आवश्यक है। हाँ, मैं समझता हूँ, वांग ये की आंखें चमक उठी। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है, तो बेझिझक मुझे खोजें। हुआंग जिरुई ने वांग ये को देखा। निश्चित रूप से मैं समारोह में खड़ा नहीं होऊंगा, वांग ये ने कहा। उन्होंने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। पुरुषों के बीच की दोस्ती लड़कियों की तुलना में कहीं अधिक विश्वसनीय थी। हुआंग जिरुई को दूर भेजने के बाद वांग ये ने इसके बारे में सोचा। यू हानचाओ के बारे में कुछ भी डरावना नहीं था। वह केवल स्तर 4 का आनुवंशिक योद्धा था। भले ही वह सफल हो गया हो, वह केवल स्तर 5 का आनुवंशिक योद्धा होगा। अपनी वर्तमान ताकत के साथ यदि उसने मजबूती मंत्र को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया, तो यू हानचाओ को मारना बहुत आसान होगा। असली परेशानी शायद फूलिश वॉकर की लड़ाकू टीम थी। हालांकि उन्होंने हुक्सिया में कुछ भी गलत करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्हें एलायंस के कानूनों के अनुसार दंडित किया जाएगा। हर चीज की एक कीमत होती है। कब लाभ कीमत से अधिक हो गया, यह कहना कठिन था। वह यू हानचाओ के व्यक्तित्व को अच्छी तरह से जानता था। यदि वह होता, तो वह क्या करता? मुझे मारने के लिए सौदेबाजी के साधन के रूप में फूलिश वॉकर से जुड़ने का उपयोग करें, वांग ये ने आसानी से अनुमान लगा लिया।
बल्कि यू हानचाओ ही वह व्यक्ति हो सकता है जिसने फूलिश वॉकर से संपर्क किया था। मूर्ख वाकर के लिए उसे स्वयं मारना मूर्खता थी। कीमत बहुत ज्यादा थी। वे यू हानचाओ के लिए अवसर पैदा करने और उसकी रक्षा करने की अधिक संभावना रखते थे, जबकि बाद वाला अपना काम कर रहा था। मुझे जितनी जल्दी हो सके उससे छुटकारा पाना होगा। वांग ये तुरंत एक योजना लेकर आए। विभिन्न संभावनाओं पर विचार करने की तुलना में उन्होंने पहल करना पसंद किया। बेशक इसमें डॉक्टर शू के साथ झगड़े शामिल नहीं थे। डॉक्टर शू की स्क्वैट्स हिलते हुए रेड वाइन ग्लास की तरह थीं। इसने उसे कठिन बना दिया। रात में एक खंडहर इमारत में। मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं कि हम कोई कदम नहीं उठाएंगे। जेंग बिन ने यू हानचाओ को देखते हुए धूम्रपान किया। कोई जरूरत नहीं। मैं अकेला ही काफी हूँ। अगर वह बहुत चालाक नहीं होता और कभी अकेले काम नहीं करता तो मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं होती। यू हानचाओ की आवाज ठंडी थी। लो कर लो बात। एक लाल बालों वाला युवक अमित्र भाव से टूटी फूटी चीनी भाषा में बात कर रहा था। जेंग बिन अपने अधीनस्थ को रोकने के लिए आगे बढ़ा और गहरी आवाज में कहा, ठीक है, बस इतना ही। यू हानचाओ ने कहा, मैं अपना काम पूरा करने के बाद आप लोगों के साथ चला जाऊंगा। चिंता न करें, बेस सिटी अब गड़बड़ है। कोई भी लेवल 4 जेनेटिक योद्धा की मौत की जांच नहीं करेगा। अगर वे ऐसा करते भी हैं तो इसका आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल, जेंग बिन ने दुए का छल्ला उड़ाया। तो बस इतना ही। कल मेरी खबर का इंतजार करें। यू हानचाओ मुड़ा और चला गया। परित्यक्त हॉल में फूलिश वॉकर के चारों ने व्यंग्य किया। वह पहले से ही इतना नीचे और बाहर है, फिर भी वह अभी भी बहुत अहंकारी है। घड़ी का तत्काल अनुवाद तिरस्कारपूर्ण अभिव्यक्ति वाले चौकोर चेहरे वाले व्यक्ति से आया। यहाँ तक कि एक सड़ी हुई नाव में भी 3 कीलें होती हैं। भाई को एक अन्य छोटे कद के युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। बॉस, क्या कोई चाल होगी? लाल बालों वाले युवक ने मोटे लहजे में कहते हुए जेंग बिन की ओर देखा। जेंग बिन ने अपनी सिगरेट उड़ाई। ब्रह्मांडीय राक्षस आने वाला है। पूर्वी बेस सिटी जल्द ही गिर जाएगी। यू हानचाओ का इस समय हमारे साथ जुड़ना एक बुद्धिमान निर्णय है। इससे दोनों पक्षों को फायदा होगा। वांग ये को मारना सिर्फ अनुकूल स्थिति का उपयोग करना है। क्या हम मुसीबत में पड़ जाएंगे? चौकोर चेहरे वाले आदमी की घड़ी ने उसके शब्दों का अनुवाद किया। अपने हाथ अपने पास रखें, परेशानी पैदा न करें, लोगों को न मारें और कोई परेशानी नहीं होगी। अगर हमसे पूछताछ की जाती है तो सब कुछ यू हानचाओ पर डाल दें। यह हुआ है, इसलिए आपको खुद को नियंत्रित करना चाहिए। जेंग बिन ने गहरी आवाज में कहा। हाँ बॉस, उन तीनों ने जवाब दिया। क्या होगा अगर यू हानचाओ विफल हो जाए? छोटे कद के युवक ने अचानक कहा। जेंग बिन ने भौहें चढ़ा ली और सिगरेट का गहरा कश लिया। इसके बाद उसने सिगरेट का बट जमीन पर फेंक दिया। यह इस हद तक नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम स्थिति के आधार पर उसकी थोड़ी मदद करेंगे। इवॉल्वर का अपार्टमेंट। ठीक है, यह बात है। वांग ये ने कॉल समाप्त कर दी। वह उठ खड़ा हुआ और स्वतंत्र साधना कक्ष में प्रवेश करने की तैयारी करने लगा। अचानक फोन में कंपन हुआ। अनाबेला, मैं रिजर्व बेस सिटी में सुरक्षित पहुंच गई हूँ। वांग ये। एनाबेला, क्या आप व्यस्त हैं? अनाबेला, क्या यह सब खत्म होने के बाद कोई आपसे मिल सकता है? दयनीय जेपीजी। ऐसा लग रहा था कि चीजें अभी तक तय नहीं हुई हैं। हालांकि यह समझ में आया। फिलहाल ईस्टर्न बेस सिटी इतनी व्यस्त थी कि उनके पास उसके मामले की जांच करने का समय नहीं था। ब्रह्मांडीय राक्षस आपदा समाप्त होने से पहले सब कुछ पीछे धकेलना पड़ा। ठीक है, वांग ये ने सरलता से उत्तर दिया। ब्रह्मांडीय राक्षस नंबर 9 की गतिविधियों को देखते हुए यह वर्तमान में 144 किलोमीटर दूर था। मंच फटने वाला था। आशा और प्रत्याशा के बीच वे हुआक्सिया और दुनिया के सबसे मजबूत इवोल्वर याओ के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। वांग ये ने अपना फोन बंद कर दिया और खेती कक्ष में प्रवेश किया। उसने अपना इंटरफेस खोला। संभावित अंक 312। पिछले 2 दिनों में उसने निवारक मिशनों से 100 से अधिक अंक अर्जित किए थे, जो कि उसके द्वारा शिकार किए गए 2 दिनों की तुलना में अधिक था। विशेष रूप से आज 2 मध्यम श्रेणी के दुःस्वप्न स्तर के राक्षसों को मारने के बाद उन्हें क्रमशः 30 और 60 संभावित अंक प्राप्त हुए। क्या ऐसा हो सकता है कि जियोकिन उसे समृद्ध बना सके? ये भी सही नहीं था। उसने सभी राक्षसों और राक्षसों को आकर्षित किया। मध्यवर्ती स्टार इवोल्यूशन तकनीक के बाद वांग ये की चेतना प्लस पर गिर गई। खेती की तकनीक सबसे महत्वपूर्ण थी। इसके स्तर में वृद्धि न केवल शरीर और मानस को मजबूत कर सकती है, बल्कि प्रभाव भी कई गुना बढ़ जाएगा। इसके साथ वांग ये ने मुख्य खेती तकनीक विकसित की। क्या आप स्टार इवोल्यूशन मेथड के स्तर को बढ़ाने के लिए 200 संभावित अंक खर्च करना चाहते हैं? हाँ। उसकी चेतना तारों भरे आकाश में प्रवेश कर गई। एक विशाल तारे में परिवर्तित होकर उन्होंने साधना करते समय मध्यवर्ती तारा विकास तकनीक के रहस्यों को समझा। समय की गति तेज हो गई और खेती तेज हो गई। जैसे जैसे उसने अभ्यास किया, ज्ञान के टुकड़े टुकड़े उसके दिमाग में आते गए और वह तुरंत समझ गया। इंटरमीडिएट स्टार इवोल्यूशन तकनीक अभ्यास कुशल। उसकी आंखों के सामने रोशनी चमक उठी। जैसे ही उसकी कोशिकाएं परिवर्तित हुई और उसका मानस विस्तारित हुआ, वांग ये की आंखें चमक उठी। बहुत बढ़िया सुधार। स्तर 4 आनुवंशिक योद्धा 52%। स्तर 4 क्षमता उपयोगकर्ता 60%। उनमें से प्रत्येक में 37% की वृद्धि हुई थी, जो मूनवेव की उन्नत विकास तकनीकों के प्रभाव से कहीं अधिक थी। जैसे जैसे उनका जीवन स्तर बढ़ता गया, स्टार इवोल्यूशन तकनीक की गहराई मजबूत होती गई। इस दर पर जब मध्यवर्ती स्टार इवोल्यूशन तकनीक निपुणता चरण तक पहुंचती है, तो मेरे आनुवंशिक योद्धा और क्षमता उपयोगकर्ता दोनों को स्तर 5 तक बढ़ना चाहिए। वांग ये की चेतना प्लस पर गिर गई। प्रवीणता चरण से निपुणता चरण तक 400 संभावित अंकों की आवश्यकता होती है। ज्यादा नहीं। उसकी वर्तमान गति से 3 दिन पर्याप्त थे। उसके पास 112 संभावित अंक बचे थे। उसने उन सभी का उपयोग किया। मध्यवर्ती नियंत्रण मंत्र शुरुआती अभ्यास किया गया। मध्यवर्ती सुदृढ़ीकरण मंत्र शुरुआती अभ्यास किया गया। वांग ये ने संकोच नहीं किया। उसे अभ्युदय शक्ति की आवश्यकता थी। 100 संभावित बिंदुओं का उपभोग करते हुए उन्होंने दोनों को उन्नत किया। दोनों एक दूसरे के पूरक थे। नियंत्रण मंत्र किस तरह ने उसे अपनी क्षमता को अधिक नियंत्रित करने और अधिक कुशल बनने की अनुमति दी। यह सभी क्षमता मंत्रों का आधार भी था। इस बीच इंटरमीडिएट स्ट्रेंथनिंग स्पेल के लेवल अप का प्रभाव और भी अधिक दिखाई दे रहा था। उसके शरीर के मजबूत होने की सीमा 20% से बढ़कर 140% हो गई थी। अपनी वर्तमान युद्ध शक्ति के साथ मैं मूल रूप से एक स्तर 5 आनुवंशिक योद्धा को दबा सकता हूं। वांग ये ने अपने रूपांतरित शरीर को अपना लिया। शक्ति में 140% की वृद्धि शरीर पर बहुत बड़ा बोझ थी, लेकिन विस्फोटक शक्ति भी चौंकाने वाली थी। अगर मैं बचाव करना छोड़ दूं और बचाव के लिए मैनिफेस्टेशन मंत्र पर भरोसा करूं, तो मेरे पास लेवल 6 आनुवंशिक योद्धा के खिलाफ भी मौका होगा। उनका तुरुप का पत्ता और भी अधिक शक्तिशाली था। उनकी ताकत में वृद्धि ने वांग ये को 100 गुना अधिक आत्मविश्वासी बना दिया। कल अगर यू हानचाओ ने सामने आने की हिम्मत की, तो उसके पास कभी कल नहीं होगा। अगली सुबह वांग ये ने खेती कक्ष छोड़ दिया। शुरुआती अभिव्यक्ति मंत्र, मध्यवर्ती अभिव्यक्ति मंत्र, उच्च स्तरीय नियंत्रण मंत्र के साथ वह मूनवेव प्रशिक्षण क्षेत्र में आधे प्रयास के साथ 2 गुना परिणाम प्राप्त कर सकता था। वांग ये ने पूरी रात बिताई और आखिरकार तरकीब समझ गई। उन्होंने पूर्णता चरण के शुरुआती अभिव्यक्ति मंत्र के स्तर को सफलतापूर्वक उच्च स्तर तक बढ़ाया। न केवल वह मध्यवर्ती अभिव्यक्ति मंत्र के साथ अपनी क्षमता को अधिक नियंत्रित कर सकता था, बल्कि उसने जारी की गई क्षमता पर सटीक नियंत्रण भी प्राप्त किया, ताकि वह क्षमता अभिव्यक्ति की दिशा, रूप आदि को बदल सके। वांग ये के लिए यह उनकी रक्षा में वृद्धि थी।
उन्होंने पहले से ही पर्याप्त तैयारी कर रखी थी। बीमार किलोमीटर रवाना होने से पहले वांग ये ने वास्तविक समय की दूरी की जांच की। यदि कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ तो ब्रह्मांडीय राक्षस N0.9 आज रात दूरी को 100 किलोमीटर से भी कम कर देगा। हालांकि याओ अभी तक उपस्थित नहीं हुआ था। मंच पर तरह-तरह के अनुमान थे। कुछ ने कहा कि याओ एकांत में साधना कर रहा था, कुछ ने कहा कि वह पिरामिड से तेजी से भाग रहा था और कुछ ने कहा कि वह पहले से ही ब्रह्मांडीय राक्षस N0.9 से लड़ रहा था। मुख्यालय से जवाब सिर्फ धैर्यपूर्वक इंतजार करने जैसा था। रक्षात्मक क्षेत्र बहन किन ने छुट्टी मांगी, सोंग शुई को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला। मैं उसे फोन करूंगा। कोई जरूरत नहीं है, वांग ये और वांग जिरुई ने एक सुर में कहा। तुम लोग। सोंग शुई ने उन दोनों की ओर देखा, उसकी आंखों में ज्ञान चमक रहा था। मुझे मत बताओ कि तुम मुझसे झूठ बोलने के लिए एकजुट होना चाहते हो। मुझे अनुमान लगाने दो, क्या सिस्टर किन किसी गुप्त मिशन पर गई थी? तुम कहते हो तो? वांग जिरुई ने राहत की सांस ली। तुम बहुत होशियार हो, वांग ये ने प्रशंसा की। है ना? मैं तुम लोगों के इन तुच्छ विचारों को कैसे नहीं समझ सकता? सोंग शुई ने वांग जिरुई पर अपनी भौहें उठाई। वांग जिरुई अवाक था। ऐसा नहीं हो सकता कि उसने सोचा हो कि वह उसे पसंद करता है ना? वांग ये की ओर देखते ही अचानक सोंग शुई की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। सिस्टर किन यहाँ नहीं है। भाई ये, क्या आप अकेले ठीक हैं? क्या आप चाहते हैं? कोई जरूरत नहीं, वांग ये ने साफ इनकार कर दिया और वांग जिरुई की ओर देखा, जिसके होंठ मुड़े हुए थे। जिरुई को आपकी अधिक आवश्यकता है। वाहन चांगजुआंग रिज पर पहुंचा। पर्वत श्रृंखला सतत थी और हर जगह पैशाचिक स्तर के राक्षस देखे जा सकते थे। जी। वांग ये ने तुरंत एक बदसूरत राक्षस को मार डाला और चारों ओर देखा। मुझे नहीं पता कि यह सिर्फ एक भ्रम है, लेकिन यहाँ राक्षस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आप लोग आज अपने मिशन के दौरान सावधान रहें, वांग ये ने वांग जिरुई को घूरते हुए चेतावनी दी। बाद वाले ने सिर हिलाया। सोंग शुई मुस्कुराया, बिल्कुल भी परेशान नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत खुश थी कि वांग ये ने उस पर अधिक भरोसा किया। वह मुझसे आपका ख्याल रखने के लिए कह रहा है। वांग जिरुई ने मन में सोचा और वांग ये की ओर देखा। जब आप अकेले हों तो सावधान रहें। किसी भी समय मुझे कॉल करें। समझ गया। तुम बहुत बेकार हो, वांग ये ने इसे हंसी में उड़ा दिया। वह उन दोनों से अलग हो गए। वह अपने पीछे किसी की अचानक अनुपस्थिति का आदी नहीं था, लेकिन उसे अपने मामलों की जिम्मेदारी खुद लेनी थी। वह नहीं चाहता था कि जिहोकिन आज की योजना में भाग ले, इसलिए उसने वांग जिरुई से उसे स्थानांतरित करने के लिए कहा। लड़कों का सहयोग करना सामान्य बात थी। इसके अलावा अगर जिहोकिन यहाँ होता तो कई अनियंत्रित परिवर्तन होते। फूलिश वॉकर का तीसरा लड़ाकू दस्ता चांगजुआंग रिज में आ गया था। उन चारों के पास काफी युद्ध शक्ति थी, विशेषकर उनके कप्तान जेंग बिन, जो स्तर 6 के आनुवंशिक योद्धा थे। तीनों सदस्यों में से प्रत्येक हत्या में अनुभवी था और उनके हाथ कोहनी तक खून से सने हुए थे। वहाँ एक राक्षस की लाश है। यह यही होनी चाहिए, मालिक। छोटे कद के युवक ने राक्षस की लाश पर प्रहार करने के लिए अपने हाथ में छोटे ब्लेड का इस्तेमाल किया और एक चमकदार रोशनी चमक उठी। बेस डिफेंस डिवीजन के लोग अभी भी दूर से हमारा पीछा कर रहे हैं। चौकोर चेहरे वाले आदमी की घड़ी का अनुवाद किया गया। वे बस कुछ छोटे फ्राइज हैं। उनके बारे में चिंता मत करो। कैप्टन जेंग बिन के मुंह में सिगरेट थी और उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। यू हानचाओ द्वारा भेजे गए निर्देशांक का पालन करें। ऊपर जाएं और उससे थोड़ी दूरी पर जाएं। आइए इसे सफाई से करें। हाँ बॉस। एक पहाड़ी पर वांग ये ने अकेले ही पैशाचिक स्तर के राक्षसों को मार डाला। उन्होंने पहाड़ों पर जाना नहीं चुना। एक तो यह कि उसे डर था कि बहुत सारे राक्षस होंगे और उन्हें साफ करना मुश्किल होगा, और दूसरा यह था कि उसे डर था कि यू हानचाओ उसे ढूंढ नहीं पाएगा। वह तो बस उसके लिए परेशान था। यह वार्म अप का समय था। लेवल 4 आनुवंशिक योद्धा की शारीरिक ताकत के साथ वांग ये को किसी भी जटिल चाल की आवश्यकता नहीं थी। वह एक उच्च श्रेणी के पैशाचिक स्तर के राक्षस को आसानी से एक आकस्मिक प्रहार से मार सकता था। उसने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। वांग ये को पता था कि यू हानचाओ आज जरूर आएंगे। जब ब्रह्मांडीय राक्षस आया और पूर्वी बेस सिटी में आपदा आई, तो उसे मारने का दूसरा मौका ढूंढना उसके लिए मुश्किल होगा। निसंदेह उसे भी ऐसा ही लगा। ओह! हवा का एक झोंका आया जो अपने साथ खून की गंध लेकर आया। उसके पीछे से कदमों की आवाज आई। वांग ये ने मुड़कर देखा और ठंडे भाव के साथ यू हानचाओ का जाना पहचाना चेहरा देखा। दूसरा पक्ष पास आया और हत्या का इरादा हवा में भर गया। आप मेरा इंतजार कर रहे हैं? यू हानचाओ मूर्ख नहीं था। वहाँ एक अंत होना चाहिए। वांग ये ने यू हानचाओ की ओर देखा। पूरे पहाड़ पर कोई नहीं है और आप इतने आश्वस्त हैं। यू हानचाओ ने अभिनय करने से पहले हमेशा योजना बनाई। वह सावधानीपूर्वक था और उसकी पैनी निगाहें वांग ये पर टिकी थीं। वांग ये ने विनम्रतापूर्वक कहा, हम दोनों लेवल 4 जेनेटिक योद्धा हैं, मैं आपसे कमजोर नहीं हूँ। क्या ऐसा है? यू हानचाओ की आवाज तालाब की तरह शांत थी। वह अभी कुछ समय पहले ही टूटा था। जेंग बिन के अलावा कोई नहीं जानता था कि वह पहले से ही लेवल 5 का आनुवंशिक योद्धा था। बेशक इसमें वांग ये भी शामिल था। बजना। यू हानचाओ ने अपनी इंद्रधनुषी तलवार निकाली, उसकी अभिव्यक्ति ठंडी थी। उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि वांग ये कोई चाल चलेगा। With the 4 members of the foolish walkers team behind him, it was like insurance that Wang Ye wouldn't be able to escape. बचाव दल के अन्य सदस्य आसपास नहीं थे, जिससे उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी। आज वांग ये को मरना होगा। इंद्रधनुष तलवार तकनीक। यू हानचाओ की रेनबो तलवार तकनीक उनके छोटे भाई की कमजोर तकनीक से स्पष्ट रूप से भिन्न थी। इसने सूर्य को भेदने वाले इंद्रधनुष की चमक और चपलता को बखूबी प्रदर्शित किया। आमने सामने की टक्कर। वांग ये बहुत निर्णायक थे। सीरीज रेड सन ब्लेड तेजी से चमक उठा क्योंकि उसने तेजी से उगते सूरज को अंजाम दिया। जिस क्षण उनके बीच मारपीट हुई, यू हानचाओ को लगा कि वांग ये की करीपान में कुछ गड़बड़ है। There was an obvious amplification. शक्तिवर्धक मंत्र। क्या वांग ये ने शिविर के कौशल उपयोगकर्ताओं से कोई आकर्षण मांगा था? छोटी-छोटी तरकीबें। यू हानचाओ का हथियार वांग ये की तुलना में अधिक मजबूत था। तलवार और करीपान टकरा गए। इससे उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया कि वांग ये कितने मजबूत हैं। वांग ये वास्तव में बहुत शक्तिशाली था, लेवल 4 आनुवंशिक योद्धा के लिए बुरा नहीं था। अफसोस की बात थी कि वह अब भी उससे हीन था। कुछ हमलों का आदान-प्रदान करने के बाद यू हानचाओ अचानक आक्रामक हो गए। रेनबो स्वॉर्ड तकनीक ने तुरंत अपनी हत्या के इरादे को प्रकट कर दिया। यह त्वरित और संक्षिप्त था। आकाश में इंद्रधनुष की तरह सभी दिशाओं में तलवार की रोशनी चली। इंद्रधनुष प्रवेश। धमाका। यू हैंगन की युद्ध शक्ति एक पल में उजागर हो गई। He no longer concealed the toughness of his level 5 genetic warrior body. उसकी गति हो या ताकत अचानक दोगुनी हो गई। आश्चर्य। वह वांग ये को एक बड़ा आश्चर्य देना चाहता था। वह वांग ये को बताएगा कि वह बचना। हथियार गिर गए। यू हानचाओ की कलाई पर एक बड़ी ताकत का प्रहार हुआ और वह बिना रुके कांपने लगी। उन्होंने स्पष्ट रूप से लेवल 5 आनुवंशिक योद्धा के रूप में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था, फिर भी वांग ये के हमले से उन्हें पीछे हटना पड़ा। न केवल उसकी कलाई, बल्कि उसका पूरा हाथ सुन्न हो गया था। क्या चल रहा था? यू हानचाओ पीछे हट गया, उसकी अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि उसे अचानक एहसास हुआ कि कुछ गलत था। Not only was Wang Ye's saber shining, but his body was also faintly glowing. यह बहुत परिचित था, लेकिन बहुत अपरिचित भी। क्षमता। बूम। उस समय यू हानचाओ का सिर चकरा गया था। उसके सारे संदेह दूर हो गए।
आखिरकार उसे समझ आ गया कि वांग ये की साधना की गति इतनी चौंकाने वाली क्यों थी, वह अपने छोटे भाई को आसानी से क्यों मार सकता था, क्यों? यू हानचाओ ने जोर से सीटी बजाई। उन्होंने मदद की गुहार लगाई। उनका जीवन अधिक महत्वपूर्ण था। आफ्टर ब्लॉकिंग वेन ये शार्प अटैक, UHNCHO was forced back, his internal organs turning violently. यह वह गुप्त कोड था जिसका उपयोग उसने फूलिश वॉकर की टीम के साथ संवाद करने के लिए किया था। सौभाग्य से उसने बैकएंड तैयार कर लिया था। यदि कोई अप्रत्याशित परिस्थिति होती तो फूलिश वॉकर की टीम उसकी सुरक्षा के लिए वहां मौजूद रहती। भले ही वांग ये एक क्षमता उपयोग करता था और स्ट्रेंथिंग स्पेल के साथ अपने शरीर को मजबूत कर सकता था, वह अधिकतम स्तर 5 का आनुवंशिक योद्धा होता। संख्या में लाभ की परवाह न करें, अकेले कैप्टन जेंग बिन पहले से ही स्तर 6 आनुवंशिक योद्धा थे। बूम! वांग ये का सुदृढ़ीकरण मंत्र पूरी तरह से सक्रिय हो गया था। आमने सामने के टकराव में उसने यू हानचाओ को पूरी तरह से दबा दिया। बाद की अभिव्यक्ति बेहद जटिल थी। वहां चिंता, घृणा और ईर्ष्या थी। 100%, 120%। वांग ये का ब्लेड पिछले वाले से अधिक मजबूत था, बिल्कुल एक दिव्य हथियार की तरह जो स्वर्ग से उतरा था। यू हानचाओ को एक के बाद एक झटके लगे, उसका चेहरा पीला पड़ गया। भले ही वह बहुत फुर्तीला था और अपनी तलवार की तकनीक से खुद का बचाव करने में कुशल था, लगातार बचाव के दौरान उसका शरीर हर जगह घायल हो गया था और उसका ग्लो कॉम्बैट सूट अब मजबूत नहीं रह गया था। दोबारा वांग ये की आंखें तेज थीं। सीरीज रेड सन सेबर के जबरदस्त प्रहार ने यू हानचाओ के पास बची हुई थोड़ी सी रक्षा को भी चकनाचूर कर दिया। वृद्धि 140%। दबाव। यू हानचाओ ने खून उगल दिया और जमीन पर गिर पड़ा। यह ऐसा था मानो उसका शरीर टूटकर बिखर गया हो और विरोध करने में पूरी तरह असमर्थ हो गया हो। यह बहुत डरावना था। उसने इतना शक्तिशाली नौसेखिया कभी नहीं देखा था। वांग ये को इवोल्वर बने केवल 1 महीना ही हुआ था, लेकिन वह पहले से ही इतना मजबूत था। भाग जाओ। यू हानचाओ के दिमाग में यही एकमात्र विचार था। जब तक जीवन था, आशा थी। फूलिश वॉकर की टीम जल्द ही आनी चाहिए। उसे बस समय के लिए रुकना होगा और वह जीवित रहने में सक्षम होगा। फूलिश वॉकर में शामिल होने के बाद वह वांग ये से निपटने का एक तरीका सोचेगा। अपने थके हुए शरीर को घसीटते हुए यू हानचाओ ने अपनी चोटें सहन की और भागने वाला था। अचानक उसके पैर बहुत भारी महसूस हुए, मानो उसे बेड़ियों ने मजबूती से जकड़ रखा हो। उसने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। योग्यता बेड़िया। 2 क्षमता बंधनों ने उसकी गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया। पिंग। यू हानचाओ ने स्वतंत्र रूप से संघर्ष किया, उसकी पीठ ठंडे पसीने से भीगी हुई थी और उसके बाल खड़े थे। वांग ये का ब्लेड गिर गया और बी रैंक डिफेंस वाला ग्लो कॉम्बैट सूट टूट गया। यू हानचाओ ने अपनी रीढ़ की हड्डी टूटने की आवाज सुनी और एक पल में उसे तेज दर्द हुआ। नहीं, असंभव। उसने पूरे पहाड़ की जांच की थी। क्षमता उपयोगकर्ता यू शुएकिन आसपास नहीं था। प्रतीकरण मंत्र अभी। क्या यह वांग ये था? क्या वह एक सुदृढ़ीकरण प्रकार की क्षमता वाला उपयोगकर्ता नहीं था? क्या इसके बजाय वह रिलीज प्रकार था? यह भी सही नहीं है। वांग ये एक अत्यंत दुर्लभ विशेष प्रकार की क्षमता वाला उपयोगकर्ता था। यू हानचाओ के दिमाग में यह विचार कौंध गया। यू हानचाओ अपनी आखिरी सांस तक लटक रहे थे और उनकी दृष्टि धुंधली थी। उसने स्पष्ट रूप से अपने सामने करीबान पकड़े एक आकृति को प्रकट होते देखा। यह बेहद लंबा था। वह नहीं समझा। फूलिश वॉकर की टीम अभी तक सामने क्यों नहीं आई? समस्या क्या थी? वे नहीं आएंगे, वांग ये की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। यू हानचाओ की पुतलियां तुरंत फैल गईं। मृत्यु से पहले उनके विचार जीवन के अंतिम क्षणों में अत्यंत स्पष्ट थे। उसका चेहरा क्रूर था और वह खून से भरे मुंह से चिल्लाया, नहीं। जी। ठंडी रोशनी गिरी। यू हानचाओ का सिर नीचे की ओर लुढ़क गया, उसकी आंखें खुली रह गईं। पहाड़ी पर टोंगवू एक लंबे और मजबूत चौकोर चेहरे वाले व्यक्ति को एक हाथ से ले जा रहा था, जैसे कि वह एक मुर्गे को ले जा रहा हो। टकराना। उसने धीरे से अपना हाथ उछाला और दूसरे पक्ष को जोर से कीचड़ वाली जमीन में फेंक दिया। बाद वाले का सिर एक बड़ी चट्टान से टकराया और वह चकनाचूर हो गया। चौकोर चेहरे वाला आदमी स्तब्ध होकर उठा और असमंजस में इधर-उधर देखने लगा। जब उसने अभिव्यक्तिहीन टोंगवू को देखा तो उसने तुरंत डर दिखाया। आप कौन हैं? चौकोर चेहरे वाले व्यक्ति की आवाज घड़ी के माध्यम से अनुवादित की गई थी। तुम्हारे पूर्वज। टोंगवू ने चौकोर चेहरे वाले व्यक्ति को लात मारी, जो खड़ा होने वाला था, उसे वापस जमीन पर गिरा दिया। वो, तुम बहुत अशिष्ट हो, हान रोबिन ने अपनी परिष्कृत और सज्जनतापूर्ण उपस्थिति के साथ कहा, लेकिन जब उसने बैठे हुए लाल बालों वाले युवक को भागने की कोशिश करते देखा, तो वह आगे बढ़ा और उसे कुछ जोरदार लात मारी। क्या मैंने तुम्हें चेहरा दिया? बस वहीं रहो और प्रतीक्षा करो। बीच का छोटा कद का युवक जमीन पर झुकते हुए कांप रहा था। उसने ऊपर देखा और कांटेदार बालों वाले एक आदमी के चेहरे पर मुस्कान देखी। वह तुरंत यथासंभव चुप हो गया। केवल स्वर्ग ही जानता था कि उन्हें क्या सामना करना पड़ा था। दुःस्वप्न यादें। वे मामले को सुलझाने और लड़ाई को जल्दी खत्म करने में यू हानचाओ की मदद करने के लिए पहाड़ पर चढ़े ही थे कि लोगों का यह समूह अचानक सामने आ गया। बिना एक शब्द कहे उन्होंने पहले उन्हें पीटने से पहले अपशब्दों की झड़ी लगा दी। भाई पू तेजी से भागा लेकिन फिर भी पकड़ा गया। उसे आश्चर्य हुआ कि उसका बॉस अब कैसा है। ये हान इतनी धीमी क्यों है? क्या उसकी विशाल छाती उसकी चाल को प्रभावित करती है? हान रोबिन ने जवाब दिया। टोंगवू ने चुपचाप उसकी ओर देखा, फिर पहाड़ की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। एक परिचित व्यक्ति मुस्कुराता हुआ नीचे भागा। कैप्टन जिया। भाई टोंग, भाई बिन। वांग ये ने जमीन पर पड़े 3 बंदियों पर नजर डाली और चारों ओर देखा। बहन हान और भाई जिया कहाँ हैं? यह कैप्टन जिया के नेतृत्व में विशिष्ट बचाव दल N0.7 था। वांग ये मूर्ख नहीं थे। उसके पीछे विशाल पेड़ की छाया का आनंद क्यों न लिया जाए? सब कुछ सहने की जरूरत नहीं थी। भाई सुन ने पहले ही उससे कहा था कि अगर उसे कोई समस्या आती है तो वह कैप्टन जिया के पास जा सकता है। टोंगवू ने कहा, जियो जिया राक्षसी मनुष्यों की जांच कर रहा है। ये हान जेंग बिन का पीछा करने गया था। वह आदमी बहुत चालाक है। जब उसने देखा कि स्थिति ठीक नहीं है तो वह अपनी टीम के सदस्यों के जीवन और मृत्यु की परवाह किए बिना भाग गया। स्वार्थी खलनायक, जिया वुगुआंग ने थूका और तिरस्कार के साथ कहा। इस तरह का कचरा बेस डिफेंस डिवीजन में हुआ करता था। वन ऐसे लोगों से सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। ब्रैड, यू हानचाओ कहाँ है? हान रोबिन ने पूछा। वांग ये ने कहा, उसने शर्म के कारण आत्महत्या कर ली। बुरा नहीं, बच्चा। मैंने सुना है कि वह आदमी लगभग वे स्तर पर है ना? हान रोबिन ने भौहें उठाई। वांग ये ने कहा, वह पहले से ही लेवल 5 पर था। जिया वुगुआंग और टोंगवू की आंखें चमक उठीं। फूलिश वॉकर के 3 लोग जो बैठे हुए थे, यू हानचाओ को इतना कोस रहे थे कि वह शायद अपने ताबूत से बाहर कूद जाएगा। उसने किसे अपमानित किया? यदि यह यू हानचाओ के लिए नहीं होता तो उनका अंत इस तरह नहीं होता। अचानक हवा का एक अजीब सा झोंका आया। वांग ये का दिल कांप उठा क्योंकि उसे अपनेपन का हल्का सा एहसास हुआ। यह जागरित प्रकार के गिद्ध राक्षस के समान था जिसे उसने कल मार डाला था। प्रचंड हवा में तीव्र ऊर्जा का उतार चढ़ाव था। यह एक क्षमता थी। गड़गड़ाहट। हल्की सी लैंडिंग की आवाज सुनाई दी। वांग ये ने बड़े स्तनों के जोड़े पर नजर डाली जो अचानक उसके सामने प्रकट हो गए थे। भगवान, जब वह उतरा तो जरा सा भी कंपन नहीं हुआ। बहन हान का फिगर अच्छा था। नहीं, अच्छा कौशल। एक छोटे से बवंडर ने जेंग बिन को घेर लिया और उसे अपने 3 साथियों के साथ फिर से जुड़ने के लिए जमीन पर गिरा दिया। क्षमा करें, मुझे थोड़ी देर हो गई। सुलिहान क्षमा मांगते हुए मुस्कुराई।
ठीक है, जिया वुगुआंग तेजी से मुस्कुराया और दोनों हाथों से अपने नुकीले बालों को सहलाया। उसने बेस डिफेंस डिवीजन के सदस्यों की ओर देखा जो कुछ ही दूरी पर उन्हें घूर रहे थे और उन्हें इशारा किया। आओ, हर कोई यहाँ है। मूर्त वॉकर, ना, जिया वुगुंग ने बैठकर उन चारों को देखकर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। मैंने आप लोगों के बारे में कुछ बातें सुनी हैं। अनैतिक और अतिवादी काम करते हुए आप बहुत तेजी से आगे बढ़े। जेंग बिन ने उठने के लिए संघर्ष किया और अपने मुंह के कोने से खून पहुंचा। यह अन्य लोन रेंजर संगठनों की ओर से सिर्फ बदनामी है। क्या ऐसा है? फिर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जिया वुगुआंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। यू हानचाओ को लोगों को मारने से रोकने के लिए जेंग बिन ने भौहें चढ़ा दी। कल मैंने उसे यह कहते हुए सुना कि वह जाने से पहले एक पुरानी शिकायत दूर करना चाहता था। मुझे पता था कि कुछ गड़बड़ है। जैसा कि अपेक्षित था, वह आज सुबह संदिग्ध व्यवहार कर रहा था। इसलिए हमने उसे रोकने के लिए यहाँ उसका पीछा किया। बहुत खूब। यह अफसोस की बात होगी अगर वह राष्ट्रपति नहीं बने। वांग ये ने मन ही मन सोचा। जिया वुगुआंग प्रबुद्ध था। तो आप स्वीकार करते हैं कि मूर्ख वाकर हुआक्सिया में हत्या कर रहा है। अंतिम 4 शब्दों पर इस तरह जोर दिया गया मानो वे बेस डिफेंस डिवीजन के कुछ ही दूर के सदस्यों से कहे गए हों। मूर्ख वाकर के चारों के भाव बदल गए। जेंग बिन ने बार-बार अपना सिर हिलाया। नहीं, यह उनकी निजी कार्रवाई है। इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा वह आधिकारिक तौर पर फूलिश वॉकर में शामिल नहीं हुए हैं। मुझे भौंकना समझ नहीं आता। जिया वुगुआंग लंबे चेहरे के साथ खड़ा हुआ और उन चारों की ओर देखा। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ और आपकी सारी चालें नहीं समझता। मैं केवल इतना जानता हूँ कि आप मेरे भाई के पीछे पड़े हैं। क्या यह सही नहीं है, वांग ये? क्या ऐसा ही नहीं है? वांग ये ने सिर हिलाया। आप लोगों ने पहले हमला किया, ना? हाँ, वांग ये ने प्रतिध्वनि की। हम? वह एक साथी की तरह क्यों था? हालांकि यह महत्वपूर्ण नहीं था। वांग ये ने देखा कि फूलिश वॉकर में से चारों के चेहरे हरे हो गए थे। काय करते जिया वुगुआंग की नजर विशिष्ट बचाव दल नंबर 7 के सदस्यों पर पड़ी। उन्हें मार डालो। उन्हें मरने दो। उन्हें काट दो। टोंगवू और अन्य 2 के स्वर और भाव आश्चर्यजनक रूप से सुसंगत थे। सर्वसम्मति से पारित। जिया वुगुआंग चारों के पास गया और उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। तुम छोटे बदमाशों, क्या तुम सच में सोचते हो कि हुआक्सिया में कोई नहीं है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम जो चाहो कर सकते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि मूर्ख और जोम्बी तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं? याद रखो, जिस व्यक्ति ने तुम्हें भेजा था उसका नाम जिया वुगुआंग है। बचना। जेंग बिन के गुप्त हमले वाले खंजर को जिया वुगुआंग ने पकड़ लिया था। दरार। खंजर धूल में बिखर गया। जेंग बिन का चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखें डर से भरी थीं। एक हाथ आगे बढ़ा और उसकी गर्दन पकड़ ली। जेंग बिन की पुतलियां चौड़ी हो गईं क्योंकि वह अपनी पूरी ताकत से संघर्ष कर रहा था, जिससे मुंह बंद होने की आवाज आ रही थी। देखिए, उन्होंने पहला कदम उठाया, जिया वुगुआंग ने नकली मुस्कान के साथ बेस डिफेंस डिवीजन के सदस्यों से कहा। फिर उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और जेंग बिन का गला तोड़ दिया। वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। एक प्रतिष्ठित स्तर 6 आनुवंशिक योद्धा को चींटी की तरह कुचल दिया गया। शेष 3 तुरंत अवाक रह गए। बहुत बहुत भयानक। कैप्टन जैसे मजबूत व्यक्ति को विरोध करने का मौका भी नहीं मिला। इसके अलावा दूसरा पक्ष बिल्कुल अनुचित था। भाग जाना। वे तीनों बड़ी मौन समझ के साथ सभी दिशाओं में भाग निकले। अचानक उनके शरीर भारी महसूस हुए मानो उन पर हजारों टन का बोझ आ गया हो और उनके लिए एक कदम भी चलना बेहद मुश्किल हो गया था। हवा में दम घुट रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ उनकी गर्दनें दबा रहा हो और पूरी दुनिया एक पल में ढह गई। क्षमता। वांग ये का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसकी आंखें चमक उठीं। उसने क्या देखा? परिवर्तन प्रकार की क्षमता। कैप्टन जिया वहीं खड़े रहे, उनकी अभिव्यक्ति ठंडी थी और उनके शरीर से एक चौंकाने वाला दबाव निकल रहा था। क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण तेजी से बढ़ा और लक्ष्यों को दबाने की क्षमता बढ़ गई। टकराना, टकराना, टकराना। 3 विस्फोटों की आवाजें आईं और हर जगह खून बिखर गया जो एक अदृश्य ऊर्जा दीवार पर गिरा। फूलिश वॉकर के 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मौन। यह अब ठीक है, बच्चा। जिया वुगुआंग ने वांग ये के कंधे को थपथपाया और उसके पास से निकल गया। जब वह बेस डिफेंस डिवीजन के सदस्यों के पास से गुजरा तो वह एक पल के लिए रुक गया। उनकी अभिव्यक्ति शांत थी और उनकी दृष्टि गहरी थी। जब आप वापस जाएं और अपने वरिष्ठों को रिपोर्ट करें तो यह स्पष्ट करना याद रखें, मैंने, जिया वुगुआंग ने, उन सभी को मार डाला। क्या आप समझते हैं? बेस डिफेंस डिवीजन के सदस्यों के चेहरे थोड़े से हिल गए और उन्होंने आश्चर्य से सिर हिलाया। बहुत अच्छा। जिया वुगुआंग ने एक उज्जवल मुस्कान प्रकट की जैसे कि वह होनहार बच्चों के एक समूह को देख रहा हो। उसने अपना हाथ लहराया और विशिष्ट बचाव दल N0.7 के साथ चला गया। इतना सुंदर। वह स्वयं को अच्छा दिखाने में सचमुच बहुत अच्छा था। वांग ये को अंदर से गर्माहट महसूस हुई। कैप्टन जिया सचमुच एक इंसान थे। वह बहुत शांत, स्वाभिमानी था और अपनी पसंद के अनुसार काम करता था, लेकिन कोई उससे नफरत नहीं कर सकता था। आज तक वांग ये को अभी भी याद है कि कैप्टन जिया ने उनसे पहली बार मिलने पर क्या कहा था। अरे बच्चे, क्या उन्होंने तुम्हें धमकाया? यदि हाँ, तो बस कहो, मैं तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा। धन्यवाद कैप्टन जिया। वांग ये ने दूर से जा रहे आदमी के पीछे की ओर देखते हुए धीरे से कहा। बहुत खराब। फूलिश वेकर भी अच्छा नहीं कर रहा है। वांग ये ने लाशों की तलाशी ली और हथियारों की एक बोरी को पहाड़ से नीचे खींच लिया। उपकरण से निपटना आसान नहीं था और वे बहुत गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए थे। उदाहरण के लिए, यू हानचाओ का ग्लो कॉम्बैट सूट पहले ही फट चुका था। अधिक से अधिक वह कुछ स्क्रैप सामग्री प्राप्त करने में सक्षम होगा। जहां तक फूलिश वॉकर के चारों के उपकरणों की बात है, उन सभी पर एक विशेष प्रतीक अंकित था। उनसे निपटने से अनावश्यक परेशानी हो सकती है। निपटने के लिए हथियार सबसे अच्छे थे। उन पर कोई निशान नहीं थे, वे बहुत अधिक क्षतिग्रस्त नहीं थे और सभी मानक उपकरण थे। वे भी लगभग नए थे क्योंकि वे निजी उपयोग के लिए थे। अगर वह उन्हें 50% छूट पर भी बेचता तो भी वह बहुत सारा पैसा कमा सकता था। पहाड़ की तलहटी में चिकना और चमकदार तकनीकी सूट पहने एक सुंदर आकृति चेहरे पर फीकी मुस्कान के साथ खड़ी थी। पहाड़ों से गिरा हुआ यह एक अद्वितीय और सुंदर दृश्य बनाता है। तुम यहाँ क्यों हो? जवाब देने से पहले वांग ये आगे बढ़ी और यू शुइकिन को गले लगा लिया। मैं तुम्हारे बारे में चिंतित हूँ। यू शुइकिन की आवाज मधुर और सौम्य थी। आखिरकार वह इसे उससे छिपा नहीं सका। जैसा कि अपेक्षित था, लड़कियां अक्सर अपने बॉयफ्रेंड के भाइयों पर भरोसा नहीं करती। यह ठीक है, सब कुछ तय हो गया है, वांग ये ने संक्षेप में कहा। क्या ऐसी कोई चीज है जिसमें मैं मदद कर सकता हूँ? यू शुइकिन भी बहुत होशियार थे और उन्होंने समस्या की गहराई में नहीं गए। वांग ये की आंखें चमक उठी। मैंने जिरुई से सुना है कि इवोल्वर बाजार में आपके कुछ संबंध हैं। ऐसा कुछ? यू शुइकिन ने उस बोरी को देखा जिसे वांग ये खींच रहा था और मुस्कुराया। क्या आप चाहते हैं कि मैं उन्हें बेचने में आपकी मदद करूं? बेचना? रिसाइकल नहीं। ऐसा लग रहा था कि संबंध उतला नहीं था। हाँ, इसे मूल कीमत के 120% पर बेचें। ये सभी हथियार हैं जिन पर इंटरमीडिएट इवोल्वर्स ने जादू कर दिया है, वांग ये ने गंभीरता से समझाया। उनके पास आत्माएं हैं। उनमें से हर एक में जीवन है। यू शुइकिन ने हंसते हुए वांग ये की ओर आकर्षक दृष्टि से देखा। चल दर। वाहन में हथियार रखने के बाद वे दोनों अपने निवारक मिशन को अंजाम देते रहे जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। एक स्मार्ट लड़की किसी लड़के को शर्मिंदा नहीं करेगी। वैसे जिओकिन, तुम्हें कैसे पता चला? वांग ये ने उत्सुकता से पूछा।
भाई रुई बहुत जानबूझकर हैं, यू शुइकिन ने कहा। वह आमतौर पर मेरे परिवार के बारे में नहीं पूछता। उसकी अचानक हुई चिंता में जरूर कुछ गड़बड़ है। इसके अलावा माँ का खराब स्वास्थ्य हमेशा एक समस्या रहा है। इसका रिजर्व बेस सिटी में जाने से कोई लेना देना नहीं है। तो आप आने से पहले थोड़ी देर के लिए माँ के साथ रिजर्व बेस सिटी गए थे। वांग ये समझ गए। जिरुई का बहाना वाकई बहुत बुरा था। जब आप दोनों कल रात अकेले बातें कर रहे थे तो मैंने पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था। जब भाई रुई ने रात में लोगों को काम पर रखने के लिए अपने परिवार के संपर्कों का इस्तेमाल किया तो मुझे सब कुछ समझ में आ गया। जिरुई ने भी लोगों को काम पर रखा। यू शुइकिन ने दूरी की ओर इशारा किया। जब उन्होंने देखा कि कैप्टन जिया और अन्य लोग आए हैं तो भाई रुई ने उन्हें जाने के लिए कहा। कितना विचारशील। वांग ये को बेवजह छुआ गया था। यदि यह जियोकिन के लिए नहीं होता तो उसे नहीं पता होता कि जिरुई ने उसकी पीठ पीछे इतने सारे काम किए हैं। अच्छा भाई, वह उसे और शुई को कुछ समय बाद मिलाने की पूरी कोशिश करेगा। उस आदमी ने जो कहा उसका मतलब यह नहीं था। वापस जाते समय हुआंग जिरुई, जिसने पहले ही अपना ड्राइवर का लाइसेंस प्राप्त कर लिया था, गंभीर अभिव्यक्ति के साथ गाड़ी चलाई। समय समय पर वह रियरव्यू मिरर के माध्यम से यू शुइकिन को देखता था। यह देखकर कि उसने गुस्से का कोई लक्षण नहीं दिखाया, उसने राहत की सांस ली। वांग ये, जो सामने वाली यात्री सीट पर बैठे थे, ने उनकी ओर देखा। क्या यह उसका पहली बार था? यह ठीक था। ऐसे काम करने से ही व्यक्ति अधिक परिचित होगा। हुआंग जिरुई को उजागर होने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। वे केवल प्रतिद्वंद्वी पर बहुत चतुर होने का आरोप लगा सकते थे। यदि यह शुई होता तो कोई समस्या नहीं होती। सिस्टर किन, आप यहाँ क्यों हैं? आपके बिना मेरे पास बात करने के लिए कोई भी नहीं है। सोन शुई बहुत खुश था। नहीं, आप हमेशा अपने आप से बात करते रहे हैं। वांग ये और हुआंग जिरुई ने एक ही समय में अपने दिलों में इसका खंडन किया। मैं तुम्हारे बारे में चिंतित था, इसलिए काम पूरा होने के बाद मैं वापस आ गया। USHUIQIN स्माइल्ड स्लाइटली। तुम बहुत भोले हो। क्या होगा यदि तुम उनके द्वारा धोखा खा गए? ऐसा नहीं होगा, रुई भाई मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, सोन शुई ने जल्दी से कहा। हो सकता है कि ऐसा न हो। भाई रुई के पास बहुत अच्छी तरकीबें हैं, यू शुइकिन ने कहा और हंसे। वह फिर शर्मिंदा हुआ। हुआंग जिरुई ने इसे न सुनने का नाटक किया, लेकिन उसके कांपते हाथों ने उसकी भावनाओं को प्रकट कर दिया। ये नहीं चलेगा। उसे बचाना था। वांग ये को पता था कि चीजें अच्छी नहीं लग रही थीं। हुआंग जिरुई एक नौसिखिया ड्राइवर था। यदि उन्होंने इस विषय को जारी रखा तो वे अंत में गर्त में जा सकते हैं। मंच विस्फोट कर रहे हैं। वांग ये ने विषय बदल दिया। वास्तव में सोन शुई ने तुरंत अपना फोन निकाला और हुआक्सिया इवोल्वर सेंटर में लॉग इन किया। 95 किलोमीटर, यू शुइकिन की खूबसूरत आंखें चमक उठीं। ब्रह्मांडीय राक्षस नंबर 9 तट पर पहुंचने वाला है। एक बार जब यह हुआक्सिया पर कदम रखेगा तो यह निश्चित रूप से दुख और अराजकता का कारण बनेगा। निकटतम पूर्वी बेस सिटी सबसे पहले इसका खामियाजा भुगतेगा। याओ हमें बहुत चिंतित कर रहा है। वह अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है, सोन शुई ने उत्सुकता से कहा। वह पहले हुआक्सिया में नहीं था। वह राक्षसी जागृति से निपटने के लिए गया था। हुआंग जिरुई, जो गाड़ी चला रहा था, ने अचानक कहा। द स्ट्रॉन्गेस्ट डिमोनिक ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन। सोन शुई की आंखें चौड़ी हो गईं। हाँ, हुआंग जिरुई ने कहा। 3 महान राक्षसी मानव संगठनों में से राक्षसी जागृति सबसे मजबूत और सबसे महत्वाकांक्षी भी है। वे हमेशा हुआक्सिया पर उसी तरह नजर रखते रहे हैं जैसे एक बाघ अपने शिकार पर नजर रखता है, उसकी सेनाओं में घुसपैठ करना चाहता है। हालांकि हुआक्सिया की समग्र ताकत 4 महान देशों में सबसे मजबूत है और आसपास सबसे मजबूत इवोल्वर याओ भी है। यही कारण है कि वे अपना रास्ता पाने में सक्षम नहीं हैं। हुआक्सिया में उन्नत राक्षसी मानव संगठन भी संघर्ष कर रहे हैं। पूरे हुआक्सिया में केवल कुछ शुरुआती और मध्यवर्ती राक्षसी मानव बिखरे हुए हैं। वे कभी-कभी प्रकट होते हैं और जोखिम लेते हैं। फिर उन पर गंभीर हमला किया जाएगा। वांग ये ने सिर हिलाया। हुआक्सिया पर हमेशा भरोसा किया जा सकता है। यह एक महान देश था। अचानक फोरम पर एक नई पोस्ट सामने आई। वह यहाँ है, वह अंततः यहाँ है। इससे पहले कि वांग ये इसे खोल सकें, कुछ पोस्ट तुरंत ईस्टर्न बेस सिटी फोरम पर दिखाई दी। वांग ये की आंखें चमक उठीं। असली शॉट याओ ईस्टर्न बेस सिटी के वेस्ट कैंप में दिखाई दिया है। याओ और मैं, दुनिया की सबसे मजबूत जोड़ी। हुआक्सिया बच गया है। यह सनसनीखेज था। याओ की उपस्थिति से मंच पर उबाल आ गया। When he watched the video and saw a BLACKRMORED figure wielding a saber, उनकी गहरी और सूनी आंखों में शक्तिशाली ताकत और जीवन शक्ति के साथ-साथ अदम्य आत्मविश्वास भी था। वह अंततः यहाँ था। वे रक्षा क्षेत्र में सुरक्षित पहुंच गए। याओ इवोल्यूशन कैंप के चौक पर है, आइए एक नजर डालते हैं, यू शुइकिन ने सुझाव दिया। ठीक है। सभी सहमत हुए। रास्ते में उन्होंने कई इवॉल्वरों को चौराहे की ओर भागते देखा। सौभाग्य से इवोल्यूशन कैंप में एक सीमा थी जिसमें केवल इवॉल्वर ही प्रवेश कर सकते थे। अन्यथा इवोल्यूशन कैंप शायद अब अस्त-व्यस्त हो जाएगा। कई लोग दुनिया के सबसे मजबूत इवॉल्वर का असली चेहरा देखना चाहते थे। हुआक्सिया के नायक के रूप में हुआक्सिया में याओ की लोकप्रियता अपने चरम के करीब थी, जो लिंग के बाद दूसरे स्थान पर। वहां मैं उसे देखूंगा। सोन शुई की आंखें लाल दिलों से भर गईं क्योंकि वह उत्साह से नृत्य कर रही थी। किसी और बात की परवाह किए बिना उसने वांग जिरुई को एक तरफ धकेल दिया और आगे बढ़ गई। वांग ये की नजर चौक पर पड़ी। दोनों तरफ की बाढ़ उत्सुक छात्रों से भरी हुई थी, उनकी आंखें सम्मान और लालसा से भरी थीं। Instructors maintained order outside the square while countless evolvers rushed over from all over the eastern base city just to see the figure in the middle of the square. सबसे मजबूत इवॉल्वर याओ। काले लिबास वाला युवक बहुत छोटा था, लेकिन उसकी आभा असामान्य रूप से शक्तिशाली थी। उसकी पीठ पर करीपान हत्या के इरादे से भरा हुआ था। वह लंबा नहीं था, सिर पर पट्टी बांधता था और थोड़ा पतला था। वह थोड़ा कमजोर लग रहा था, लेकिन कोई भी उसे कम नहीं आंक सकता था। दुनिया का सबसे ताकतवर जेनेटिक योद्धा। वह एक सुपरहीरो था जिसने एक ही बार से एक सुपर राक्षस को मार डाला था और अकेले अनगिनत बार बेस सिटी की रक्षा की थी। इस बार वह एक ब्रह्मांडीय राक्षस का सामना करेगा और हुआक्सिया की रक्षा करेगा। तुम्हें जीतना होगा, वांग ये ने मन ही मन सोचा। उसने याओ पर गहरी नजर डाली, फिर मुड़ा और चला गया। मेरे लिए रुको। जल्द ही मैं पकड़ लूंगा। मैं तुमसे आगे निकल जाऊंगा। इवॉल्वर का अपार्टमेंट। खेती करो। वांग ये ने मून वेब में गोता लगाया। उन्होंने अभ्यास के लिए प्रशिक्षण क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले मध्यवर्ती करीपान तकनीकों के 18 रूपों को समझने के लिए खेती तकनीक क्षेत्र में क्रिस्टल बॉल का उपयोग किया। ब्लेड की दुनिया। संसार एक अविनाशी ब्लेड की तरह था। ठंडी करीपान मंशा भेद रही थी। जमीन पर खड़े होकर कोई भी स्पष्ट रूप से करीपान के निशान देख सकता था, जिनमें से सभी में करीपान तकनीक का वास्तविक सार समाहित प्रतीत होता था। पत्थर की पट्टियों पर, पहाड़ों पर और नदियों में हर जगह करीपान तकनीक के निशान थे। वे क्षणभंगुर थे लेकिन शाश्वत थे। बिंदु, टकराना, लटकाना, रुकना, अवरोध पैदा करना, उलझन। वांग ये ने अपनी करीपान तकनीक का अभ्यास किया। उन्होंने बुनियादी गतिविधियों को दोहराया और करीपान तकनीक की गहराई को समझा। उन्होंने सटीकता के साथ करीपान तकनीक की उन्नत चालों का उपयोग करते हुए इसे बुनियादी करीपान तकनीकों के पूर्ण आचरण 9 रूपों के साथ जोड़ा। सभी मध्यवर्ती करीपान तकनीकें 18 रूपों पर आधारित थीं, जो एक निर्धारित प्रणाली का निर्माण करती थीं। मध्यवर्ती करीपान तकनीकों की बुनियादी बातों का अभ्यास करने से वांग ये को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह प्रशिक्षण शिविर में वापस आ गया हो।
अंतर यह था कि उसकी वर्तमान ताकत करीपान प्रशिक्षण हॉल के प्रशिक्षक से कहीं अधिक मजबूत थी। उन्होंने बार-बार अभ्यास किया और उनकी सेबर तकनीक की नींव में सुधार होता रहा। करीपान तकनीकों की दुनिया में उन्होंने खेती की और गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त की। खेती क्षेत्र में क्रिस्टल बॉल और प्रशिक्षण क्षेत्र में नकली खेती ने एक आदर्श संयोजन बनाया। मध्यवर्ती करीपान तकनीक के 18 रूप। शुरुआती। उसकी आंखों के सामने रोशनी और छाया दिखाई देने लगी। वांग ये थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उन्होंने सोचा था कि बुनियादी करीपान तकनीकों के 9 रूप आगे बढ़ेंगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह नया होगा। दूसरे शब्दों में, जब मध्यवर्ती करीपान तकनीकों के 18 रूपों को पूर्णता चरण में विकसित किया जाता है, तो एक सीमा तोड़ने का कौशल भी होगा। वांग ये सीमा तोड़ने के कौशल की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी करीपान तकनीक ने रक्षा पर आक्रमण पर जोर दिया, लेकिन पिछली सीमा तोड़ने के कौशल, व्यापक करीपान तकनीक ने उनकी व्यापक नजदीकी युद्ध क्षमता में काफी सुधार किया था। क्या आप मध्यवर्ती करीपान तकनीकों के 18 रूपों को समतल करने के लिए 10 संभावित अंक खर्च करना चाहते हैं? हाँ। आवश्यक अंक कम थे। आखिरकार, यह महज एक बुनियादी तकनीक थी। सभी तकनीकें शुरुआती चरण से लेकर अभ्यास चरण तक बढ़ रही थीं, लेकिन इसकी तुलना में नियंत्रण और सुदृढ़ीकरण मंत्रों में से प्रत्येक के लिए 50 संभावित बिंदुओं की आवश्यकता थी। वांग ये ने निर्णायक रूप से तकनीक का स्तर बढ़ाया। उन्होंने मध्यवर्ती करीपान तकनीक का 1000 बार अभ्यास किया और इसे एक पल में अभ्यास स्तर तक बढ़ा दिया। फिर से स्तर ऊपर। मध्यवर्ती करीपान तकनीक के 18 रूप। कुशल अभ्यास। मध्यवर्ती करीपान तकनीक के 18 रूप। कुशल निपुणता। मध्यवर्ती करीपान तकनीक के 18 रूप। निपुणता, पूर्णता। उस पल में वांग ये को ऐसा लग रहा था कि वह शांत हो गया है। 170 संभावित बिंदुओं का उपयोग किया गया था, लेकिन करीपान की उनकी समझ ऐसी थी मानो उन्होंने जीवन भर करीपान का अभ्यास किया हो। वह पहले ही शरीर का एक हिस्सा बन चुका था। समझ के माध्यम से निपुणता। उनकी समझ अत्यंत गहन थी। इंटरमीडिएट सेबर तकनीक के पूर्णता चरण के 18 रूपों को आधार बनाकर उनके लिए किसी भी अन्य इंटरमीडिएट सेबर तकनीक को विकसित करना आसान था। क्या आप मध्यवर्ती करीपान तकनीकों के 18 रूपों को सीमित करने के लिए 300 संभावित अंक खर्च करना चाहते हैं? हाँ। पर्याप्त संभावित बिंदु नहीं। उसे तत्काल संभावित अंकों की आवश्यकता थी। इंटरमीडिएट स्टार इवोल्यूशन तकनीक को भी उन्नत करने की आवश्यकता है। अगली सुबह वांग ये खेती कक्ष से बाहर आए। उसने उस खूबसूरत महिला को देखा जो अपने कपड़े उतारे बिना ही सो गई थी। चावल कुकर में कद्दू का दलिया था, साथ ही मेज पर 2 उबले अंडे भी थे। वे अभी भी गर्म थे। उसने धीरे से डॉक्टर शू को कंबल से ढक दिया। सुरक्षा अभियान की शुरुआत के बाद से डॉक्टर शू असाधारण रूप से व्यस्त थे। जंगल में घायल होने वाले इवॉल्वरों की संख्या बहुत बढ़ गई थी और अस्पताल में जनशक्ति की कमी थी। सभी डॉक्टरों को हद से ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। उसे शांत करने में मदद के बिना उसके मूल रूप से गोरे माथे पर कुछ दाने उभर आए थे। ये नहीं चलेगा। ऑपरेशन के बाद दैनिक व्यायाम के अलावा वह उसके वर्कआउट रूटीन में घुटनों के बल बैठने के 10 सेट, साथ ही बल्गेरियाई स्प्लिट स्क्वाट भी शामिल करेगा। जल्द ही। वांग ये ने अपनी कल्पना को रोक दिया और अपने फोन को देखते हुए अंडे को छील लिया। 61 किलोमीटर। ब्रह्मांडीय राक्षस एन 0.9 हुक्सिया में आने वाला था। याओ सुबह के शुरुआती घंटों में ही निकल चुका था और समुद्र तट पर ब्रह्मांडीय राक्षस नंबर 9 के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था। एक महान युद्ध छिड़ने वाला था। एक सीधा प्रसारण जिसे छोड़ा नहीं जा सकता। वांग ये ने एक अनुस्मारक सेट किया। दलिया खत्म करने के बाद वह तुरंत मिशन के लिए निकल पड़े। लिजहौ शहर, चंगजुआंग रिज। राक्षस बार-बार प्रकट होते थे। 3 दिन तक इन्हें साफ करने के बाद भी इनमें जरा भी कमी नहीं आई, बल्कि धीरे-धीरे बढ़ते ही जा रहे थे। दोपहर तक पिछली रात से वांग ये के शून्य संभावित अंक 3 अंकों में वापस आ गए थे। यह बहुत तेज था। यह किसी भी अन्य दिन की तुलना में तेज था। वांग ये के दिल में एक बुरा एहसास था। यह तूफान से पहले गरजने वाली हवा की तरह था। आज ही उसने पहले ही 2 मध्यम श्रेणी के दुःस्वप्न स्तर के राक्षसों को मार डाला था। यह भाई टोंग की नोटबुक पर मौजूद बीआई चिन्ह से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। वे कहां से आए थे? क्या वे पिछले 3 महीनों में विकसित हुए या विस्थापित हुए? बड़े पैमाने पर पलायन। वांग ये आज बहुत खतरनाक लग रहा है। यू शुइकिन एक पल के लिए झिझके और धीरे से कहा। ऐसा नहीं है कि दुःस्वप्न स्तर के राक्षस डरावने हैं। यह एक अवर्णनीय एहसास है। मैं समझता हूँ। वांग ये ने उसका ठंडा छोटा हाथ पकड़ा और उसे दबाया। वह इतना मुलायम था कि उसमें हड्डीहीन महसूस हो रही थी। क्षमता उपयोगकर्ताओं के पास एक मजबूत छठी इंद्रिय थी। उसने इसे महसूस किया और जियोकिन ने भी। उसे इसे महसूस करने की जरूरत भी नहीं थी। घटना स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। ब्रह्मांडीय राक्षस नंबर 9 आने वाला है। जैसे ही यू शुइकिन बोल रहा था, पृथ्वी जोर से हिल गई। पूरा पर्वत हिलता हुआ प्रतीत हो रहा था। अनंत दूरी में जानवरों की दहाड़े मूसलाधार बारिश की तरह सुनी जा सकती थीं। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। असंख्य राक्षस पर्वत से नीचे झपट पड़े। वे विशाल, पैशाचिक और प्रभावशाली भाव वाले थे। राक्षसों ने अपना खूनी मुंह खोला और दहाड़ने लगे। यह एक बहादुर सेना की तरह था जो आक्रमण कर रही थी और हर चीज को रौंद रही थी। पहाड़ टूट गए और धरती दरक गई। वांग ये ने तुरंत यू शुइकिन को अपने पीछे ढाल लिया और अपना करीपान उठाया। ची ची ची। जब उसने उन राक्षसों को मार डाला जो उन पर हमला कर रहे थे, तो उसने अपना हाथ उठाया और काट डाला। हर जगह खून बिखरा हुआ था। राक्षसों की भीड़ से पहाड़ काला हो गया था जो पागलों की तरह नीचे की ओर आ रहे थे। उनकी आंखें खून से लाल हो गई थीं क्योंकि वे सुनामी की तरह आगे बढ़ रही थीं, लगभग डूबने वाली थीं। चलकर वांग ये ने संकोच नहीं किया। इस समय एक ही स्थान पर बने रहना बहुत खतरनाक था। आक्रमणकारी राक्षसों का हिस्सा बनना और एक साथ पहाड़ से नीचे जाना सबसे बुद्धिमानी भरा निर्णय था। वे राक्षसों का लक्ष्य नहीं थे। वांग ये ने देखा कि सभी राक्षस पहाड़ से नीचे की ओर ऐसे भाग रहे थे मानो कोई जानवर राजा उन्हें पीछे से मार रहा हो। वे उन पर केवल इसलिए हमला कर रहे थे क्योंकि वे रास्ता रोक रहे थे। बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी थी। हर चीज के अपने संकेत थे। वांग ये और यू शुइकिन एक विशाल चट्टान के नीचे एक अंधे स्थान पर खड़े थे। उन्होंने दूर से उस विशाल एवं असीम दृश्य को देखा और आश्चर्यचकित रह गए। पहाड़ काले बिंदुओं से भरा हुआ था, सघन रूप से भरा हुआ था। अनगिनत राक्षस एक ही दिशा में दौड़ पड़े, पूर्वी बेस सिटी। राक्षस शहर पर हमला कर रहे हैं। वांग ये का चेहरा गंभीर था। ब्रह्मांडीय राक्षस नंबर 9 ने हुआक्सिया को निशाना बनाया है और हमला शुरू कर दिया है। यू शुइकिन का सुंदर चेहरा तनावग्रस्त हो गया और उसकी आवाज थोड़ी कांप उठी। वह स्थिति जिसके घटित न होने के लिए सभी ने सबसे अधिक प्रार्थना की थी, वह घटित हो गई। हालांकि सुरक्षा अभियान अभी भी जारी था और कई बचाव दल निवारक अभियान चला रहे थे, यह केवल राक्षस के हमले के पैमाने को कम कर सकता था। उदाहरण के लिए चंगजुआंग रिज के सभी राक्षस उत्तर से लिजो शहर से आए थे। वहां हुआक्सिया की 5 सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक ली झील स्थित थी। ब्रदर टोंग की नोटबुक में लिजो शहर के खतरे के स्तर को अल के रूप में चिह्नित किया गया है। इसमें नरक स्तर के राक्षस थे। काय करते, हालांकि यू शुइकिन होशियार थी, उसने पहले कभी इतने बड़े दृश्य का अनुभव नहीं किया था। उसका हृदय व्याकुल हो गया। हमें बेस सिटी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वांग ये शांत और संयमित थे। किले के रूप में 4 शिविरों के साथ पूर्वी बेस सिटी की रक्षा काफी मजबूत है। इसके अलावा हमने पहले से ही कई रक्षात्मक उपाय किए हैं। फिलहाल बहुत अधिक खतरा नहीं होगा। आइए निर्णय लेने से पहले जिरुई और शुई से मिलें। वांग ये ने तुरंत हुआंग जिरुई का नंबर डायल किया। किसी ने जवाब नहीं दिया। शुई ने भी नहीं उठाया। यू शुइकिन ने अपने चेरी होंठों को कसकर भींच लिया।
वे दोनों उनसे कमजोर थे। राक्षसों का आरोप बहुत अचानक था। वे शायद खतरे में थे। बीम, वांग ये ने उनका स्थान खोजा। एक लाल बिंदु टिमटिमा रहा था। उन्हें मिल गया। चलो चलें, वांग ये ने तुरंत निर्णय लिया और दौड़ पड़े। खेतों में एक पुरुष और एक महिला भयंकर युद्ध में लगे हुए थे। हुआंग जिरुई ने अपने चांदी के भाले को हवादार तरीके से लहराया। राक्षसों की लाशें पहाड़ों की तरह ढेर हो गईं और उनमें से कई ध्वस्वप्न स्तर के राक्षस भी थे। हालांकि वह चोटों से गिरा हुआ था, फिर भी उसकी गतिविधियों पर कोई असर नहीं पड़ा। इसके विपरीत सोंग शुई, जो उसके पीछे था, का चेहरा पीला पड़ गया था। यह स्पष्ट था कि वह उतनी मजबूत नहीं थी। वह लेवल 3 जेनेटिक योद्धा बनने के करीब ही थी, इसलिए वह ऐसी स्थिति से निपटने में सक्षम नहीं थी। यदि यह हुआंग जिरुई के लिए नहीं होता, तो उस पर बहुत पहले ही ध्वस्वप्न स्तर के राक्षसों द्वारा हमला किया गया होता। उनमें से बहुत सारे थे, एक के बाद एक लहर। भले ही ध्वस्वप्न स्तर के राक्षस उनकी ओर नहीं आ रहे थे, वे एक अंतहीन क्षेत्र में थे और चाहने पर भी उनके पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। वहां अनेक राक्षस न केवल बेतहाशा भाग रहे थे, बल्कि उनकी शक्ति भी असामान्य रूप से भयावह थी। गर्जन, दूर की जमीन जोर से हिल गई। एक 4 मीटर लंबा विशालकाय जानवर जानलेवा आभा के साथ उन दोनों पर टूट पड़ा। इसके 2 नुकीले सींग हीरे के सुआ जैसे थे, जो दबाव डालने वाली शक्ति को छोड़ रहे थे, और इसकी मोटी काली त्वचा प्राकृतिक कवच की तरह थी। एक मध्यम दर्जे का ध्वस्वप्न स्तर का राक्षस। इसके पीछे एक ही शक्ल के कई राक्षस थे, उनकी आभा उभर रही थी। हुआंग जिरुई ने अपने दांत पीस लिए और चुपचाप एक तरफ कदम बढ़ा दिया। उसका चांदी का भाला एक अजगर की तरह था, जो राक्षसों का रास्ता रोक रहा था। उसके पीछे सोंग शुई था, जो अभी भी कड़ा संघर्ष कर रहा था। आखिरकार वे मिले। कार में उसने जियोकिन को यह कहते हुए सुना था कि वांग ये ने मध्यम श्रेणी के ध्वस्वप्न स्तर के राक्षसों को मार डाला था। हालांकि उनका और शुई का निवारक मिशन अपेक्षाकृत सरल था। उन्हें शायद ही कभी निम्न श्रेणी के ध्वस्वप्न स्तर के राक्षसों का भी सामना करना पड़ा। टकराना, भारी असर। हालांकि हुआंग जिरुई ने पहले ही बल हटा दिया था, फिर भी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे किसी ऑफरोड वाहन ने टक्कर मार दी हो। उसके दाहिने हाथ, जिसमें भाला था, की रक्तवाहिकाएं फट गईं। उसके आंतरिक अंग जोर से हिलने लगे और उसका खून बेतहाशा बढ़ गया। हा, चांदी के भाले ने गोलाकार चाप खोल दिए। हुआंग जिरुई ने एक हाथ से खुद को जमीन पर सहारा दिया और ध्वस्वप्न स्तर के जंगली बैल राक्षसों के प्रभाव को बलपूर्वक रोक दिया। एक आदमी के रूप में उसे, भाई रुई, चले जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। सोंग शुई को भी एहसास हुआ कि स्थिति में कुछ गड़बड़ है। जैसे ही वह हुआंग जिरुई के करीब पहुंची, उसकी तलवार सुनहरी रोशनी की किरणों में बदल गई। तुमने मेरी लाइनें क्यों छीन लीं? हुआंग जिरुई ने अपने दिल में शिकायत की, लेकिन वह सोंग शुई के इरादों को जानता था। वास्तव में वह युद्ध में मजबूत नहीं थी, वह बातूनी थी और उसकी टीम वर्क गड़बड़ थी, लेकिन वह एक अच्छी टीम साथी थी। इस पर हमला मत करो। हुआंग जिरुई ने अपनी निगाहें केंद्रित की और सोंग शुई को आगे की ओर भागते हुए देखा। उसकी अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया और उसका चांदी का भाला एक तैरते हुए अजगर में बदल गया, जो तेजी से वार कर गया। बात सिर्फ इतनी थी कि वह बहुत प्रतिभाशाली नहीं थी। राक्षसों से बचाव के लिए यह पर्याप्त होगा। क्या वह यह नहीं बता सकती थी कि वे राक्षसों का निशाना नहीं थे? हे मूर्ख स्त्री! हुआंग जिरुई का चांदी का भाला हिल गया। उसने एक बार फिर से जोरदार प्रहार किया और उसके दांत भींचने से खून बहने लगा। उसने तुरंत अपने शरीर को स्थिर कर लिया। हुआंग जिरुई की आंखें चमक उठी, क्योंकि वह युद्ध के इरादे से भर गया था। यदि उसने गलत अनुमान नहीं लगाया, तो वांग ये और जियोकिन को पहले ही भाग जाना चाहिए था। पकड़ना, बंद करना। वांग ये पूरी गति से दौड़ रही थी। रास्ते में उनका जिन राक्षसों से सामना हुआ, वे सभी तुरंत मारे गए। उसके पीछे यू शुएकिन था, जो करीब से चल रहा था। उनके कार्य अत्यंत समन्वित थे। यह ऐसा था मानो वे स्वर्ग में बनी जोड़ी हों। वह अच्छी तरह जानता था कि जिरुई और शुई अब बड़ी मुसीबत में है। यदि यह केवल जिरुई ही होता, तो वह इतना चिंतित नहीं होता। लेकिन शुई के साथ भी परिणामों की भविष्यवाणी करना कठिन था। वे सामने हैं। वांग ये दूर से भीषण युद्ध देख सकते थे। उसकी आंखें चमक उठी और उसने लाल सूर्य करीबान पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। वह जीवन की एक अत्यंत क्षीण आभा को हल्के-हल्के महसूस कर सकता था। यह सोंग शुई था। सोंग शुई खून से लथपथ बेहोश पड़ा था। उसके पेट के निचले हिस्से पर दिल दहला देने वाला घाव था। इस समय हुआंग जिरुई उसकी रक्षा करने की पूरी कोशिश कर रहा था। खून से सने युद्ध सूट में वह युद्ध की भावना से भरपूर होकर युद्ध के देवता की तरह लग रहा था। एक मध्यम श्रेणी का ध्वस्वप्न स्तर का राक्षस। वांग ये ने उस राक्षस को देखा जो हुआंग जिरुई से उलझा हुआ था। दूसरे पक्ष के लिए ध्वस्वप्न स्तर के जंगली बैल राक्षस को उसके स्तर 3 आनुवंशिक योद्धा शरीर के साथ रोकना आसान नहीं था। वह लगभग अपनी सीमा पर था। उगता सूरज। वांग ये की करीबान ने एक सटीक चाप खींचा और सटीक रूप से ध्वस्वप्न स्तर के जंगली बैल राक्षस की पीठ पर उतरा। सीरीज रेड सन सेबर चमकीला था और ब्लेड की रोशनी इतनी तेज थी कि यह लगभग अदृश्य थी। इसने ध्वस्वप्न स्तर के जंगली बैल राक्षस की कठिन त्वचा की रक्षा को तोड़ दिया। जैसे ही ध्वस्वप्न स्तर के जंगली बैल राक्षस ने भयंकर दहाड़ निकाली, ताजा खून हर जगह बिखर गया। उसने अपने अगले खुर उठाए और एक पल में पलट गया। उसकी रक्तलाल आंखें सीधे उस छोटे इंसान को घूर रही थीं जिसने उसे घायल कर दिया था। एक अत्यंत करीबान प्रकाश अचानक उसके सामने प्रकट हुआ। जी, सीधा हमला। यह अंडे के छिलके के टूटकर बिखर जाने जैसा था। जैसे ही श्रृंखला रेड सनर ब्लेड को सुदृढ़ीकरण मंत्र के साथ बढ़ाया गया, मध्यम श्रेणी के ध्वस्वप्न स्तर के जंगली बैल राक्षस का सिर फट गया। उसका विशाल शरीर एक धमाके के साथ जमीन पर गिर गया, खून बहने लगा और वह जोर से ऐंठने लगा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके पीछे कई जंगली बैल राक्षसों ने दुहक भरी चीखें निकाली और वे अपने चेहरे पर डर के साथ जल्दी से भाग गए। वाह, 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 वाह! यू शुएकिन ने अपने क्रॉसबो से गोली चलाई और आसपास के पैशाचिक स्तर के राक्षसों को साफ कर दिया। क्या आप ठीक हो? वांग ये ने हुआंग जिरुई को देखा, जो खून से लथपथ था, और फिर सोंग शुई पर, जो जमीन पर पड़ा हुआ था। उनकी भौहों पर बल पड़े। मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। हुआंग जिरुई ने तुरंत HF3 उपचार औषधि निकाली, एक अपने लिए और दूसरी सोंग शुई के लिए। यह पहली बार था जब उसने वांग ये की ताकत देखी। यह चौंकाने वाला था। ध्वस्वप्न स्तर का जंगली बैल राक्षस जिसने शुई को गंभीर रूप से घायल कर दिया था और उसे एक निराशाजनक स्थिति में डाल दिया था, वह वांग ये के सामने वध होने की प्रतीक्षा कर रहे मेमने की तरह था। 2 इसे सिर्फ 2 बार में ही मार दिया गया। इसके अलावा यह सीधा हमला था जिसमें प्रतिरोध की कोई गुंजाइश नहीं थी। वांग ये कितना मजबूत था। हुआंग जिरुई की मानसिक स्थिति पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा, उसकी शारीरिक चोटों से कहीं अधिक। साथ ही वह गुप्त रूप से स्वयं को दोषी ठहरा रहा था। यदि उसके पास वांग ये की ताकत होती, तो शुई गंभीर रूप से घायल कैसे हो सकती थी? उसने तुरंत उसका रक्तस्राव रोका, उसके घाव पर पट्टी बांधी और उसे एक इंजेक्शन दिया, साथ ही प्राथमिक उपचार भी दिया। वह मुंह से मुंह पुनर्जीवन करने में थोड़ा सा ही चूक गया था। प्रशिक्षण शिविर में शीर्ष छात्रों में से एक के रूप में हुआंग जिरुई बहुत कुशल थे। वह निर्णायक था और उसकी केंद्रित अभिव्यक्ति ने यू शुएकिन को आश्चर्यचकित कर दिया। यदि यह पिछला भाई रुई होता, तो वह निश्चित रूप से इस बहाने का उपयोग करता कि शुई के घाव के इलाज में मदद करने के लिए पुरुषों और महिलाओं के बीच इतना घनिष्ठ होना अनुचित था। लेकिन इस बार उसकी खूबसूरत आंखों ने वांग ये की ओर देखा और उसके चेहरे पर एक मां जैसी मुस्कान देखी। हे, बहुत खूब। जरूरत में काम आने वाला दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है। जब वांग ये ने हुआंग जिरुई को देखा तो मुस्कुराते हुए उसकी आंखें फटी रह गईं।
घायल होने के अपने समृद्ध अनुभव के साथ वह एक नज़र में सोंग शुई की चोट की सीमा बता सकता था। यह बहुत गंभीर था, मुख्यतः बाहरी चोटों और अत्यधिक रक्तहानि के कारण। हालांकि जब तक उसका समय पर इलाज होता यह कोई बड़ी समस्या नहीं होती। मैं तुम्हारे लिए एक और जीवनकारिणी हूँ, वांग जिरुई ने जटिल भाव से वांग ये की ओर देखा। चलो भाइयों के बीच इस बारे में बात नहीं करते, वांग ये ने इसे टाल दिया। ऋणों की गणना इस प्रकार नहीं की जाती थी। जिरुई ने पहले ही गुप्त रूप से उसकी बहुत मदद की थी। शुई इतनी बुरी तरह घायल क्यों है? वह वांग जिरुई के दिमाग में दृश्य उभरे। यह शुई ही थी जिसने उसे घातक प्रहार को रोकने में मदद की। यदि यह उसके लिए नहीं होता तो उसे एक दुस्वप्न स्तर के जंगली बैल राक्षस के साथ मृत्यु तक नहीं लड़ना पड़ता। पाप, उसने मुझे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। वांग जिरुई ने एक आह भरी और सोंग शुई की ओर देखा जो अभी भी बेहोश था। अब हम क्या करें? उसकी चोटें बहुत गंभीर हैं। अगर उसे समय पर इलाज नहीं मिला तो वह मुसीबत में पड़ सकती है। शिविर में वापस जाओ। वांग ये के शब्द संक्षिप्त और व्यापक थे। एक आकस्मिक प्रहार से उसने एक राक्षस स्तर के राक्षस को मार डाला जो आगे बढ़ रहा था। कैसे? वांग जिरुई स्तब्ध रह गया। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि क्या हुआ था। अब समस्या यह थी कि वे बिल्कुल भी वापस नहीं जा सकते थे। इस स्थिति में वापस गाड़ी चलाना खुद को मौत के मुंह में भेजने से अलग नहीं था। हमारे रास्ते वापस मार डालो। वांग ये की आवाज शांत थी क्योंकि उसने खून से लथपथ करीपान पकड़ रखी थी। उन्हें वापस मार डालो। वांग जिरुई और यू शुएकिन स्तब्ध रह गए। ऐसी परिस्थिति में वापस जा रहे हैं। वांग ये ने कहा, राक्षस का हमला जल्द खत्म नहीं होगा। शुई की चोटों में देरी नहीं की जा सकती। इसके अलावा जंगल में फंसना भी खतरनाक है। जैसे जैसे हमले का पैमाना बढ़ता है यह बहुत संभव है कि लिचो शहर से नरकस्तर के राक्षस दिखाई देंगे। वांग जिरुई ने प्रशंसा में अपना सिर हिलाया। आप वास्तव में कप्तान बनने के लिए मुझसे अधिक उपयुक्त हैं। हालांकि वांग ये आमतौर पर गंभीर नहीं थे, लेकिन जब चीजें घटती थी तो वह निर्णायक होते थे और चुनाव करते समय कभी भी झिझकते नहीं थे। भाला, वांग ये ने अपना हाथ बढ़ाया। वांग जिरुई स्तब्ध रह गया। वह अचानक समझ गया और चांदी का भाला उसके हाथ में दे दिया। एक पल में उसका चांदी का भाला जल उठा। इसमें आश्चर्यजनक ताकत थी और इसकी शक्ति बढ़ गई। जादू, जादू को मजबूत करना। वांग जिरुई ने चांदी का भाला लिया और वांग ये को गहराई से देखा। हालांकि उसने इसका अनुमान लगा लिया था, फिर भी वह इसे अपनी आंखों से देखकर चौंक गया। हालांकि यह उचित था। यह ठीक इसलिए था क्योंकि आनुवंशिक योद्धा और सुदृढ़ीकरण प्रणाली एकदम मेल खाते थे, इसलिए वांग ये की युद्ध क्षमता इतनी मजबूत थी। वन रास्ता दिखाओ। जियो किन पीछे की रक्षा करेगा? वांग ये ने तुरंत व्यवस्था की। उन दोनों ने वांग जिरुई की ओर देखा। बाद वाले का मुंह हिल गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप सोंग शुई के पास गया और बिना किसी भाव के उसे उठा लिया। उन्होंने हार स्वीकार कर ली। नहीं, वांग ये ने अपना सिर हिलाया। चंगजुआंग रिज बेस सिटी से 40 किलोमीटर दूर है। हम रात होने पर वहां पहुंच सकते हैं। दूरी बहुत लंबी है और बहुत सारे परिवर्तन हैं। आप उसे पकड़कर लड़ने में सक्षम नहीं होंगे। वांग जिरुई ने असहाय होकर अपनी आंखें बंद कर लीं। तो पर आजा। उन दोनों ने तुरंत सोंग शुई को वांग जिरुई की पीठ पर एक पट्टा से बांध दिया। मैं वास्तव में आपसे ईर्ष्या करता हूं। वांग ये ने एक मां जैसी मुस्कान प्रकट की। वांग जिरुई ने मन में सोचा। पूर्वी बेस सिटी। जैसे ही बेस सिटी ने युद्ध की तैयारी की स्थिति में प्रवेश किया, अलार्म लगातार बजने लगे। बेस डिफेंस डिवीजन और जीन पार्क में सभी इवॉल्वर बिखरे हुए थे और बेस सिटी की सुरक्षा के लिए उनके अलग-अलग कर्तव्य थे। रक्षा प्रणाली सुव्यवस्थित ढंग से संचालित होती थी। किले और रक्षा केंद्र के रूप में 4 शिविरों के साथ इवोल्वर्स ने शहर पर हमला करने वाले राक्षसों का दृढ़ता से विरोध किया। खून की एक के बाद एक लहरें जमीन और सड़कों पर बिखर गईं और पहाड़ों की तरह लाशों के ढेर लग गए। ये पहली बार नहीं था। राक्षसों द्वारा शहर पर आक्रमण करना कोई असामान्य बात नहीं थी। शक्तिशाली राक्षसों के आह्वान पर सभी दिशाओं से अनगिनत राक्षस एकत्र हुए और आधार शहर पर हमला कर दिया। राक्षसों के हमलों के कारण दुनिया भर के देशों द्वारा बनाए गए आधे से अधिक बेस शहर नष्ट हो गए। लेकिन अब तक हुक्सिया कभी नहीं हारा था, एक बार भी नहीं। उनके 10 आधार नगर जमीन पर ऊंचे खड़े थे। ऐसा केवल इसलिए नहीं था क्योंकि HUAXIA के पास दुनिया की सबसे उत्कृष्ट रक्षा प्रणालियों में से एक थी, बल्कि HUAXIA इवॉल्वर्स की एकता और बलिदान के कारण भी था। वे मृत्यु से नहीं डरते थे और समर्पण करने से इनकार कर देते थे। परफेक्शन इवॉल्वर्स के नेतृत्व में उन्होंने बार-बार राक्षस हमलों के खिलाफ सफलतापूर्वक बचाव किया। उनमें से जिसने सबसे अधिक योगदान दिया वह याओ था, जो चीन का पहला पूर्णता रैंक आनुवंशिक योद्धा था। उसने स्वयं 8 सुपर राक्षसों को मार डाला था और उसका युद्ध रिकॉर्ड हुआक्सिया में अन्य 2 पूर्णता रैंक इवॉल्वर्स, जुलिंग और गोडहे से कहीं आगे निकल गया था। यह समय भी अपवाद नहीं था। याओ के साथ पूर्वी बेस सिटी में सभी इवॉल्वर्स उत्साहित थे। उन्हें केवल मजबूती से टिके रहने और अंत तक डटे रहने की जरूरत है। जब याओ ने ब्रह्मांडीय राक्षस नंबर 9 को मार डाला तो वह उन्हें इस युद्ध की अंतिम जीत तक ले जाएगा। जंगल में वेस्ट 101 रेस्क्यू टीम तेजी से आगे बढ़ी। वांग ये ने अपनी करीपान से सीधे राक्षसों की भीड़ पर धावा बोल दिया। उसकी गति अजय थी। टियर 4 छिपकली मारी गई। संभावित बिंदु 236246 पॉइंट। टियर 5 हिरन राक्षस मारा गया। संभावित बिंदु 291321 पॉइंट। जैसे जैसे वांग ये के संभावित अंक तेजी से बढ़ते गए, उनके सामने रोशनी चमकती रही। दोपहर में 100 अंक से अब 321 अंक तक पहुंचने में केवल 1 घंटा ही लगा था। भले ही वह जानबूझकर संभावित अंक अर्जित करने की कोशिश नहीं कर रहा था, फिर भी बहुत सारे राक्षस थे। वापस आते-आते उसके संभावित अंक बढ़ गए, लेकिन साथ ही उसकी थकावट भी धीरे-धीरे बढ़ती जा रही थी। हर बार जब उन्होंने रेडसन सेबर तकनीक का उपयोग किया, तो इसमें उनकी बहुत अधिक ऊर्जा खर्च हुई। 40 किलोमीटर एक मैराथन के बराबर था। वांग ये के लिए यह युद्ध के मैदान पर एक मैराथन थी। कप्तान के रूप में वह पीछे नहीं हटेंगे और वह पीछे नहीं हट सकते। क्या आप मध्यवर्ती करीपान तकनीकों के 18 रूपों को सीमित करने के लिए 300 संभावित अंक खर्च करना चाहते हैं? हाँ। एक पल में वांग ये की आध्यात्मिक भावना स्पष्ट हो गई। अपनी चेतना के स्थान में उन्होंने करीपान का पागलपन से अभ्यास किया। उन्होंने इंटरमीडिएट सेबर तकनीकों के 18 रूपों में पूर्णता तक महारत हासिल की जब तक कि वे निर्दोष नहीं हो गए। अपनी बुनियादी करीपान तकनीकों को निखारने के अनगिनत दिनों के बाद उन्होंने अंततः 18 करीपान तकनीकों को एक में संयोजित करने का महत्वपूर्ण कदम उठाया, जिससे एक करीपान तकनीक तैयार हुई जो उनकी थी, ट्रायंगल सेबर तकनीक। कोई बड़ी चीज हमेशा सरल होती थी। उनकी बुनियाद अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। सीमा तोड़ने के कौशल ने सभी जटिल तकनीकों को सरल बना दिया क्योंकि वांग ये ने मध्यवर्ती करीपान तकनीकों के वास्तविक सार को समझ लिया। बचना। वांग ये ने अपनी श्रेणिंखलाइल रेडसन सेबर का प्रदर्शन किया। उसके पीछे वांग जिरुई और यू शुएकिन थोड़ा स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि वह क्या करना चाहता है। अचानक वांग ये की कमर पर एक और खुरपी चमक उठी। श्रेणिखला मून ब्लेड को खोल दिया गया था। जी। वांग ये की करीपान बदल गई। एक साथी आनुवंशिक योद्धा के रूप में वांग जिरुई की आंखें चमक उठीं। वांग ये की अभेद्य करीपान तकनीक माउंट ताई की तरह स्थिर थी। ब्लेड तकनीक, बॉडी और फुटवर्क ने सरल और स्पष्ट एक आदर्श त्रिकोण बनाया। एक सरल कदम के साथ वांग ये ने त्रिभुज की अंतिम रेखा बनाने के लिए तुरंत अपनी बाहों, शरीर और करीपान को जोड़ दिया और उसका हमला पूरा हो गया। यह एक सामान्य आकस्मिक लहर की तरह महसूस हुआ, जैसे कि इस तरह से इस कदम को क्रियान्वित किया जाना चाहिए।
फिर भी इस तरह के एक सरल स्लैश में करीबान तकनीकों के अंतहीन सिद्धांत शामिल थे। भाले की तकनीकें समान थीं। यही सच्चा आधार था। वांग ये के हमले को देखकर हुआंग जिरुई को कुछ समझ आ रहा था। यह सचमुच अद्भुत था। यहाँ तक कि गर्वित हुआंग जिरुई को भी स्वीकार करना पड़ा कि वांग ये एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उत्तरार्ध उसके द्वारा देखे गए किसी भी इवॉल्वर से अधिक प्रतिभाशाली था। उनकी तुलना कैप्टन जिया से की जा सकती थी, जिन्हें इवोल्यूशन कैंप में नंबर 1 जीनियस के रूप में जाना जाता था। इतने तीव्र युद्ध में भी वह आगे बढ़ने और आत्मज्ञान प्राप्त करने में सक्षम था। बहुत मजबूत। वांग ये की चालें सरल, साफ सुथरी और सहज थीं। वह नए अपराध रक्षा सीमा तोड़ने के कौशल, ट्रायंगल सेबर तकनीक से बहुत संतुष्ट था, जिसमें उसने अभी-अभी महारत हासिल की थी। यह बहुत सामान्य लेकिन बहुत शक्तिशाली था। त्रिकोण 3 में एक था, जिससे करीबान तकनीकों के ग्रैंडमास्टर के मूल की ओर लौटने का एहसास हो रहा था। यह अजय था। वांग ये और अन्य दो वापस लौटते समय दोपहर से शाम तक लड़ते रहे। यहाँ तक कि हुआंग जिरुई भी, जो ज्यादा नहीं लड़े थे, सारी हत्याओं से अपने हाथ सुन्न महसूस कर रहे थे। उसका हाथ जिसमें चांदी का भाला था, कंपना बंद नहीं हो रहा था। यह कुछ ऐसा था जिसे उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। उसके पीछे सोंग शुई अभी भी मजबूती से उसकी पीठ से चिपका हुआ था। वे पूर्वी बेस सिटी के और भी करीब आ रहे थे। आसमान में भी अंधेरा छाने लगा। हालांकि वांग ये थक गया था, फिर भी वह मून वेव पर अपने प्रशिक्षण के कारण ध्यान केंद्रित कर रहा था। इस पागलपन भरी यात्रा ने उसे वास्तव में यह अनुभव करने की अनुमति दी थी कि राक्षसों को मारने का क्या मतलब है, इस हद तक कि उसकी भुजाएं शक्तिहीन महसूस करने लगीं। एक दोपहर में उसके संभावित अंक हजारों से अधिक हो गए थे। उसके हाथ सुन्न थे, उसके पैर सुन्न थे और उसका शरीर सुन्न था। यहाँ थे वांग ये और अन्य दो पहाड़ी पर खड़े थे और वेस्ट कैंप को देख रहे थे जो युद्ध की आग में गिरा हुआ था। इवॉल्वर और राक्षस पागलपन से लड़ रहे थे। लगातार लेजर और तोपखाने दागे गए। खून नदी की तरह बह रहा था और लाशें जमीन पर बिखरी हुई थीं। हालांकि रास्ते में अनगिनत राक्षस थे, लेकिन उनमें से 3 कभी भी गिरे नहीं थे क्योंकि वे तेजी से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन ये जगह अलग थी। वेस्ट कैंप के बाहर का युद्ध क्षेत्र राक्षसों से डूब गया था। हुआंग जिरुई ने गंभीर भाव से उसके पीछे देखा। असंख्य राक्षस अब भी बेतहाशा भाग रहे थे। यदि वे स्थिर खड़े रहे तो वे जल्द ही राक्षसों से गिर जाएंगे। हालांकि यदि वे युद्ध के मैदान में उतरे तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। यह एक दुविधा थी। सटीक रूप से कहें तो पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। जिस क्षण से उन्होंने शिविर में लौटने का फैसला किया, उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्हें गंभीर रूप से घायल सोंग शुई को वापस चिकित्सा कक्ष में भेजना पड़ा। क्या आप तैयार हैं? वांग ये ने पलटकर उन दोनों को देखकर मुस्कुराया। किसी समय उसके हाथों में पहले से ही 2 करीपानें थीं। हुआंग जिरुई और यू शुएकिन थोड़ा स्तब्ध थे। हम चार्ज करने जा रहे हैं। वांग ये की आवाज अभूतपूर्व आत्मविश्वास से भरी थी। उसके शरीर पर प्रकाश की एक परत दिखाई दी, जिससे एक पारदर्शी परत बन गई जिसने उसकी रक्षा की। यह एक विशेष क्षमता वाले युद्ध सूट की तरह था जिसे पूर्णता के लिए नियंत्रित किया गया था। हुआंग जिरुई ने अचानक पलटकर यू शुएकिन की ओर देखा। वह चौंक गई और उसने अविश्वास से अपना सिर हिलाया। उसकी खूबसूरत आंखें वांग ये को घूर रही थीं। यह था इंटरमीडिएट रैंक अभिव्यक्ति मंत्र। क्या वांग ये एक मजबूत प्रकार की क्षमता वाला उपयोगकर्ता नहीं था? वह रिलीज प्रकार के प्रकटीकरण मंत्र का उपयोग क्यों कर सकता है? मेरे पीछे आओ। वांग ये ने मोर्चा संभाला और तीर की तरह निकल पड़े। मार डालो। वांग ये मृत्यु के देवता में बदल गए। उन्होंने अपने दाहिने हाथ में सीरीज मून सेबर के साथ रास्ता खोलने के लिए सीमा तोड़ने के कौशल का उपयोग किया, जबकि उनके बाएं हाथ में रेड सन सेबर था, जो एक समय में एक राक्षस को मार रहा था। उसने राक्षसों के हमलों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। इसके साथ वह राक्षसों की भीड़ के बीच एक खूनी रास्ता बनाने में कामयाब रहा। वे युद्ध के मैदान में रुक नहीं सकते थे। एक बार ऐसा करने के बाद वे बाहर निकलने में सक्षम नहीं हो सकेंगे। वांग ये ठीक हो सकते हैं, लेकिन उनके पीछे हुआंग जिरुई और यू शुएकिन नहीं होंगे। एक बार वे गिर गए तो बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसलिए वह युद्ध को शीघ्र समाप्त करने के लिए अपनी क्षमता का एक बड़ा हिस्सा खर्च करना चाहेगा। कैंप बिल्कुल सामने था। वांग ये और अन्य 2 राक्षस भीड़ के पीछे से युद्ध के मैदान के केंद्र तक चले गए। वे बहादुरी और अदम्यता से आगे बढ़े। हुआंग जिरुई और यू शुएकिन को गहरा सदमा लगा। अब तक वे यह नहीं समझ पाए थे कि वांग ये प्रकटीकरण मंत्र का उपयोग क्यों कर सकता है। उन्होंने कभी किसी मजबूत प्रकार की क्षमता वाले उपयोगकर्ता के मैनिफेस्टेशन मंत्र का उपयोग करने में सक्षम होने के बारे में नहीं सुना था। प्रत्येक क्षमता प्रकार पूरी तरह से अलग था। जब तक ज्यादा सोचने का समय नहीं था। अब वे केवल एक ही काम कर सकते थे, वह था वांग ये के साथ बने रहना। युद्ध के मैदान में लापरवाही के लिए कोई जगह नहीं थी। वांग ये की हत्या की गति बेहद तेज थी। दुश्मनों से घिरे होने की मूल रूप से कठिन स्थिति तुरंत टूट गई थी और एक स्पष्ट रास्ता उनका इंतजार कर रहा था। वांग ये पर आए राक्षसों के सभी हमले उसके क्षमता कवच द्वारा अवशोषित कर लिए गए थे। फिर उसने उन्हें एक ही वार से मार डाला। वह अजय था। हुआंग जिरुई ने ऐसी युद्ध शैली पहले कभी नहीं देखी थी। इसने उनके विश्वासों को उलट दिया। तो आनुवंशिक योद्धा वास्तव में इस तरह लड़ सकते हैं। वे अब भीतरी इलाकों में गहराई तक पहुंच चुके थे। न केवल राक्षस सघन रूप से भरे हुए थे, बल्कि सामने एक विशाल प्राणी भी था जो एक सेनापति की तरह अहंकारपूर्वक खड़ा था। यह काले फर से ढका हुआ एक काला भालू राक्षस था। यह 3 मंजिला इमारत जितना ऊंचा था और यह एक विशाल जानवर जैसा दिखता था। इसकी शक्तिशाली जीवन शक्ति ने पूरे क्षेत्र को दबा दिया। उसके आसपास पहले से ही कई इवॉल्वर की लाशें मौजूद थीं। एक उच्च श्रेणी का दुःस्वप्न स्तर का राक्षस, इस क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली राक्षस। बूम! वांग ये ने इसका डटकर सामना किया। उसने भटकने, पीछे हटने या भागने का विकल्प नहीं चुना। उसने उच्च श्रेणी के दुःस्वप्न स्तर के काले भालू राक्षस से मुकाबला करने के लिए बस अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। सुदृढ़ीकरण मंत्र 140%। वह काफी नहीं है। 160%। वांग ये की चेतना प्लस पर गिर गई और उन्होंने तुरंत मजबूतीकरण मंत्र को कुशल स्तर तक बढ़ा दिया। इसके साथ ही उसकी युद्ध शक्ति में तेजी से वृद्धि हुई। उच्च श्रेणी के दुःस्वप्न स्तर के काले भालू ने अपने पंजों को क्रूर बल से घुमाया और श्रृंखला मून सेबर के साथ आमने-सामने टकराया। एक अनुचित बल ने तुरंत वांग ये को पीछे धकेल दिया। बूम! एक क्षेत्र साफ कर दिया गया। उच्च श्रेणी का दुःस्वप्न स्तर का काला भालू आकाश की ओर दहाड़ता हुआ चौड़ी आंखों से सामने छोटे से अस्तित्व को घूर रहा था। आसपास के राक्षस तुरंत उन तीनों को पूरी संख्या और लाभ के साथ निगल जाना चाहते थे। अरे या वाह! यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। वांग ये की आंखें चमक उठी क्योंकि उनकी चेतना फिर से प्लस पर गिरी। 400 संभावित बिंदुओं का उपभोग किया गया। इंटरमीडिएट स्टार इवोल्यूशन तकनीक, कुशल, महारत। उस पल में उसके शरीर की कोशिकाएं बदल गईं और उसकी जीवन शक्ति बढ़ गई। उनके मानस में जो क्षमता लगभग पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी, वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भर गई थी। आकाशगंगा जगमगा उठी और अनंत प्रकाश ने उसे घेर लिया। उन्नत करना। स्तर 4 क्षमता उपयोगकर्ता। स्तर 5 क्षमता उपयोगकर्ता। स्तर 4 आनुवंशिक योद्धा। स्तर 5 आनुवंशिक योद्धा। 2 बत्तियां चमकी और वांग ये की युद्ध शक्ति भड़क उठी। एक बार फिर सुदृढ़ीकरण मंत्र डाला गया और 160% प्रवर्धन ने वांग ये की शारीरिक शक्ति को अनुमति दी, जो कि स्तर 5 आनुवंशिक योद्धा बन गया था, तुरंत स्तर 6 से ऊपर चढ़ गया। उनकी गति और आक्रमण शक्ति में विस्फोटक वृद्धि हुई और सीमा तोड़ने का कौशल, ट्रायंगल सेबर तकनीक का फिर से उपयोग किया गया। यह तेज था।
हमले की गति उच्च श्रेणी के दुःस्वप्न स्तर के काले भालू से भी तेज थी और उसकी हमले की शक्ति और भी अधिक चरम थी। जी, इसने उच्च श्रेणी के दुःस्वप्न स्तर के काले भालू राक्षस की रक्षा को तोड़ दिया, जिससे उसके शरीर पर एक दिल दहला देने वाला घाव हो गया। विशाल भालू का पंजा नीचे की ओर झुका लेकिन चूक गया। वांग ये नीचे झुके और भालू के पैरों को काटने के लिए सीरीज मून सेबर का इस्तेमाल किया। उसका विशाल शरीर तुरंत एक इमारत की तरह ढह गया और उच्च श्रेणी के दुःस्वप्न स्तर के काले भालू राक्षस ने एक दर्दनाक दहाड़ निकाली। इसके सामने सीरीज मून सेबर ने एक बेहद तेज चाप खींचा और एक घातक झटका पूरा किया। सीमा तोड़ने का कौशल, त्रिभुज करीपान तकनीक। 3 तलवार चालों ने एक रेखा बनाई और एक पल में पूरी हो गई। रक्त की रोशनी एक विशाल त्रिकोण में संघनित हो गई, जो उच्च श्रेणी के दुःस्वप्न स्तर के काले भालू राक्षस की सभी सुरक्षाओं को तोड़ रही थी। इसका विशाल शरीर भूकंप की तरह ढह गया और वांग ये के सामने गिर गया। स्तर 6 भालू राक्षस को मार डाला। संभावित बिंदु 588648.1। वहां खड़े मत रहो, चलो चलें, वांग ये ने हुआंग जिरुई पर चिल्लाया, जो पूरी तरह से अवाक रह गया था। बाद वाला जल्दी ही होश में आ गया। जब वह उच्च श्रेणी के दुःस्वप्न स्तर के काले भालू राक्षस के पास से गुजर रहा था और वांग ये का करीब से पीछा कर रहा था, तो उसकी उभरी हुई छाती उसकी वर्तमान भावनाओं को दर्शाती थी। वांग ये कितना मजबूत था, उसकी ताकत अथाह थी। बूम! अंतिम दुःस्वप्न स्तर के राक्षस को मारने के बाद उन तीनों ने शिविर के रक्षात्मक क्षेत्र में धावा बोल दिया। इस समय आसमान पूरी तरह से अंधेरा था। हालांकि युद्ध क्षेत्र अभी भी लड़ाई से भरा हुआ था, शिविर की रक्षा चट्टान की तरह मजबूत थी। इवोल्वर्स लड़ाई की भावना से भरे हुए थे और स्थिति मजबूती से उनके हाथों में थी। हम वापस आ गए, वांग ये हुआंग जिरुई और यू शुएकिन को देखकर मुस्कुराए। ऐसा महसूस हुआ जैसे एक जीवन भर पहले 40 किलोमीटर की लड़ाई एक अविस्मरणीय अनुभव थी। हाँ, हुआंग जिरुई ने जोर से सिर हिलाया, उसकी आंखें चमक रही थीं। वह अपने पीछे सोंग शुई की स्थिर सांसों को महसूस कर सकता था और उसका चिंतित दिल शांत हो गया था। यू शुएकिन ने एक थकी हुई मुस्कान प्रकट की। उसकी खूबसूरत आंखों ने वांग ये की ओर झुंझलाहट के भाव से देखा, मानो वह इस बात से अप्रसन्न थी कि उसने वास्तव में उससे बहुत कुछ छिपाया था। चलो जल्दी से अस्पताल चलें, वांग ये ने गंभीर भाव से कहा। ठीक है, हुआंग जिरुई ने सिर हिलाया। अस्पताल खचाखच भरा हुआ था। कई इवॉल्वर घायल हो गए और डॉक्टर और नर्स इतने व्यस्त थे कि वे चाहते थे कि वे कई टुकड़ों में विभाजित हो जाएं। धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद। मैं बहुत प्रभावित हूँ, सोंग शुई बिस्तर पर लेटी हुई रो रही थी। जागने के बाद उसे पता चला कि वे तीनों बिना किसी डर के उसे शिविर में वापस ले आए थे। वह तुरंत फूट-फूट कर रोने लगी। हमने कुछ नहीं किया। यह भाई रुई ही थे जो आपको पूरे रास्ते ले गए, वांग ये ने कहा। हाँ, हाँ, वन निश्चित रूप से उसे उचित धन्यवाद, सोंग शुई ने चारों ओर देखते हुए अपने आंसू पहुंचे। ओह ठीक है, भाई रुई कहा है। वांग ये ने आह भरी। तुम्हें बचाने की कोशिश में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वह अभी भी अपने घावों का इलाज कर रहा है। 40 किलोमीटर। इसके बारे में सोचें, भाई रुई को न केवल आपको ले जाना था, बल्कि उन्होंने आपकी रक्षा भी की। हमने रास्ते में कई बार उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसने एक न सुनी और तुम्हें अकेले ही शिविर में वापस ले जाने की जिद करने लगा। यू शुएकिन ने पलकें झपकाईं। क्या ऐसा था? वू भाई रुई। सोंग शुई बहुत प्रभावित हुआ। मत रो, वह अभी मरा नहीं है। वांग ये ने तुरंत उसे मनाने की कोशिश की। आप उसे जानते हैं। वह आसानी से शर्मिंदा हो जाता है और हर बात अपने दिल में छुपा लेता है। लेकिन कभी-कभी उसकी हरकतें सब कुछ साबित करने के लिए काफी होती हैं, है ना? हाँ, सोंग शुई ने रोते हुए सिर हिलाया। तो आप उसके इरादे समझते हैं? वांग ये बहुत खुश थे। हाँ, वह सचमुच एक अच्छा भाई है, सोंग शुई ने सूंघकर अपने आंसू पोंछे। समझ गया। ऐसा दिखाओ कि उसने कुछ नहीं कहा। वांग ये को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी गाय के लिए वीणा बजा रहा हो। उसने यू शुएकिन की ओर देखा, जो बगल में हंस रहा था, और उसकी ओर घूर कर देखा। अंत में यू शुएकिन और भी अधिक खुशी से मुस्कुराया। जिओकिन, शुई के साथ। मैं जाऊंगा और जिरुई को देखूंगा, वांग ये उठ खड़े हुए। ठीक है, यू शुएकिन ने सिर हिलाया। उसने पर्दे खोले और बाहर चला गया। व्यस्त डॉक्टरों और मेडिकल केबिन में कीटाणुनाशक की घनी गंध को देखते हुए वांग ये ने एक परिचित व्यक्ति की तलाश की। जब से वह कमरे में दाखिल हुआ, उसने डॉक्टर शू को नहीं देखा था। वह यहाँ नहीं है, हुआंग जिरुई की आवाज अचानक उसके पीछे से आई। वांग ये पलट गया। उनकी नजरें मिलीं। तुम्हें कैसे पता चला? वांग ये ने कहा। हुआंग जिरुई ने कहा, मैंने इलाज के दौरान बगल में मौजूद नर्स से यह सुना। राक्षसों ने अचानक शहर पर हमला कर दिया। उस समय भी बेस सिटी में सुरक्षा मिशन चलाया जा रहा था। डॉक्टर शू वेस्ट कैंप की आपातकालीन टीम के सदस्य हैं। वह समय पर बाहर नहीं निकल सकी और अब एनकैंपमेंट N0.7 में फंस गई है, जो 10 किलोमीटर दूर है। धन्यवाद, वांग ये ने कुछ नहीं कहा और जाने के लिए मुड़ गए। पिताजी। अचानक उसका हाथ खींच लिया गया। हवा खामोश हो गई। हुआंग जिरुई ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला लेकिन रुक गया। फिर उसने अपनी लड़ाई की थैली निकाली और वांग ये के हाथों में दे दी। सावधान रहें। अच्छा भाई, वांग ये की आंखें चमक उठीं। रात हो गई। शिविर के बाहर हर जगह युद्ध के मैदान थे। जमीन खून से लथपथ थी और लाल रंग से रंगी हुई थी। वांग ये ने हुआंग जिरुई के बैकपैक से औषधि की एक चमकदार श्रृंखला निकाली। उसने उन्हें इवॉल्वर बाजार में कभी नहीं देखा था। उन्होंने उपचार औषधि HF की एक बोतल खोली और इसका सेवन करने के बाद उनकी चोटें काफी हद तक ठीक हो गईं। एनर्जी पोशन की एक बोतल पीने के बाद उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर में एक प्रचंड ज्वाला जल रही हो। वह तुरंत स्फूर्तिवान हो गया। क्या यह वियाग्रा नहीं था? हे भगवान, यह सोचना कि जिरुई के पास ऐसी कोई चीज थी। वांग ये ने 2 बोतलें निकाली और अपने बैग में रख लीं। फिर उसने अपना पेट भरने और अपनी ऊर्जा को फिर से भरने के लिए पोषक तत्व समाधान की एक बोतल निकाली। बाधाओं को दूर करने के लिए धन का उपयोग करने का आनंद था। प्रस्थान करें। अंधेरे जंगल में वांग ये एक करीपान के साथ अकेले अपने गंतव्य की ओर बढ़ गया। उसके लिए दोहरी ब्लेड शैली की वास्तविक शक्ति को उजागर करना अभी भी कठिन था। यह केवल इसलिए था क्योंकि उनकी करीपान तकनीक की नींव एक ग्रैंडमास्टर के बराबर थी, इसलिए वह इसे आसानी से उजागर कर सके। यदि वह वास्तव में एक साथ कई कार्य करना चाहता है, तो उससे पहले उसे लंबे समय तक प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता होगी। एक और लहर अर्जित करें। 1 घंटे तक अस्पताल में आराम करने के बाद वांग ये की युद्ध शक्ति लगभग 90% तक ठीक हो गई थी। वह जवान था और उसका शरीर भी अच्छा था। कुछ और बार पिटना उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। हालांकि 40 किलोमीटर की यात्रा कठिन थी, लेकिन उसने जो 1000 संभावित अंक हासिल किए थे, वे पर्याप्त थे, जिससे उसकी ताकत में कई गुना सुधार हुआ। सामान्यतः जंगल में इतनी उच्च दक्षता प्राप्त करना असंभव था। जी। सीरीज मून ब्लेड एकदम साफ और तेज तरीके से कटा और एक दुःस्वप्न स्तर का राक्षस तुरंत मारा गया। तत्काल मारा। सुदृढ़ीकरण मंत्र की कोई आवश्यकता नहीं थी। केवल अपनी शारीरिक शक्ति के साथ वह एक निम्न श्रेणी के दुःस्वप्न स्तर के राक्षस को एक बार से मार सकता था। लेवल 5 आनुवंशिक योद्धा के रूप में यह उनकी वर्तमान ताकत थी। जब सुदृढ़ीकरण मंत्र पूरी तरह से प्रकट हो जाता है, तो 1 बजे की तुलना स्तर 6 आनुवंशिक योद्धा से की जा सकती है। वांग ये राक्षस भीड़ के विरुद्ध तेजी से दौड़ा और जहां भी गया, खून के निशान छोड़ गया। कोई भी राक्षस उसके ब्लेड को नहीं रोक सका और मध्यम श्रेणी के दुःस्वप्न स्तर के राक्षस भी अपवाद नहीं थे। सीरीज मून ब्लेड खूब चमका।
वृद्धि के बाद इसकी शक्ति ने इसे मध्यवर्ती इवोल्वर्स के शीर्ष स्तरीय हथियारों के बराबर बना दिया। इसने राक्षसों की लोहे जैसी सुरक्षा को आसानी से भेद दिया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, अपनी करीपान उठाई और काट डाला। सीमा तोड़ने का कौशल, ट्राइएंगल सेबर तकनीक पूरी तरह से क्रियान्वित की गई जैसे कि यह उसके खून में अंकित हो। गड़गड़ाहट, एक विशाल राक्षस का शरीर गिर गया जिससे धूल उड़ गई। यहाँ तक कि अपनी मृत्यु तक वह यह नहीं समझ सका कि एक तुच्छ इंसान के पास इतनी शक्तिशाली ताकत कैसे हो सकती है। स्तरीय 5 सुअर राक्षस को मार डाला। संभावित अंक 685705 पॉइंट। रोशनी चमकी। वांग ये धीमे नहीं हुए। इस बार राक्षस आक्रमण में उसकी युद्ध शक्ति बहुत बढ़ गई थी। उन्हें वर्तमान में मध्यवर्ती इवॉल्वरों में सर्वश्रेष्ठ में से एक माना जा सकता है। शिविर क्रमांक 7। वांग ये ने अपनी घड़ी की दिशा का पालन किया और दौड़ पड़े। यह ज्यादा दूर नहीं था। रास्ते में जगह जगह लाशें बिखरी हुई थीं। वहां ऑफरोड वाहन भी थे जिन्हें राक्षस ने नष्ट कर दिया था। उनके कवच में दरारें पड़ गई थी और उनके टायर टूट गए थे। कमीनों का यह झुंड। वांग ये इतना क्रोधित था कि उसे लगा जैसे उसकी आंखें बाहर आ जाएंगी क्योंकि उसने राक्षसों के एक समूह को मार डाला था जो मानव लाशों को टुकड़े टुकड़े कर रहे थे और उन्हें खा रहे थे। जब वह चांगजुआन रिज से शिविर में लौटे तो उन्होंने बहुत कुछ नहीं देखा। ज्यादा से ज्यादा उसने इवोल्वर्स के कुछ कंकाल देखे जिन्हें टुकड़ों में कुचल दिया गया था। हालांकि रिजर्व बेस सिटी की सड़क पर बहुत सारी दुख और दिल दहला देने वाली मानवीय त्रासदियां हुई। ताकत के बिना साधारण लोग सर्वनाश में धूल के समान थे। उनका जीवन उनके अपने नियंत्रण में नहीं था। यहाँ तक कि इवॉल्वर जो पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं थे उन्हें भी राक्षसों द्वारा क्रूरतापूर्वक मार दिया जाएगा। यह हकीकत थी। वर्तमान स्थिति को हल करने का केवल एक ही तरीका था, ब्रह्मांडीय राक्षस को मार डालो। वांग ये को अब समझ आया कि याओ ने ब्रह्मांडीय राक्षस N0.9 को चुनौती देने के लिए सब कुछ जोखिम में क्यों डाला था। वह जीतना चाहता था। यदि वे ब्रह्मांडीय राक्षस संख्या 9 को मार सकते हैं तो इसका मतलब है कि वे अन्य ब्रह्मांडीय राक्षसों को भी हरा सकते हैं। मानव जाति को फिर से रोशनी देखने का मौका मिलेगा। छावनी संख्या 7 पूर्वी बेस सिटी और रिजर्व बेस सिटी के बीच 4 पारगमन बिंदुओं में से एक था। बेस डिफेंस डिवीजन के सदस्य वहां तैनात थे। राक्षस हमले के बाद से पूर्वी बेस सिटी और आसपास के 10 या उससे अधिक शिविरों पर भारी प्रभाव पड़ा। उन शहरों के विपरीत जहां संपूर्ण रक्षा प्रणाली थी, छावनियां नहीं थीं। वे विरोध करने के लिए केवल इवोल्वर्स की ताकत पर भरोसा कर सकते थे। यद्यपि संरक्षक विभाग के मध्यवर्ती अभिभावकों ने तुरंत सहायता प्रदान की थी, जैसे जैसे समय बीतता गया और रात होती गई, राक्षस का आक्रमण बढ़ता गया। जैसे जैसे वे मजबूत होते गए, उनका पैमाना बढ़ता गया। कई पड़ाव गिर चुके थे। हर कोई रुकें। अभिभावक विभाग से अतिरिक्त बल जल्द ही यहाँ आएंगे। लड़ाई असामान्य रूप से तीव्र थी। संरक्षक विभाग के मध्यवर्ती अभिभावकों के नेतृत्व में आधार रक्षा प्रभाग के सदस्यों ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। वे सभी घायल हो गए। दोपहर तक लड़ने के बाद वे पहले से ही मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुके थे। लेकिन उन्हें लड़ाई जारी रखनी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि कई सामान्य लोग थे जो एनकैंपमेंट N0.7 में रिजर्व बेस सिटी की ओर पलायन कर रहे थे। आपदा के बाद वे झुंड में छावनी में घुस गए। हम अब और नहीं रुक सकते, विभाग प्रमुख। नरक स्तर का भेड़िया राजा अंदर आ गया है। यह खत्म हो गया है, चलो पीछे हटें। डेरे से हृदय विदारक आवाजें आने लगीं। जानवरों की चौंका देने वाली दहाड़ के साथ साथ रोने की आवाजें भी सुनी जा सकती थीं, जिससे बेस डिफेंस डिवीजन के सभी सदस्यों के दिल ठंडे हो गए। अंततः यह प्रकट हुआ। राक्षस छापे में सुपर राक्षस नहीं हो सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से नरक स्तर के राक्षस होंगे। पड़ाव नंबर 7 तो बस एक छोटी सी जगह थी। वे प्रार्थना कर रहे थे कि नरक स्तर के राक्षस को यह स्थान न मिले, लेकिन यह स्पष्ट था कि स्वर्ग को उनकी परवाह नहीं थी। भेड़िया राक्षसों की एक लहर दिखाई दी। अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ। मैं यहीं मर जाऊंगा। वू जिंगशान खून से लथपथ था। वह एक युद्ध कुल्हाड़ी पकड़े हुए था और एक दुस्वप्न स्तर के भेड़िया राक्षस से लड़ रहा था जो उससे कई गुना बड़ा था। उनमें लड़ने का जज्बा कूट-कूट कर भरा था। अभिभावक विभाग की दूसरी टीम के विभाग प्रमुख के रूप में सभी की सुरक्षा करना उनकी जिम्मेदारी और दायित्व था। पड़ाव संख्या 7 में सैकड़ों शक्तिहीन सामान्य लोग थे और उन्होंने उन पर अपनी उम्मीदें लगा रखी थीं। अगर वह ऐसे ही चला गया तो क्या वह फिर भी इंसान रहेगा? क्या यह सिर्फ मौत नहीं थी? 18 साल बाद वह फिर से इंसान होगा। 11 बकवास। आइए इन राक्षसों से लड़ें। अगर हम मरते हैं तो हम एक साथ मरेंगे। विभाग प्रमुख, आइए बाद में मिलकर उस नरक स्तर के भेड़िया राजा को मारें। हाँ, इसके बारे में सोचो भी मत। यहाँ दर्जनों दुस्वप्न स्तर के भेड़िया राक्षसों के साथ हमारा काम खत्म हो गया है। अरे, मैं इतने समय से तुम लोगों के साथ घूम रहा हूँ और मैंने पहले कभी किसी महिला को नहीं छुआ है। यह बहुत ही हास्यास्पद है। एक दर्जन से अधिक अभिभावकों ने डटकर विरोध किया। वहाँ बहुत सारे राक्षस थे। भेड़िया राक्षसों ने पागलपन से हमला किया, धीरे धीरे उनकी सुरक्षा को खत्म कर दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे छावनी में जा सकते हैं और नरक स्तर के राक्षस को मार सकते हैं। यह अज्ञात था कि वे हमलों की इस लहर से बच पाएंगे या नहीं। वे लड़ रहे थे और लगे हुए थे। वे किसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे थे। कोई यहाँ है। अचानक अभिभावक की एक आंख आश्चर्य से चमक उठी। वू जिंगशान ने अपनी कुल्हाड़ी के वार से एक दुस्वप्न स्तर के भेड़िया राक्षस को मार डाला। उसने दूर तक देखा। धुंधली रात में वह पीछे के राक्षसों के बीच हलचल को स्पष्ट रूप से देख सकता था। जानवरों की दहाड़ें ऐसी लग रही थी मानो युद्ध छिड़ गया हो। कोई यहाँ था। सुदृढ़ीकरण। उन्हें आशा थी। 11 यह एक उन्नत अभिभावक होना चाहिए। सब लोग रुको। वू जिंगशान जोर से हंसा, उसका मुंह खून से भर गया। उसने अपनी पीठ सीधी की और अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया। अन्य अभिभावक भी प्रसन्न हुए। उनके मूल रूप से थके हुए शरीर में अचानक ताकत आ गई और वे अपनी पूरी ताकत से लड़ने लगे। नवागंतुक बहुत जल्दी आ गया। एक आदमी ने अपनी करीपान से राक्षसों की भीड़ के बीच एक खूनी रास्ता बना दिया। अभिभावक उत्साहित थे। ये गति, ये ताकत, वह कौन था? वह अपरिचित और सुंदर चेहरा स्पष्ट रूप से कोई उन्नत अभिभावक नहीं था जिसे वे जानते थे। एक तेजतर्रार अभिभावक नवागंतुक के लड़ाकू सूट पर लोगो देख सकता था, वेस्ट 101 रेस्क्यू टीम। वांग ये जी। एक साफ स्लैश के साथ उसने तुरंत एक मध्यम श्रेणी के दुस्वप्न स्तर के भेड़िया राक्षस को मार डाला जो भारी रूप से घायल हो गया था। वांग ये की गति नहीं बदली। उसने अपने करीपान को क्षैतिज रूप से घुमाया और एक निम्न श्रेणी के दुस्वप्न स्तर के भेड़िए को मार डाला जो उसके करीब था। फिर उसने अपने करीपान को ऊपर की ओर घुमाया और आकाश में छेद कर दिया, जिससे एक मध्यम श्रेणी के दुस्वप्न स्तर के भेड़िए की मौत हो गई। सीमा तोड़ने का कौशल, त्रिभुज करीपान तकनीक। 3/3 दुस्वप्न स्तर के राक्षस। 45 संभावित अंक प्राप्त करें। वह बहुत तेज था। वांग ये ने दुस्वप्न स्तर के राक्षसों को देखा और ऐसा महसूस किया जैसे वह संभावित बिंदुओं को उनके सिर के ऊपर तैरते हुए देख सकता है। उसने अकेले और घायल राक्षसों को निशाना बनाया। मंत्रमुग्ध श्रृंखला मून सेबर के साथ उसे मध्यम श्रेणी के दुस्वप्न स्तर से नीचे के सभी राक्षसों से निपटने के लिए सुदृढ़ीकरण मंत्र का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं थी। भले ही उसे एक उच्च श्रेणी के दुस्वप्न स्तर के राक्षस का सामना करना पड़े, फिर भी वह उसे बिना किसी असफलता के मार डालेगा। 100% सुदृढ़ीकरण मंत्र। वांग ये ने अपनी ताकत और क्षमता को अत्यधिक सटीकता से नियंत्रित किया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के 3 बार वार किया। 3 चमकदार खूनी रोशनी ने हवा में एक त्रिकोण बनाया और एक उच्च श्रेणी का दुस्वप्न स्तर का भेड़िया राक्षस जमीन पर गिर गया।
स्तर 6 भेड़िया राक्षस को मार डाला। संभावित अंक 888928 पॉइंट। अत्यधिक गति के साथ वांग ये नहीं रुके और आगे बढ़ गए। एक दुःस्वप्न स्तर का भेड़िया राक्षस जो एक अभिभावक पर झपट रहा था, जो अचानक गिर गया और एक तेज करीबान प्रकाश ने उसे घेर लिया। वह दो हिस्सों में बंट गया तो खून के छींटे और हड्डियों के चटकने की आवाज आ रही थी। स्तरीय 5 भेड़िया राक्षस को मार डाला। संभावित अंक 928948 पॉइंट। रोशनी चमकी। वांग ये पहले ही अभिभावकों के केंद्र में पहुंच चुके थे। उदासीन भाव से उसने अपनी करीबान थामी और तुरंत ध्यान का केंद्र बन गया। वह आधे कदम के लिए भी नहीं रुका और संरक्षक विभाग के विभाग प्रमुख वू जिंगशान की ओर दौड़ा और उसके हाथ में करीबान जल उठी। ची। उच्च श्रेणी का दुःस्वप्न स्तर का भेड़िया राक्षस जो पहले से ही घायल था, ने तीखी दहाड़ निकाली। उसकी पीठ पर घात लगाकर हमला किया गया था, लेकिन फिर भी उसने वू जिंगशान को काटने की पूरी कोशिश की। बाद वाले ने जल्दी से इसे अवरुद्ध कर दिया और उसके शरीर पर एक और खूनी घाव दिखाई दिया। एक पल में एक ठंडी रोशनी दिखाई दी। उच्च श्रेणी के दुःस्वप्न स्तर के भेड़िया राक्षस ने एक दयनीय चीख निकाली और खून से लथपथ होकर हिंसक रूप से हिलते हुए जमीन पर गिर गया। कुची। वांग ये की श्रृंखला मून ब्लेड ने उसके दिल में वार किया, जिससे अंतिम झटका लगा। स्तर 6 भेड़िया राक्षस को मार डाला। संभावित बिंदु 94810008 पॉइंट। ऐसा लग रहा था मानो हवा जम गई हो। वांग ये जल्दी से अभिभावकों के पास से गुजरे। वह और उसकी करीबान आकाश से उतरने वाले दिव्य हथियार की तरह थे। इसने हैरान अभिभावकों के दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ी। वह अजय था। वांग ये ने छावनी N0.7 में प्रवेश किया। छावनी में लड़ाई भी उतनी ही तीव्र थी। जमीन लाशों से पट गई थी और खून नदी की तरह बह रहा था। राक्षसों की लाशों से भयंकर दुर्गंध फैल रही थी, जिससे वह स्थान नरक जैसा लग रहा था। बेस डिफेंस डिवीजन के सदस्य अभी भी अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे। वांग ये के आगमन ने तुरंत स्थिति बदल दी, क्योंकि उसके रास्ते में आने वाले सभी राक्षस मारे गए। एवोल्वर की आंखों में आशा फिर से जाग उठी जब उन्होंने वांग ये को श्रद्धा से देखा। यह एक सच्चा विशेषज्ञ था। एक उन्नत एवोल्वर जो अकेले ही सैकड़ों राक्षसों से लड़ सकता था। वेस्ट कैंप आपातकालीन बचाव दल कहाँ है? वांग ये ने तुरंत एक पैशाचिक स्तर के राक्षस को मार डाला और पूछने के लिए एक एवोल्वर पकड़ लिया। बाद वाले ने असमंजस में दाईं ओर इशारा किया। धन्यवाद। वांग ये भौहें सिकोड़ते हुए तेजी से आगे बढ़ गई। उसने एक असामान्य रूप से शक्तिशाली आभा का अनुभव किया, जो पहले देखी गई सभी आभाओं से अधिक मजबूत थी। नरक स्तर का राक्षस। जब वह एनकैंपमेंट N0.7 में दाखिल हुआ तो उसे एक बुरा पूर्वाभास हुआ, क्योंकि आसपास बहुत सारे दुःस्वप्न स्तर के राक्षस थे। आमतौर पर इतनी बड़ी संख्या में भेड़ियों को इकट्ठा करने में सक्षम होने से एक शक्तिशाली भेड़िया राजा के अस्तित्व की 80% से 90% संभावना का संकेत मिलता है। क्या वह इसे मार सकता है? हाँ। जब तक उनमें क्षमता थी, उन्हें कोई झिझक नहीं थी। भले ही यह डॉक्टर शू के लिए नहीं था, वह सैकड़ों आम लोगों को राक्षसों द्वारा मारे जाते हुए नहीं देख सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह बचाव दल का सदस्य था। वह हुक्सिया का सदस्य था। वह थोड़ा व्यभिचारी हो सकता है, लेकिन वह निश्चित रूप से अदम्य आत्मा का व्यक्ति था। वह अपने दिल में प्यार को बरकरार रखेगा। वह अपने जुनून पर खरा उतरेगा। इसे कर ही डालो। वांग ये ने अपना इंटरफेस खोला और उसकी चेतना नीचे गिर गई। एक क्षण में उसकी चेतना ब्रह्मांड में प्रवेश कर गई। वह खुद को मजबूत करने और अपनी जीवन शक्ति बढ़ाने के लिए अंतहीन ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अवशोषित करके एक तारे में बदल गया। समय 10 लाख गुना तेज गति से उड़ गया। समय की लंबी नदी में अंततः उसने जीवन के रहस्यों को समझ लिया। इंटरमीडिएट स्टार इवोल्यूशन तकनीक, महारत, पूर्णता। वाह। ब्रह्मांडीय ऊर्जा उसके शरीर में प्रवाहित हुई और वांग ये की आंखें चमक उठीं। जैसे जैसे उनकी आध्यात्मिक समझ में काफी सुधार हुआ, उसी समय उनका मानस और कोशिकाएं भी बदल गईं। उसके मानस में ताराकोर उज्ज्वल था और वह प्रकाश की एक जेड गेंद को स्पष्ट रूप से देख सकता था, जो जीवन शक्ति से भरी थी। स्तर 5 आनुवंशिक योद्धा 34%। स्तर 5 क्षमता उपयोगकर्ता 37%। उनका डेटा इंटरफेस पर प्रदर्शित किया गया था और वांग ये अपनी लड़ाकू ताकत में वृद्धि महसूस कर सकते थे। अभी एक आनुवंशिक योद्धा के रूप में अकेले उनकी शारीरिक शक्ति में वृद्धि हुई थी। 5000 से लगभग 7000। वह स्तर 6 आनुवंशिक योद्धाओं के लिए 10000 सीमा से अधिक दूर नहीं था। यदि सुदृढ़ीकरण मंत्र को चरम तक सक्रिय किया गया था, तो वह स्तर 6 आनुवंशिक योद्धा के शिखर के बराबर होगा। शिविर संख्या 7, एम्बुलेंस N0.4। शू मेंगो, जिसने सफेद कोट पहना हुआ था, घायल रिवॉल्वर का सावधानीपूर्वक इलाज कर रहा था। भले ही वह 2 दिन और 1 रात तक सोई नहीं थी, लेकिन एक डॉक्टर के रूप में लोगों की जान बचाना उनका कर्तव्य था। अगला, शू मेंगो ने अपने रबर के दस्ताने उतार दिए और हाथ धोए। उसने अपने चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारे और सूखने से पहले अपनी आंखें गीली कर लीं। फिर उसने नर्स से एक जोड़ी नए दस्ताने लिए और उन्हें फिर से पहन लिया। उसने तुरंत मरीज की स्थिति की जांच की। हालांकि जानवरों की दहाड़ें और युद्ध की आवाजें कभी बंद नहीं हुई थीं, फिर भी वह अब इन चीजों की कम परवाह नहीं कर सकती थी। एक डॉक्टर के रूप में वह सभी इवॉल्वर्स की तरह आखिरी क्षण तक लड़ेंगी। टकराना, एम्बुलेंस जोर से हिल गई। शू मेंगो ने खुद को संभाला और बाहर से शोर मच गया। अच्छा नहीं, डॉक्टर शू, राक्षस छावनी में है। दरवाजे पर एक इवॉल्वर दिखाई दिया। यह एक नरक स्तर का राक्षस है। कई मध्यवर्ती अभिभावक मारे गए हैं। हम इसे रोक नहीं सकते। नरक स्तर का राक्षस। नर्सें इतनी डर गईं कि उन्होंने अपनी पैंट गीली कर लीं। खत्म हो गया। वे मरने वाले थे। अगर उन्हें पता होता तो उन्होंने सचमुच कोशिश की होती। शू मेंगो की अभिव्यक्ति नहीं बदली। उसने जल्दी सफाई और टांके लगाने का काम किया, जैसे कि उसने कुछ सुना ही न हो। सुरक्षा अभियान में शामिल होने और आपातकालीन टीम का सदस्य बनने के बाद से उसने लंबे समय तक अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। अचानक बाहर जयकारों के साथ एक और हंगामा हुआ। एक नर्स, जो अभी भी सदमे में थी, ने चुपचाप अपना सिर बाहर निकाला। दरवाजे के बाहर इवॉल्वर्स की आंखें आशा से भरी हुई थीं, जैसे वे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। डॉक्टर शू, कोई हमें बचाने के लिए यहाँ है। नर्स ने अपना सिर पीछे खींच लिया और सुख आश्चर्य हुआ। मैंने बाहर इवॉल्वर्स से सुना कि यह बचाव दल का एक युवक है। वह बहुत सुंदर है और पहले ही कई दुःस्वप्न स्तर के राक्षसों को मार चुका है। बचाव दल का एक युवा जो बहुत सुंदर है। शू मेंगो को केवल अपने पेट में ऐंठन महसूस हुई और उसके सपनों की आकृति अचानक उसके दिमाग में आ गई। फिर उसने अपना सिर हिलाया। यह वह नहीं हो सकता। वह उतना ताकतवर नहीं था। इसके अलावा उनका यहाँ आना भी नामुमकिन था। सर्जरी जारी रखें। शू मेंगो की अभिव्यक्ति केंद्रित थी। ची ची ची। लगातार 3 दुःस्वप्न स्तर के राक्षसों को मारने के बाद वांग ये आगे की ओर देखने लगा। नरक स्तर का भेड़िया राजा। छावनी लाशों से अटी पड़ी थी, जिनमें से सभी आम लोग पलायन कर रहे थे और भाग रहे थे। राक्षसों के सामने वे चींटियों के समान थे। वे विरोध भी नहीं कर सके। यहाँ तक कि आसपास के कांपते इवॉल्वर भी नरक स्तर के भेड़िया राजा के एक भी झटके का सामना करने में असमर्थ थे। उन्हें घेर लिया गया। दुःस्वप्न स्तर के भेड़ियों ने वांग ये पर हमला किया, लेकिन उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचा और आसानी से मारे गए। स्टार इवोल्यूशन तकनीक पूर्णता तक पहुंचने के बाद वांग ये की ताकत में फिर से सुधार हुआ। वहां 2 और उच्च श्रेणी के दुःस्वप्न भेड़िए थे और नरक स्तर का भेड़िया राजा। वांग ये की हालत उत्कृष्ट थी। श्रृंखला मून सेबर एक बार फिर मंत्रमुग्ध हो गया। प्रकाश का एक ठंडा चाप 2 उच्च श्रेणी के दुःस्वप्न स्तर के भेड़िया राक्षसों पर चमका और आवेशित हो गया।
नरक स्तर के भेड़िया राजा की आंखें भयंकर रोशनी से चमक उठी, लेकिन इससे हमला नहीं रुका। सुदृढ़ीकरण मंत्र 100%। सीमा तोड़ने का कौशल, ट्राइएंगल सेबर तकनीक रक्त प्रकाश के साथ फिर से प्रकट हुई और वांग ये ने उच्च श्रेणी के दुःस्वप्न स्तर के भेड़ियों को तुरंत मार डाला। स्तर 6 भेड़िया राक्षस को मार डाला। संभावित बिंदु 63 पॉइंट। नरक स्तर का भेड़िया राजा भयंकर दहाड़ता था और उसके विशाल शरीर की विस्फोटक शक्ति बेहद चौंकाने वाली थी। यह वांग ये पर जमकर झपटा। सुदृढ़ीकरण मंत्र 160%। वांग ये ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और नरक स्तर के भेड़िया राजा का डटकर सामना किया। उनकी शारीरिक फिटनेस स्तर 6 आनुवंशिक योद्धा की सीमा के बराबर थी, लेकिन नरक स्तर के भेड़िया राजा का सामना करना उनके लिए अभी भी थोड़ा मुश्किल था। ऐसा कहा जा रहा है कि एवोल्वर को राक्षसों पर जो लाभ था वह भौतिक नहीं था। पीछे हटते और रोकते हुए श्रृंखला मून सेबर ने व्यापक सेबर तकनीक अपनाई और नरकस्तरीय भेड़िया राजा के हमले को विफल कर दिया। वांग ये ने बचाव को तुरंत आक्रमण में बदल दिया और उनका तेज हमला एक ठंडी रोशनी थी, क्योंकि सीमा तोड़ने का कौशल ट्राइएंगल सेबर तकनीक तब डाली गई थी। कनेक्शन बिल्कुल सही था, बहते पानी की तरह सहज। उनके पास एक उत्कृष्ट नीम और करीपान तकनीकों की समझ थी जो ग्रैंड मास्टर्स के बराबर थी। वांग ये की करीपान नरक स्तर के भेड़िया राजा के तेज पंजे से टकरा गई। उनकी कलाइयां जोर से हिल गईं और दोनों पीछे हट गए। भेड़िया बहुत ताकतवर था, लेकिन वह और भी ताकतवर था। वांग ये ने दहाड़ते हुए फिर से हमला किया और अपनी पूरी युद्ध शक्ति का इस्तेमाल किया। उत्तम करीपान तकनीक ने धीरे धीरे बढ़त हासिल कर ली। फिर भी नरक स्तर का भेड़िया राजा निडर था, क्योंकि वह हमले का सामना करने के लिए अपने शक्तिशाली शरीर पर निर्भर था। भीषण युद्ध जारी रहा। बूम। करीबी मुकाबले में वांग ये ने अचानक से नरक स्तर के भेड़िया राजा पर एक क्षमता वाली गोली चलाई। बाद वाले को पकड़ लिया गया और उसकी आंखें खून से भर गईं। वह दर्द से करा उठा और उसके बाल सुइयों की तरह खड़े हो गए। टकराना, टकराना, टकराना। वांग ये ने अपनी दूरी बनाए रखी और क्षमता वाली गोलियां चलाई। उन्होंने इच्छानुसार मध्यवर्ती अभिव्यक्ति मंत्र को नियंत्रित किया। एक मध्यम श्रेणी के दुःस्वप्न स्तर के भेड़िए को एक स्लैश से मारने के बाद वांग ये ने दूर की ओर देखा और रुक गया। नरक स्तर के भेड़िया राजा के क्रूर हमले का सामना करते हुए वह जल्दी से पीछे हट गया, जैसे कि उसे हमले को रोकने के बाद उड़ने के लिए भेजा गया हो। फिर वह अचानक पलटा और बचे हुए उच्च श्रेणी के दुःस्वप्न स्तर के भेड़िया राक्षस पर एक क्षमता वाली गोली चला दी। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, सीरीज मून सेबर ने उस पर हमला कर उसे मार डाला। क्षमता मंत्र बहुत उपयोगी थे। वांग ये की चेतना प्लस पर गिर गई और 200 संभावित अंक तुरंत समाप्त हो गए। मध्यवर्ती सुदृढ़ीकरण मंत्र कुशल निपुणता। बूम। फिर से स्तर ऊपर। सुदृढ़ीकरण मंत्र 180%। इस बिंदु पर वांग ये की शारीरिक शक्ति चार्ट से बाहर थी, जो स्तर 6 आनुवंशिक योद्धा की सीमा से अधिक थी। नरक स्तर के भेड़िया राजा के हमले का सामना करते हुए वह फुर्ती से बच गया। उसकी गति में अचानक वृद्धि ने हाई लेवल वुल्फ किंग को थोड़ा अचंभित कर दिया और इससे उसकी तरफ एक दोष का पता चला। ची सीमा तोड़ने का कौशल, त्रिभुज करीपान तकनीक। अवसर का लाभ उठाते हुए श्रृंखला मून सेबर ने अपनी सबसे मजबूत शक्ति का प्रदर्शन किया। वांग ये तुरंत भेड़िए की रक्षा में सेंध लगा दी। नरक स्तर का भेड़िया राजा दहाड़ता है और अपने पंजे घुमाता है। मून सेबर हिंसक रूप से हिल गया, क्योंकि वांग ये ने इसे अवरुद्ध कर दिया और पीछे हट गया। हफ हफ। नरक स्तर का भेड़िया राजा क्रूर अभिव्यक्ति के साथ हाफ रहा था। उसकी त्वचा से खून बह रहा था, जिससे वह भयानक लग रही थी। कितनी मजबूत शारीरिक सुरक्षा है। वांग ये ने श्रृंखला चंद्रमा पर नजर डाली। करीपान करीपान पर कुछ कर्ल थे, साथ ही दरारें भी थीं। निरंतर चार्जिंग पहले ही श्रृंखला मून सेबर की सीमा को पार कर चुकी थी और उसके शरीर के लिए भी यही स्थिति थी। एक नरक स्तर का राक्षस अभी भी उसके लिए बहुत ज्यादा था। हालांकि आम लोगों की रक्षा के लिए इनमें से कौन से इवोल्वर्स जिन्होंने अब तक राक्षसों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, अपनी सीमा पर नहीं थे। उन सभी की रगों में हुआक्सिया का खून बह रहा था। वे अंत तक लड़ेंगे। बूम बूम। वांग ये ने क्षमता वाली गोलियों से लगातार गुप्त हमले किए, जिससे नरक स्तर का भेड़िया राजा क्रोधित हो गया। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थी और उसकी दृष्टि धुंधली थी। इस समय वांग ये अचानक गायब हो गया। नरक स्तर का भेड़िया राजा सहज रूप से घूम गया और अपने पंजे घुमाए, जैसे कि वह हवा को चीर रहा हो। नुकीले पंजे वांग ये की आधी सुरक्षा को भेदकर उसके लड़ाकू सूट पर जा गिरे। पिताजी। क्षमता प्रकाश की एक परत बिखर गई। वांग ये चकमा देकर किनारे की ओर चला गया, जैसे कि वह उड़ रहा हो। चंद्रमा करीपान नरक स्तर के भेड़िया राजा की गर्दन पर उतरा, आकाश को चीरते हुए 3 रक्तलाल रोशनी एक में विलीन हो गई। सुदृढ़ीकरण मंत्र का विस्फोट हुआ। टकराना। जैसे ही नरक स्तर का वुल्फ किंग दर्द से दहाड़ने लगा, वांग ये के हाथ में मौजूद सीरीज मून सेबर टूट गया और हमले से उसका लड़ाकू सूट भी टूट गया। वांग ये के आंतरिक अंगों ने हिंसक रूप से मंथन किया, लेकिन वह बिल्कुल भी धीमा नहीं हुआ। एक पल में उसने नरक स्तर के भेड़िया राजा के ऊपर छलांग लगा दी, जिसका शरीर संतुलन से बाहर हो गया था। एक क्षमता की छाया अचानक उसके खाली हाथ में प्रकट हुई और तुरंत चंद्रमा करीपान के आकार में संघनित हो गई। वांग ये की युद्ध शक्ति इस समय अपने चरम पर पहुंच गई। जी। उसकी क्षमता की सीमा। उसके मानस की सारी ऊर्जा लाइट सेबर की क्षमता में एकत्रित हो गई और सीमा तोड़ने का कौशल, ट्रायंगल सेबर तकनीक, अपने सबसे मजबूत हमले के साथ विस्फोटित हो गई। बूम। वांग ये मृत्यु के देवता की तरह हाथ में प्रकाश करीपान लेकर आकाश से उतरा। दबंग स्लैश ने नरक स्तर के भेड़िया राजा की रक्षा को चकनाचूर कर दिया। उसका विशाल शरीर एक जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़ा और खून बहने लगा। उसकी लाल और सूजी हुई आंखें सूनेपन से भर गईं और वह अब हिलता डुलता नहीं था। मार डाला। स्तर 7 भेड़िया राजा को मार डाला। संभावित अंक 3303। जैसे ही वांग ये ने भेड़िया राजा के विशाल शरीर पर कदम रखा, उसकी आंखों के सामने रोशनी चमक उठी। आसपास के राक्षस एक पल के लिए चुप हो गए, इससे पहले कि उनकी आंखों में भय प्रकट हो जाए, क्योंकि वे घबराहट में भाग गए थे। आसपास के इवोल्वर्स और इमारतों में छिपे आम लोगों ने नरक स्तर के विशाल भेड़िए राजा को गिरते हुए देखकर अविश्वास से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उन्होंने वांग ये को देखा, जो युद्ध के देवता की तरह थे, श्रद्धा, उत्साह और सभी प्रकार की भावनाओं के साथ। यह वह नायक था जिसने उन्हें बचाया। वाह। एक क्षण की शांति के बाद छावनी में जयकारों की सुनामी गूंज उठी। हर कोई बहुत खुश हुआ और खुशी के आंसू रोए। वे जीत गए। वे बच गए। एम्बुलेंस इन 0.4। अगला, शुमेंगो ने अपने रबर के दस्ताने उतार दिए और हाथ धोए। उसे अचानक बाहर का हंगामा याद आया और उसने आश्चर्य से नर्स की ओर देखा। बाहर क्या स्थिति है? हम जीत गए। नर्स अपना उत्साह छिपा नहीं सकी। डॉक्टर शू, आप यह नहीं जानते, लेकिन बचाव दल का नायक बहुत शक्तिशाली है। उसने अकेले राक्षसों की भीड़ पर हमला किया और नरक स्तर के भेड़िया राजा को मार डाला। क्या ऐसा है? अच्छी बात है। शुमेंगो थककर मुस्कुराई और अपने हाथ पहुंचे। हाँ, बाकी सभी राक्षस मारे जाने से डर गए और भाग गए। इवोल्वर्स अब बचे हुए राक्षसों का सफाया कर रहे हैं। पड़ाव सुरक्षित है। नर्स खुश थी। शुमेंगो ने सिर हिलाया और अपने अंगूठे से उसकी कनपटी को दबाया। उसने अपनी दुखती गर्दन को मोड़ा और नर्स से नए दस्ताने लेने और उन्हें पहनने के लिए हाथ बढ़ाया। फिर एम्बुलेंस अचानक शांत हो गई। शुमेंगो ने हैरानी से गुनगुनाया और पलट गया। तुरंत उसकी पुतलियां फैल गईं और वह वहीं स्तब्ध रह गई। यह उसके सपनों में आया चेहरा था। वह खून से लथपथ था और उसके शरीर पर मौजूद कॉम्बैट सूट फटा हुआ था। जो चीज अपरिवर्तित रही वह उसका सुंदर चेहरा था।
चाहे वह कितनी भी बार घायल हुए हों, उनके चेहरे पर हमेशा आत्मविश्वास से भरी एक सुकून भरी मुस्कान रहती थी। उस पल उसे ऐसा लगा मानो वह प्रशिक्षण शिविर के दिनों में लौट आई हो। वह उसे हर दिन अस्पताल में देखती थी। वह हमेशा उसे इसी तरह देखकर मुस्कुराता था और कहता था, मैं फिर से यहाँ हूँ, डॉक्टर शू। आप फिर से घायल क्यों हो गए? शू मेंगो की आवाज थोड़ी रुंध गई थी। उसने वांग ये की ओर देखा और अपना कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अगर मैं घायल नहीं हुआ तो क्या आप मुझे नहीं देख पाएंगे? वांग ये हंसे। पड़ाव क्रमांक 7। वू जिंगशान हाथ में अपनी युद्ध कुल्हाड़ी लेकर प्रवेश द्वार पर खड़ा था। हालांकि उसका शरीर घावों से भरा हुआ था, फिर भी वह मुस्कुरा रहा था। उनके पीछे अभिभावक विभाग की दूसरी टीम के सदस्य थे। उनमें से कुछ अपने हथियारों के साथ कमजोर खड़े थे, कुछ जमीन पर पालथी मारकर बैठे थे और कुछ पैर फैलाकर जमीन पर लेटे हुए थे। विभाग प्रमुख वू जिंगशान की तरह उन सभी के चेहरों पर मुस्कान थी। राक्षस गिरोह को खदेड़ दिया गया था। भले ही यह केवल अस्थायी था, बचाव दल के उस युवक के साथ वे अगली कुछ लहरों से नहीं डरते थे। अभिभावक विभाग के सुदृढ़ीकरण आने तक वे निश्चित रूप से बने रहने में सक्षम होंगे। वे यहाँ हैं, विभाग प्रमुख, एक तेज नजर वाले मध्यवर्ती अभिभावक ने कहा। वू जिंगशान ने उसकी ओर देखा और खुशी की झलक दिखाई। यह एक परिचित टीम थी। पूरी टीम आई थी। नेता के लड़ाकू सूट पर बैच उनकी पहचान दर्शाता था, एक उन्नत अभिभावक। भाई यांग, वू जिंगशान ने अपनी युद्ध कुल्हाड़ी को ऊंचा उठाया और उत्साह से चिल्लाया। जिंगशान, यांग जुजी व्यापक रूप से मुस्कुराए, उनका राजसी शरीर पहाड़ जैसा था। मुझे रास्ते में आपका आपातकालीन कॉल मिला, जिसमें कहा गया था कि एक नरक स्तर का राक्षस अंदर घुस आया है। अब स्थिति कैसी है? वू जिंगशान ने अपना सिर हिलाया। वह कहा है, यांग जुजी की आंखें युद्ध के इरादे से भर गईं। यह मर चुका है, वू जिंगशान ने कहा। नरक स्तर का राक्षस मर गया। यांग जुजी और अभिभावक विभाग की सुदृढ़ीकरण टीम के अन्य लोग स्तब्ध रह गए। यह कैसे मर गया? यांग जुजी ने पूछा। बचाव दल के एक युवक ने इसे मार डाला, वू जिंगशान ने सच कहा। यांग जुजी प्रबुद्ध थे। वह मुस्कुराया। एक भाई इक्का दुक्का बचाव दल से? वह कौन सा? क्या मैं उसे जानता हूँ? नहीं, वू जिंगशान ने अपना सिर हिलाया और रुक गया। वह इक्का दुक्का बचाव दल से नहीं लगता है। उनके लड़ाकू सूट पर लोगो था। वू जिंगशान ने अपना सिर खुजलाया और उसे याद नहीं आया। वेस्ट कैंप 101 बचाव दल, उसके पीछे का मध्यवर्ती अभिभावक चहक उठा। हाँ, वू जिंगशान की आंखें चमक उठीं। मजाक करना बंद करो, यांग जुजी अवचेतन रूप से हंसे। नौसिखियों के साथ एक सामान्य बचाव दल, जिन्होंने अभी बैच 101 से स्नातक किया है। वे एक विशिष्ट बचाव दल भी नहीं है। जब यांग जुजी ने सभी के हाव-भाव देखे तो उनकी मुस्कान ठिठक गई। क्या तुम लोग सच बोल रहे हो? सभी ने सिर हिलाया। वाह! यांग जुजी की आंखें चमक रही थीं। वांग ये द्वारा नरक स्तर के भेड़िया राजा को मारने और भेड़ियों की भीड़ को हराने के बाद छावनी नंबर 7 जल्दी ही सामान्य स्थिति में लौट आया। संरक्षक विभाग से सुदृढ़ीकरण के आगमन के साथ छावनी संख्या 7 और भी अधिक अभेद्य हो गई थी। हालांकि अभी भी ध्वस्वप्न स्तर के राक्षस हमला कर रहे थे, यह अब उन पर हमला करने वाले दर्जनों भेड़ियों के झुंड जितना गंभीर नहीं था। शुरुआत में पूर्वी बेस सिटी से रिजर्व बेस सिटी तक की सड़क निवारक मिशन का प्रमुख क्षेत्र था और सफाई पर सबसे अधिक ध्यान केंद्रित किया गया था। साथ ही राक्षस गिरोह का लक्ष्य हमेशा पूर्वी बेस सिटी रहा है। दबाव पूर्व और उत्तर में सबसे अधिक था। एक तरफ समुद्र था और दूसरी तरफ ली झील। जैसे ही रात हुई, बड़ी संख्या में नरक स्तर के राक्षस आ गए। राक्षस छापे का पैमाना अपने चरम पर पहुंच गया। आकाश उज्ज्वल था। वांग ये कैंप नंबर 7 के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर जमीन पर फैली गंदगी और लाशों के पहाड़ों को देख रहे थे। वह भावनाओं से भर गया। यह पहली बार था जब उसने किसी राक्षसी आक्रमण का अनुभव किया था। यह अविस्मरणीय होगा। हमने इसका बचाव किया है। यांग जुजी वांग ये की तरफ चले गए और खड़े हो गए। हालांकि वे अलग-अलग इवोल्वर विभागों से संबंधित थे, उन्होंने पूरी रात एक साथ लड़ाई की थी, इसलिए उन दोनों को जीवन मृत्यु मित्र माना जा सकता था। हाँ, वांग ये को पता था कि टीम लीडर यांग कैंपमेंट नंबर 7 के बारे में नहीं, बल्कि ईस्टर्न बेस सिटी के बारे में बात कर रहे थे। भले ही किसी भी सुपर राक्षस ने लड़ाई में भाग नहीं लिया, फिर भी बड़ी संख्या में नरक स्तर के राक्षसों के हमले ने पूर्वी बेस सिटी के लिए भारी परेशानी पैदा कर दी। हमलों की पहली लहर आमतौर पर सबसे भयंकर थी। इस लड़ाई के बाद जिया वुगुआंग का नाम पूरे हुक्सिया में जाना जाएगा। यांग जुजी की आंखें चमक उठीं। उसने अकेले उत्तरी द्वार की रक्षा की और दर्जनों हमलावर नरकस्तरीय राक्षसों को मार डाला, जिनमें 5 उच्च श्रेणी के नरकस्तरीय राक्षस भी शामिल थे। इवोल्यूशन कैंप में नंबर 1 प्रतिभा अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप है। कैप्टन जिया वास्तव में अद्भुत हैं। वांग ये भी प्रभावित हुए। जब उन्होंने सुबह जिरुई से बात की, तो उन्हें पहले ही खबर के बारे में पता चल गया। दूसरी पार्टी बहुत मोटी जांग थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने लोन रेंजर संगठनों को अपनी नजरों में नहीं रखा। तुम भी बुरे नहीं हो, यांग जुजी की नजर गहरी थी और उन्होंने अंतहीन प्रशंसा की। स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद केवल 1 महीने में आप न केवल एक मध्यवर्ती इवॉल्वर के रूप में आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि आप नरक स्तर के राक्षसों को भी मार सकते हैं। आपकी ताकत अद्भुत है। जब जिया वुगुआंग इस स्तर पर था, तो वह इतना मजबूत होने से बहुत दूर था। आप मेरी चापलूसी करते हैं, वांग ये ने विनम्रतापूर्वक कहा। सही है, क्या राक्षसी आक्रमण समाप्त माना जाता है? यांग जुजी ने अपना सिर हिलाया। अभी नहीं। यह आज याओ और ब्रह्मांडीय राक्षस N0.9 के बीच लड़ाई पर निर्भर करता है। अगर हम जीत सकते हैं, तो राक्षस स्वाभाविक रूप से तितर-बितर हो जाएंगे। हालांकि अगर दोनों पक्षों को भारी नुकसान होता है या अगर हम हार जाते हैं। उन्होंने जारी नहीं रखा, लेकिन वांग ये समझ गए। राक्षस छापे का एक स्रोत होना चाहिए और इस बार स्रोत ब्रह्मांडीय राक्षस N0.9 था। इसलिए अंतिम सफलता या विफलता याओ पर निर्भर थी। यह बात याओ भी अच्छी तरह जानती थी। इसलिए कल रात राक्षस का हमला कितना भी दुख क्यों न हो, उसने युद्ध में भाग नहीं लिया। शुरू से अंत तक वह समुद्र तट पर खड़ा रहा, ब्रह्मांडीय राक्षस संख्या 9 के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था। बीप बीप, उसका फोन बजा। वांग ये ने यांग जुजी की ओर देखा, जिसने उसी समय अपना फोन निकाला। उनकी आंखें चमक उठीं। इवॉल्वर सेंटर का सीधा प्रसारण। युद्ध शुरू होने वाला था। हुआक्सिया लाइव प्रसारण कक्ष। बुध को मार डालो। नहीं, बड़ा कछुआ। मैंने पहले ही 1 टन रॉक शुगर, 3 टन डार्क सोया सॉस और 10 टन पीली वाइन तैयार कर ली है। मैं बस पुराने कछुए को बर्तन में डालने का इंतजार कर रहा हूँ। अरे, मेरे पास 100,000 किलोमीटर व्यास वाला एक दिव्य जार है। मैं इसे तुम्हें उधार दूंगा। बुलेट टिप्पणियां थोड़ी हटकर थीं। वांग ये ने उन्हें बंद कर दिया और चुपचाप इसे देखते रहे। याओ, जिसने काला युद्ध सूट पहना हुआ था, हवा में तैर रहा था। उसकी पीठ पर केवल एक खुरपी थी। जैसे ही समुद्री हवा के झोंके ने उसके काले बालों को उड़ाया, उसके हाथ एक दूसरे के सामने आ गए, जिससे उसका चेहरा ठंडा और मुस्कुराने वाला नहीं दिख रहा था। समुद्र की सुदूर सतह पर हरी काई से ढका हुआ विशालकाय कछुआ एक द्वीप के समान विशाल था। वह धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा था, जैसे कि वह बिना किसी की परवाह किए बह रहा हो। ब्रह्मांडीय राक्षस संख्या 9 रैंकिंग ताकत का प्रतिनिधित्व नहीं करती, केवल खतरे और विनाश की डिग्री का प्रतिनिधित्व करती है। कभी भी कोई पूर्णता रैंक वाला इवॉल्वर नहीं था जो उनके साथ प्रतिस्पर्धा कर सके, इसलिए तुलना करने का कोई तरीका नहीं था। हालांकि विशाल कछुए के आकार से यह एक विशाल जानवर था, कोई राक्षस नहीं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह उच्चतम सुरक्षा वाला एक ब्रह्मांडीय राक्षस था।
इसके मोटे आवरण का तो जिक्र ही नहीं, केवल इसकी भौतिक सुरक्षा ही शीर्ष 10 ब्रह्मांडीय राक्षसों में सर्वश्रेष्ठ में से एक हो सकती है। जिस तरह से उसने विनाश किया वह मूल रूप से अपनी विशाल हथेलियों और पूंछ से हमला करना था। जब इसकी हथेली जमीन पर गिरी तो यह भूकंप और सुनामी का कारण बन सकती थी। इस तरह से द्वीप देश को नष्ट कर दिया गया था। यह यहाँ है। वांग ये को अचानक थोड़ा घबराहट महसूस हुई। वह जानता था कि यह लड़ाई कितनी महत्वपूर्ण थी। इसका असर न केवल पूर्वी बेस सिटी पर पड़ेगा बल्कि पूरे वक्सिया पर भी पड़ेगा। लाइव प्रसारण में विशालकाय कछुआ धीरे धीरे किनारे पर चढ़ गया। इसने अपना सिर उठाया और गगनभेदी ध्वनि निकाली जो अहंकारी और अपमानजनक थी। ऐसा लग रहा था मानो यह हवा में तैर रहे याओ को उकसा रहा हो। सभी 10 ब्रह्मांडीय राक्षसों के पास ऐसी बुद्धि थी जो मनुष्यों से कमतर नहीं थी। वह याओ जो हवा में था अचानक स्क्रीन से गायब हो गया। कितनी तेज गति! वांग ये केवल एक धुंधली बात की छवि देख सके। याओ वास्तव में गायब नहीं हुआ था। इसके बजाय उसने अचानक ही अपनी विस्फोटक शक्ति सक्रिय कर दी थी। उसकी गति इतनी तेज थी कि वांग ये जैसा लेवल 5 जेनेटिक योद्धा भी उसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। वांग ये ने अपनी आंख के कोने से यांग जुजी पर नजर डाली और महसूस किया कि वह भी गहराई से डूब रहा था। याओ बहुत तेज था। वह बिजली की तरह तेज था। जैसे ही विशाल कछुए ने उसे उकसाया, याओ की ब्लेड की रोशनी पहले ही उतर चुकी थी। वीडियो स्क्रीन पर चकाचौंध करने वाली रोशनी चमक उठी और फोन पर एक गहरी दरार दिखाई देने लगी। ब्लेड की रोशनी पलक झपकते ही विशाल कछुए के काई से धक्के खोल पर गिरी। बजना। टक्कर की आवाज तेज और धीमी थी। वांग ये ने स्क्रीन की ओर देखा, एक भी विवरण चूकने को तैयार नहीं था। हालांकि चाहे उसकी प्रतिक्रिया की गति कितनी भी तेज क्यों न हो, वह याओ की गति और हमलों को नहीं पकड़ सका। केवल 2 से 3 सेकंड में याओ अनगिनत बार प्रहार कर चुका था। उसके अधिकांश हमले गोले पर गिरे और उसके कुछ हमले जमीन पर गिरे। करीपान टूट जाने दरारें खोल दी। हमले चूक गए। याओ ने स्पष्ट रूप से विशाल कछुए के सिर और 4 अंगों को निशाना बनाया था। हालांकि विशालकाय कछुआ तुरंत पीछे हट गया। इसकी प्रतिक्रिया तेज थी। जहां तक खोल की बात है, वह बहुत सख्त था। यह टूटा नहीं। वांग ये देख सकते थे कि विशाल कछुए की रक्षा बहुत भयानक थी। उसकी दहाड़ और भी अहंकारपूर्ण थी। याओ करीब आने वाला था। जैसे ही उसने यह सोचा, याओ का चेहरा नीचे गिर गया। ऐसा लग रहा था जैसे विशाल कछुए को हमले की आशंका थी। अपने विशाल आकार के बावजूद इसकी आक्रमण गति धीमी नहीं थी। फिर भी यह अभी भी याओ से थोड़ा धीमा था। हाथापाई हमले। वांग ये ने जो देखा उससे चकित रह गया। यह कई गुना तेज गति से कोई फिल्म देखने जैसा था। वह कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था और उसका मस्तिष्क बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं कर पा रहा था। हालांकि विशाल कछुए की क्रोधित अभिव्यक्ति से वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि याओ का पलड़ा भारी था। वह बहुत तेज था। वह हवा और छाया की तरह चलता रहा। अत्यधिक रक्षा के विरुद्ध अत्यधिक गति। वह दृश्य अचानक बदल गया और वांग ये की आंखें चौड़ी हो गईं। वह जा चुका था। याओ गायब हो गया। नहीं, उसने अंदर तक छेद कर लिया था। वांग ये ने विशाल कछुए के नीचे ब्लेड की रोशनी देखी, साथ ही विशाल कछुए की उग्र दहाड़ भी देखी। वह याओ को मौत के घाट उतारने के लिए अपने खोल का उपयोग करने की इच्छा से अचानक उछल पड़ा। हालांकि यह स्पष्ट रूप से याओ जितना तेज नहीं था। याओ की आकृति अचानक फिर से हवा में दिखाई दी और उसका करीपान नीचे गिर गया जैसे कि वह आकाश से नीचे आया हो। बिजली की तेजी से हमला। चीख। जैसे ही विशाल कछुआ जमीन पर गिरा, नीला खून बहने लगा। याओ ने नीचे गोता लगाया और फिर से गायब हो गया। विशालकाय कछुए की स्टील की चाबुक जैसी पूंछ पलट गई और याओ ने तुरंत उसे चकमा दे दिया। उसने कई बार वार किया और हर जगह नीला खून बिखर गया। याओ के हमले तेज, सटीक और क्रूर थे। गर्जन। विशाल कछुए की दर्दनाक दहाड़ ने बादलों को हिला दिया। वह इसे हराने वाला था। वांग ये का दिल तेजी से धड़कने लगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि याओ ने हमला करने से पहले विशाल कछुए के तट पर आने का इंतजार किया। वह इसके विशाल आकार, धीमी गति और कमजोर रक्षा का फायदा उठाना चाहता था। इसके अलावा वह विशाल कछुए को भागने के लिए समुद्र का उपयोग करने से भी रोकना चाहता था। वह पूरी दुनिया के सामने इस विशालकाय कछुए का वध करना चाहता था। वह सभी को बताना चाहता था कि ब्रह्मांडीय राक्षस इससे अधिक कुछ नहीं थे। बूम। विशालकाय कछुआ बुरी तरह घायल हो गया। वह नीले खून से लथपथ था, लेकिन उसकी जीवन शक्ति अभी भी मजबूत थी। इस समय विशाल कछुए ने बचाव करना पूरी तरह से छोड़ दिया था और अपने सामने छोटे इंसान पर पागलपन से हमला कर दिया था, लेकिन यह एक मरते हुए संघर्ष की तरह था। पिंग। याओ ने विशालकाय कछुए को एक बार फिर जमीन पर गिरा दिया, जिससे एक बड़ा गड्ढा बन गया। तुम बहुत कमजोर हो, याओ, जो हवा में था, ने नीचे विशाल कछुए की ओर देखा। आकार में अंतर ने एक स्पष्ट विरोधाभास पैदा किया। मरना। याओ के शरीर पर अचानक एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी और उसका पूरा शरीर हवा में लिपटा हुआ लग रहा था। वीडियो में वह एक ऑरोरा में तब्दील हो गया और फिर से गति बढ़ाते हुए आसमान से नीचे गोता लगाने लगा। उसका स्वरूप अचानक गायब हो गया। जैसे ही आवाज गूंजी, एक चौंकाने वाली करीपान रोशनी ने विशाल कछुए को घेर लिया। हवा के अनगिनत झोंके इकट्ठे हो गए और याओ का शरीर अजय करीपान के साथ एक हो गया प्रतीत हुआ। सबसे मजबूत स्लैश। ची। विशालकाय कछुए की गर्दन टूट गई थी। हवा के अनगिनत झोंके उसके शरीर को चीरते हुए उसे टुकड़ों में काट देते हैं। इसके कुछ मांस को टुकड़ों में भी काट दिया गया था, केवल इसका खोल गहरे हरे रंग की काई से ढका हुआ था। इस स्लैश ने पूरी दुनिया को चौंका दिया क्योंकि ब्रह्मांडीय राक्षस N0.9 मारा गया था। वह अचानक बिना किसी चेतावनी के एक लाल बत्ती दिखाई दी। वांग ये ने अपनी आंखें चौड़ी करके स्क्रीन को देखा और ऐसा लगा जैसे उसका दम घुट रहा हो। याओ गायब हो गया था। लाल बत्ती। यह फिर से लाल बत्ती है। यह बहुत अजीब है। क्या हुआ? क्या समय पीछे चला गया? याओ कहाँ गया? वह चला गया है। याओ का नाम अब मूनवेव के युद्ध क्षेत्र में नहीं है। डेथ गॉड नानते, जो मूल रूप से दूसरे स्थान पर थे, अब पहले स्थान पर हैं। यह सही है। हुक्सिया में अब सबसे मजबूत इवोल्वर गॉड ही है, जो छठे स्थान पर है। वांग ये ने विस्फोटित मंच को देखा। खबर छुपी नहीं रह सकी। भले ही देश इस मामले को छुपाना चाहता हो, लेकिन मूनवेव पर याओ का नाम गायब होना दुनिया के लिए एक निर्णायक घोषणा थी। याओ के अचानक गायब हो जाने को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं। कुछ लोगों ने सोचा कि लाल बत्ती ब्रह्मांडीय राक्षस नंबर 9 की लाल बत्ती थी, जो मरने से पहले याओ को दूर ले आई थी। कुछ लोगों ने सोचा कि लाल बत्ती एक अज्ञात ब्रह्मांडीय राक्षस नंबर 11 थी, जिसने याओ को खा लिया था। कुछ लोगों ने तो यह भी सोचा कि याओ मर गया था। लेकिन कम से कम एक बात निश्चित थी, ब्रह्मांडीय राक्षस N0.9 वास्तव में मर चुका था। दुनिया के सभी इवोल्वर्स के सामने इसे अकेले याओ ने मार डाला था। यह ब्रह्मांडीय राक्षसों के लिए एक तमाचा था और साथ ही इसने पूर्वी बेस सिटी के आसपास के राक्षसों को भयभीत कर दिया। राक्षसों का झुंड पीछे हट गया। वे आए और जल्दी चले गए। अपनी रीढ़ की हड्डी ब्रह्मांडीय राक्षस नंबर 9 को खोकर राक्षसों का झुंड स्वाभाविक रूप से तितर-बितर हो गया। राक्षस कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन अन्य शायद ऐसा न करें। वांग ये ने अपना फोन बंद कर दिया और उठ खड़े हुए। याओ न केवल दुनिया में सबसे ताकतवर था बल्कि हुक्सिया का संरक्षक भी था। अपने अस्तित्व के कारण उसने ब्लू प्लैनेट अलायंस में अन्य ताकतों, 3 राक्षसी मानव संगठनों, साथ ही हुक्सिया में बुरे इरादों वाले इवोल्वर्स को डरा दिया। उनके गायब होने का दूरगामी प्रभाव पड़ा। मुझे अपनी ताकत बढ़ानी है। वांग ये ने खेती कक्ष में प्रवेश किया। अब वह केवल एक ही काम कर सकता था कि अपनी ताकत को जितना संभव हो सके बढ़ाए।
एक नया तूफान आ रहा था। ब्लू प्लेनेट एलायंस सुप्रीम काउंसिल, दुनिया के सबसे मजबूत 10 परफेक्शन रैंक इवोल्वर्स इकट्ठे हुए थे। उन्होंने विशाल आभासी वास्तविकता क्षेत्र में 5 गुट बनाए। युद्ध क्षेत्र में वर्तमान नंबर 1 डेथ गॉड नामते एक पुरुष और एक महिला के पास बैठा था। उन्होंने सबसे मजबूत व्हाइट ईगल फेडरेशन का प्रतिनिधित्व किया जिसके पास 3 पूर्णता रैंक इवोल्वर्स थे। यूनिकॉर्न एलायंस और जाइंट बियर एम्पायर प्रत्येक के पास एक पूर्णता रैंक इवोल्वर था जो काफी अकेला लगता था। दूसरी ओर वर्ष की शुरुआत में हिडन ब्लैक की उपस्थिति के साथ लोन रेंजर संगठनों के पास अब 3 पूर्णता रैंक इवोल्वर्स थे। हालांकि वे अलग-अलग संगठनों से थे, फिर भी वे सर्वोच्च परिषद में अधिक प्रभावशाली होने के संकेत दे रहे थे। ऐसा विशेष रूप से इसलिए हुआ क्योंकि हुआक्सिया, जो मूल रूप से सर्वोच्च परिषद में नेतृत्व की स्थिति पर था, के पास अब एक कम गंभीर अश्वेत व्यक्ति था। केवल 2 इवॉल्वर बचे थे। बाई ओर बेस डिफेंस डिवीजन के निदेशक हे शियाओयोंग थे। वह एक सैनिक था और उसे भगवान के नाम से जाना जाता था। दाई ओर फ्यूचर सेंटर के यू जुएलिंग थे। उसके चमकीले सफेद बाल थे और वह शुद्ध और दोषरहित थी। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हॉल में माहौल तनावपूर्ण था। आप इसे भूल सकते हैं, हे भगवान, उसने मेज पटक दी और खड़ा हो गया। उनका फौलाद जैसा शरीर विस्मयकारी था क्योंकि यह एक ऐसे आतंकवादी की हत्या के इरादे को उजागर कर रहा था जिसने अनगिनत लड़ाइयों का अनुभव किया था। ब्रह्मांडीय राक्षस नंबर 9 को याओ ने मार डाला था, इसका आप लोगों से क्या लेना देना है? व्हाइट ईगल फेडरेशन के टायरी ने ठंडे स्वर में कहा, लेकिन ब्रह्मांडीय राक्षस की लाश को साझा करने से इवॉल्वर उपकरण और औषधि के अनुसंधान में बहुत मदद मिलेगी। यह दुनिया के लिए चिंता का विषय है। यदि तुम यह चाहते हो तो स्वयं जाकर एक को मार डालो। जुएलिंग की मनमोहक आवाज उसके चेहरे पर एक मासूम मुस्कान के साथ गूंज उठी। ब्लू प्लेनेट एलायंस का गठन मानव जाति की ताकत को एकजुट करने और एक साथ संकट का विरोध करने के लिए किया गया था। याओ की मृत्यु पूरी मानव जाति की क्षति है, लेकिन हमें आगे देखना चाहिए। टायरी ने गतिहीन डेथ गॉड नैंते की ओर देखा और उसे कुछ कहने का संकेत दिया। गोरी बारबरा ने धीमी आवाज में कहा, वह नेटिजन्स के साथ बहस करने में व्यस्त है। टायरी के चेहरे की मांसपेशियां हिल गईं। बकवास बंद करो, भगवान। जब वह एक मीनार की तरह ऊंचा खड़ा था तो उसकी नजर दूसरों पर पड़ी। क्या कुछ और है? यदि नहीं तो चलो तितर-बितर हो जाए। नियमों के अनुसार आइए मतदान करें। लोन रेंजर संगठनों के पक्ष में जो इतने समय से चुप थे, हिडन ब्लैक, जो अभी-अभी शामिल हुए थे, अचानक बोले। भगवान, उसने उसकी ओर देखा। आप जैसे चाहे वोट कर सकते हैं, लेकिन हुआक्सिया इसे स्वीकार नहीं करेगा। इतना कहने के बाद वह जुएलिंग के साथ ऑफलाइन हो गया। विशाल भालू साम्राज्य के आंद्रे भी चले गए। माहौल जम गया। फिर मृत्यु देवता नैंते ने अचानक शाप दिया और ऑफलाइन हो गए। अभी के लिए इतना ही। सुनहरे बालों वाली बारबरा के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह टायरी के साथ चली गई। यूनिकॉर्न एलायंस के आर्टर ने अपना कवच पहना और केवल 3 अकेले भेड़ियों को छोड़कर गायब हो गया। कोई जल्दी नहीं है। धीरे करो। फायर फीनिक्स, सबसे मजबूत क्षमता वाला उपयोगकर्ता और दुनिया के सबसे मजबूत अकेले संगठन का नेता मुस्कुराया। उसकी भूरी त्वचा और आकर्षक आड़ू जैसे नितंब थे। उसकी हर हरकत एक लातीनी महिला के आकर्षण से भरी थी। हुआक्सिया में एक कहावत है कि एक पतला ऊंट अभी भी घोड़े से अधिक मजबूत होता है। भगवान, वह और हुआक्सिया दोनों कठोर हड्डियां हैं। परेशानी मत पूछो और खुद को चोट मत पहुंचाओ। क्या आप ऐसे ही हार मान रहे हैं? छिपे हुए काले ने भौहें चढ़ा दी। उसकी आंखें अनिच्छा से भर गईं। फायर फीनिक्स की पतली उंगलियों ने धीरे से उसकी ठुड्डी को छुआ और उसने शालीनता से कहा, आइए इंतजार करें। अवसर अभी नहीं आया है। हम जल्दी में नहीं हैं, लेकिन कई लोग चिंतित होंगे। ओह रुको, उन्हें अब इंसान नहीं माना जा सकता। हे 3 दिन बाद इवॉल्वर का अपार्टमेंट। वांग ये नाश्ता कर रहे थे तभी अचानक उनका फोन बजा। रिंग। आपकी डिजिटल मुद्रा खाता आय 3516830 युआन, 3.51 मिलियन। हालांकि वांग ये का अनुमान मोटा था, फिर भी वह वास्तव में पैसा पाकर खुश था। छावनी N0.7 की यात्रा व्यर्थ नहीं गई थी। रास्ते में मारे गए लोगों के विपरीत राक्षसों की लाशों से उसकी कमाई बहुत साधारण थी, जिसे गिना नहीं जा सकता था। एक खूनी मुनाफा। अपनी बचत और अपने वित्तीय प्रबंधन से होने वाली आय को जोड़ने पर उसका शेष अब 5 मिलियन से अधिक हो गया था और वह अभी तक उपलब्धि अंक नहीं जोड़ रहा था। उन्होंने जियोकिन को एक संदेश भेजा और जीन पार्क में मिलने की व्यवस्था की। वांग ये नाश्ते के बाद चले गए। उपकरण खरीदें। यदि कोई शिल्पकार अपना काम अच्छे से करना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपने औजारों को तेज करना होगा। राक्षस हमले के दौरान वांग ये की श्रृंखला मून सेबर नष्ट हो गई थी और उसके कस्टम निर्मित लड़ाकू सूट का अब उपयोग नहीं किया जा सकता था। उसे नए खरीदने थे। हालांकि बचाव दल ने मानक लड़ाकू सूट प्रदान किए, लेकिन गुणवत्ता बहुत सामान्य थी। आप यहाँ हैं? वांग ये ने मुस्कुराते हुए युशुएकिन का स्वागत किया। इंतजार कराने के लिए क्षमा करें। युशुएकिन ने हल्का युवा मेकअप और गुलाबी लिप ग्लोस लगाया हुआ था। आमतौर पर पहने जाने वाले तकनीकी कपड़ों के विपरीत उसने आज कार्टून पैटर्न वाला बेज रंग का स्वेटर पहना हुआ था, जिससे उसकी त्वचा गोरी दिख रही थी। सीधी जींस और साधारण सफेद जूतों की एक जोड़ी उसकी युवा शक्ति को बढ़ा रही थी। यह ठीक है, मैं भी अभी आया। वांग ये ने उसे सिर से पांव तक देखा। उसका युवा और खूबसूरत फिगर आकर्षक था। आपने आज अलग ढंग से कपड़े पहने हैं। क्या यह अच्छा लग रहा है? युशुएकिन मधुरता से मुस्कुराया और उसका हाथ पकड़ लिया। बेशक, आप चाहे कुछ भी पहने, अच्छे दिखते हैं। वांग ये ने उसके छोटे स्तनों की कोमल बनावट को महसूस किया और तुरंत उसके दिमाग में एक छवि उभरी। चल दर। हाँ। जीन पार्क में जाते समय वे दोनों बातें करते और हंसते थे, जहां सभी संग्राहक अत्यधिक व्यस्त थे। राक्षसी हमले के बाद अस्पताल के अलावा सबसे व्यस्त विभाग संग्रह विभाग था, जिसे 24 घंटे काम करना पड़ता था। वांग ये ने अपने वीचैट मोमेंट्स पर सुबह 5 बजे लुयोंग द्वारा पोस्ट की गई सूर्योदय की तस्वीर देखी। भगवान जाने ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह सोया नहीं या वह जल्दी उठ गया। वांग ये, क्या आप पिछले 2 दिनों से मंच पर ध्यान दे रहे हैं? युशुएकिन ने धीरे से कहा। याओ के बारे में? वांग ये ने कहा। युशुएकिन ने धीरे से उत्तर दिया, अधिकारियों ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। मंच पर हंगामा मचा हुआ है। वे ऐसा नहीं कर सकते। उनका नाम वास्तव में युद्ध क्षेत्र से गायब हो गया है। अन्यथा वे इसे छिपा सकते थे। वांग ये ने कहा। तो क्या आपको लगता है कि याओ मर गया है? वांग ये ने अपना सिर हिलाया। वह कहाँ गया? युशुएकिन की खूबसूरत आंखें चमक उठीं। मुझे नहीं पता। वांग ये हंसे। क्या आपके पास मुझसे अधिक अंदरूनी जानकारी नहीं होनी चाहिए? अगर हुआक्सिया में कोई है जो जानता है कि क्या हो रहा है, तो वह आपकी छोटी बहन है। युशुएकिन ने धीरे से अपना सिर हिलाया। वह भी नहीं जानती। क्या ऐसा है? मुस्कुराते हुए वांग ये की आंखें चमक उठीं। इसके बारे में मत सोचो। देर सवेर सच्चाई सामने आ ही जाएगी। अब हमें इस बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए कि याओ कहाँ है, बल्कि एक और संकट है। राक्षसी मानव संगठन। हाँ। प्रयोगशाला। उन दोनों ने विशेष प्रयोगशाला में प्रवेश किया। हेलो भाई चेंग, हम फिर मिलेंगे। वांग ये ने उन्नत विनिर्माण इंजीनियर चेंग लॉन को बधाई दी। आप फिर से क्या पाना चाहते हैं? चेंग लॉन को अब भी वांग ये याद है। अपने निजी उपकरण बनाने आए सभी नौसिखियों में से वह सबसे बेशर्म था। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, उसने 3 करीपाने मांगी। भाई चेंग, यह सही नहीं लगता। मैं यहाँ उपकरण बनाने के लिए आया हूँ। वांग ये हंसे। हम। चेंग लॉन ने वांग ये को आकार दिया। आप आगे बढ़े। वांग ये ने सिर हिलाया। एक मध्यवर्ती इवॉल्वर का कस्टम निर्मित उपकरण सस्ता नहीं है। चेंग लॉन ने वांग ये की ओर देखा। एक पूरे सेट की कीमत कम से कम 10 लाख होगी।
यहाँ तक कि सबसे सस्ते की कीमत भी इतनी होगी। जब वांग ये ने चेंग लॉन्ग को 2 उंगलियां फैलाते हुए देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। 2 लाख। आप 200,000 क्यों नहीं कहते? चेंग लॉन्ग ने नाखुशी से कहा। 20 मिलियन। उपलब्धि बिंदुओं को 11500 तक पैसे में बदला जा सकता है। पहले जमा राशि का आधा भुगतान करें, फिर सामान प्राप्त करने के बाद बाकी का भुगतान करें। चूर, वांग ये ने पूछा। कोई मोलभाव नहीं, चेंग लॉन्ग ने कहा। मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ, वांग ये ने अपने पास बैठे यू शुएकिन से कहा। जरूर, यू शुएकिन ने सिर हिलाया। चेंग लॉन्ग ने उसकी ओर देखा और हंसे। मुझे यह मत बताइए कि आप सोचते हैं कि वन उसका चेहरा सिर्फ इसलिए दिखाते हैं क्योंकि वह एक महिला है। आप करेंगे? वांग ये ने उसे गहराई से देखा। 10 मिनट बाद वांग ये सीरीज मून ब्लेड के साथ प्रयोगशाला से बाहर चले गए, जिसे 10 मिलियन की आधिकारिक कीमत पर बेचा गया था। विशेष लड़ाकू सूट को पूरा होने में 2 से 3 दिन लगेंगे। मैं आपके साथ समारोह में खड़ा नहीं होऊंगा, वांग ये यू शुएकिन को देखकर मुस्कुराए। हम कस्टम निर्मित सूट के लिए प्रयोगशाला की सामान्य कीमत लगभग 15 मिलियन है, यू शुएकिन ने कहा। 6 मिलियन सबसे कम है, जब तक कि इतनी परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं है। वांग ये को पता था कि जोकिन का क्या मतलब है। मेरे पास पर्याप्त धन और उपलब्धि अंक हैं। यदि इसे पैसे से हल किया जा सकता है तो एहसान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मेरे पास वास्तव में कुछ बचत है। यू शुएकिन ने वांग ये पर नजर डाली। जब मुझे इसकी आवश्यकता होगी तो मैं आपसे यह मांग लूंगा, वांग ये हंसे। बेशक वह वास्तव में जोकिन से इसके लिए नहीं पूछेगा, लेकिन लड़कियों को अक्सर बुरा लगता है कि उनके बॉयफ्रेंड उनके साथ बाहरी लोगों जैसा व्यवहार करते हैं, खासकर जब उन दोनों ने पहले ही अपने रिश्ते की पुष्टि कर दी हो। ठीक है, जैसा कि अपेक्षित था, यू शुएकिन ने एक प्यारी सी मुस्कान प्रकट की और उसकी बांह को गले लगा लिया। छोटे स्तन भी अच्छे थे। उन्हें उनके विकृत होने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। अचानक फोन की घंटी बजी। वांग ये ने स्क्रीन पर नजर डाली और आश्चर्यचकित होकर हांफने लगे। कैप्टन जिया बुला रहे थे। वेस्ट कैंप, रक्षा क्षेत्र। संभ्रांत बचाव दल नंबर 7 में शामिल हों। हालांकि वांग ये ने पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था, लेकिन उन्हें यह इतनी तेज होने की उम्मीद नहीं थी। आखिरकार कैंपमेंट नंबर 7 पर उनकी उपलब्धियां वास्तव में काफी भयावह थीं। उसने अकेले ही नरक स्तर के राक्षस को मार डाला था। आपकी वर्तमान ताकत के साथ यदि आप सामान्य बचाव दल में बने रहेंगे तो यह आपकी प्रतिभा की बर्बादी होगी। जिया वुगुआंग एक पल के लिए रुका। इसके अलावा अब विशिष्ट बचाव दल N0.7 में भी एक समस्या है। वांग ये की नजर टोंगवू, हान रोबिन और सुयेहान पर पड़ी। उनके भाव गंभीर थे। भाई जिया, वांग ये ने जांच की। फूलिश वॉकर के साथ व्यवहार करते समय होंग जिया पूरी प्रक्रिया में उपस्थित नहीं हुए। उस समय टोंगवू ने कहा था कि जो जिया राक्षसी मानव संगठनों की जांच कर रहा था। कैप्टन जिया के शब्दों और सभी के हावभाव से यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था कि कैप्टन जिया का क्या मतलब है। हमारा उससे संपर्क टूट गया है। जिया वुगुआंग की अभिव्यक्ति स्टील की तरह ठंडी थी। वह 3 दिन पहले राक्षस छापे के दौरान दिखाई नहीं दिया था और अब तक हम उससे संपर्क नहीं कर सके हैं। इसकी बहुत संभावना है। धिक्कार है, हान रोबिन गुस्से से उठ खड़ा हुआ। मैं उन राक्षसी मनुष्यों को मारने जा रहा हूँ और अपने भाई का बदला लेने जा रहा हूँ। क्या आप जानते हैं राक्षसी मानव कहाँ है? सुयेहान ने उसकी ओर देखा। आप केवल बकवास करना जानते हैं और किसी अन्य की तुलना में अपनी भावनाओं को तेजी से अपने सिर पर हावी होने देते हैं। अगर हमें पता होता कि राक्षसी इंसानों की मान कहाँ है तो कैप्टन जिया हमें बहुत पहले ही वहां ले गए होते। हान रोबिन ने घूर कर देखा। तब जाकर जांच करो। यहाँ बैठने से बेहतर है। वैसे भी तुम क्या जानते हो? जियो जिया मेरा भाई है। अब जब मेरा भाई मुसीबत में है तो क्या कोई चिंतित नहीं हो सकता? ठीक है, शांत हो जाओ। यह देखकर कि वे दोनों लड़ाई शुरू करने वाले थे, टोंगवू ने तुरंत शांतिदूत के रूप में काम किया। जिया वुगुआंग को भी सिर दर्द था। उनकी टीम मजबूत थी, लेकिन वे बहुत स्मार्ट नहीं लग रहे थे। खैर, खुद को छोड़कर मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, वांग ये ने सहमति में सिर हिलाया। लेकिन वेस्ट 101 रेस्क्यू टीम के बारे में क्या? जिया वुगुआंग ने कहा, जब तक टीम का कोई सदस्य सफल नहीं हो जाता और इंटरमीडिएट इवॉल्वर नहीं बन जाता, तब तक आप उनके कप्तान रहेंगे। बेशक, यदि आप चाहें तो आप भूमिका निभाना जारी रख सकते हैं और वेस्ट 101 रेस्क्यू टीम को एक विशिष्ट बचाव टीम में अपग्रेड कर सकते हैं। दोनों पक्षों के लिए मिशनों की व्यवस्था कैसे की जाती है? वांग ये ने पूछा। जिया वुगुआंग ने कंधे उचकाए और अपने हाथ फैलाए। मुफ्त व्यवस्था, बिल्कुल मेरी तरह। सुयेहान और अन्य 2 असहाय दिख रहे थे। ठीक है, वांग ये तुरंत समझ गए। आश्रय के अस्पताल में। वाह, मुझे अंततः छुट्टी मिल सकती है। सोन शुई बिस्तर से उतरी और अपने चारों ओर की निगाहों को नजरअंदाज करते हुए अपने शरीर को फैलाया। आप बेहतर व्यवहार करें। एक दहाड़ से छत हिल गई। वांग ये, जो अभी-अभी रक्षा क्षेत्र से लौटे थे, वार्ड में प्रवेश करने से पहले ही दहाड़ से लड़खड़ा गए। हे भगवान, यह आवाज अद्भुत थी। वांग ये ने चुपचाप दरवाजे के चारों ओर अपना सिर घुमाया और एक शानदार फिगर वाली महिला की पीठ देखी। उसके छोटे बाल और चांदी की बालियां थीं। वह कम से कम 175 सेमी लंबी थी और उसकी त्वचा काली पड़ गई थी। वह लंबी और सुडौल, पतली कमर और सुडौल नितंबों वाली थी। उसकी जांघें सख्त और मजबूत थीं। बहुत खूब। यह पैर, यह कमर, यह क्या यह बैकव्यू हत्यारा हो सकता है? हम सोन शुई की बहन। वांग ये ने सोन शुई की ओर देखा, जो आमतौर पर लापरवाह रहता था। डांट खाने के बाद चुपचाप वहीं खड़ा था। वह इतनी दयनीय लग रही थी कि उसे थोड़ा आनंद आया। वाह वाह वाह। 2 जोड़ी आंखों ने एक साथ उसकी ओर देखा। वांग ये हल्के से खांसे और सीधे चेहरे के साथ अंदर चले गए। यह आप है? छोटे बालों वाली दबंग महिला ने वांग ये की ओर देखा और उसकी खूबसूरत आंखें चमक उठीं। नहीं, वांग ये ने अवचेतन रूप से कहा। उसने उसे पहले नहीं देखा था, है ना? आप मुझे नहीं पहचानते? छोटे बालों वाली दबंग महिला ने आश्चर्य से कहा। शुई की बहन। वांग ये ने अपने दिमाग में लाइब्रेरी को पलटा, लेकिन उसे उसके बारे में बिल्कुल भी आभास नहीं हुआ। उसे पूरा यकीन था कि वह उसे नहीं जानता। आखिरकार उसके पास एक अव्वल दर्जे का फिगर, एक सुंदर चेहरा, एक तेज आवाज और एक बुरा स्वभाव था। उनसे एक बार मिलने के बाद उन्हें भूलना नामुमकिन था। जब तक गीत शिरोई, वांग ये बोल पड़े। उसके मन में एक खूबसूरत और सुशील लड़की की छवि अचानक शीशे की तरह टूट गई। वह सुंदर थी, लेकिन वह किसी भी मामले में कोमल नहीं थी, जैसी कि जैविक बहनों से अपेक्षा की जाती है। तुम्हें याद है? सोन शिरोई दिल खोलकर हंसा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जिस कप्तान का मेरी छोटी बहन हमेशा जिक्र करती थी वह आप ही होंगे। आपने बहुत तेजी से सुधार किया है। जब मैंने तुम्हें बचाया तब भी तुम कमजोर थे। अब आप पहले से ही नरक स्तर के राक्षसों को मार सकते हैं। कमजोर? क्या वह दूसरे विशेषण का प्रयोग नहीं कर सकती थी? हम उसे कैसे पता चला कि उसने एक नरक स्तर के राक्षस को मार डाला है? जैसे ही वांग ये का संदेह बढ़ा, उसने हुआंग जिरुई, यू शुइकिन और सोन शुई को सदमे में उसकी ओर देखते देखा। हुआंग जिरुई को इतना सदमा लगा कि उसका जबड़ा लगभग टूट गया। उसके चेहरे पर एक खाली भाव था। आइए एक दूसरे को फिर से जानें। मैं बियॉन्ड रेस्क्यू टीम का कप्तान हूँ, सोंग शिरुई। मैं लेवल 9 का जेनेटिक योद्धा हूँ। सोंग शिरुई मुस्कुराई और अपना हाथ बढ़ाया। वांग ये एक स्तर 5 आनुवंशिक योद्धा। उन्होंने सोंग बहनों को विदा किया। उसके बॉस का बॉस। कोई आश्चर्य नहीं कि कैप्टन जिया ने अचानक उसे विशिष्ट बचाव दल नंबर 7 में स्थानांतरित कर दिया। यह संभवतः सोंग शिरुई का विचार था।
अन्यथा कैप्टन जिया के लापरवाह व्यक्तित्व के साथ उसने उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा होता। तुमने सचमुच एक नरक स्तर के राक्षस को मार डाला। वांग जिरुई अभी भी अविश्वास में था। वह इन दिनों जल्द से जल्द इंटरमीडिएट इवोल्वर बनने और वांग ये तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। हालांकि उसे अचानक एहसास हुआ कि दूरी और अधिक चौड़ी होती जा रही है। हाँ, मैं अनुमान करता हूँ जिरुई की मानसिकता को प्रभावित नहीं करना चाहते हुए वांग ये ने इस विषय पर लंबे समय तक ध्यान नहीं दिया। मुझे आपसे कुछ कहना है। कैप्टन जिया ने मुझे विशिष्ट बचाव दल N0.7 में शामिल होने के लिए कहा। यू शुइकिन और वांग जिरुई आश्चर्यचकित नहीं थे। चूंकि वह नरक स्तर के राक्षसों को भी मार सकता था, इसलिए उसके लिए एक विशिष्ट बचाव दल में शामिल होना सामान्य बात थी। फिर हमारी बचाव टीम। वांग जिरुई ने वांग ये की ओर देखा। मैं अब भी कप्तान रहूंगा। वांग ये वांग जिरुई को देखकर मुस्कुराए। लेकिन सिर्फ नाम के लिए। आप मिशन के प्रभारी होंगे। जिरुई, यदि आपके कोई प्रश्न है तो बस मेरे पास आएं। ठीक है। वांग जिरुई स्तब्ध रह गया। ऐसा क्यों लगा कि वांग ये बहुत कुशल था? इवॉल्वर अपार्टमेंट, खेती कक्ष। मेरी युद्ध शक्ति बढ़ाने का समय आ गया है। वांग ये को स्वाभाविक रूप से विशिष्ट बचाव दल नंबर 7 में शामिल होने के लिए तैयार रहना था। पहले वह एक सामान्य बचाव दल में था जो खोज और बचाव अभियानों के अलावा और कुछ नहीं करता था। कठिनाई कम थी और यह बहुत खतरनाक नहीं था। अधिक से अधिक उसका सामना दुःस्वप्न स्तर के राक्षसों से होगा। विशिष्ट बचाव दल में शामिल होने के बाद उसे अधिक कठिन सफाई मिशन या यहाँ तक कि बेहद खतरनाक राक्षस विनाशकारी मिशन को अंजाम देना होगा। भाई जिया 3 दिनों से लापता था और यह अज्ञात था कि वह जीवित था या मृत। मैं पहले मध्यवर्ती करीपान तकनीक का अभ्यास करूंगा। वांग ये ने मून वेब में प्रवेश किया। सीमा तोड़ने का कौशल, ट्रायंगल सेबर तकनीक बहुत मजबूत थी। लेकिन आखिरकार यह केवल बुनियादी करीपान तकनीक की सीमा थी। शुरुआती रैंक कॉम्प्रिहेंसिव सेबर तकनीक और रेडसन सेबर तकनीक की तुलना में बाद वाला स्पष्ट रूप से बेहतर था। खेती तकनीक क्षेत्र में मध्यवर्ती करीपान तकनीकों की एक चमकदार श्रृंखला थी। शुरुआती करीपान तकनीकों की तरह 18 सेट और इस प्रकार 18 क्रिस्टल गेंदें थीं। उन्होंने मात्रा से अधिक गुणवत्ता को प्राथमिकता देते हुए खेती के लिए केवल एक सेट को चुना। कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने कौन सी मध्यवर्ती करीपान तकनीक चुनी है, यदि इसका अभ्यास चरम सीमा तक किया जाए तो शक्ति समान होगी। बात सिर्फ इतनी थी कि उनका अनुप्रयोग अलग होगा। उदाहरण के लिए कुछ करीपान तकनीकों ने गति पर अधिक जोर दिया, जैसे कि सुप्रीम स्विफ्ट सेबर तकनीक। कुछ लोगों ने विस्फोटक शक्ति पर जोर दिया, जैसे शॉकिंग थंडर एब्सोल्यूट सेबर तकनीक। कुछ ऐसे भी थे जो रक्षा पर केंद्रित थे, जैसे शील्ड मिरर सेबर तकनीक। बुनियादी करीपान तकनीकों की तुलना में कुछ अधिक विकल्प थे। आइए सबसे पहले उन 6 करीपान तकनीकों को खत्म करें जो केवल विकासात्मक तकनीकों को विकसित करके ही अपनी 100% शक्ति प्राप्त कर सकती हैं। वांग ये ने शेष 12 करीपान तकनीकों पर ताला लगा दिया। उन्होंने मुख्य रूप से स्टार इवोल्यूशन तकनीक की खेती की, इसलिए फिलहाल मून वेब पर 6 उन्नत विकास तकनीकों पर विचार नहीं किया। एक ही समय में कई विकास तकनीकों को विकसित करने से अधिक संभावित बिंदुओं का उपभोग होगा। उनके संभावित अंक आसानी से नहीं आए। रक्षा और व्यापक करीपान तकनीकों को हटा दें। करीपान का उपयोग करते हुए उसने अत्यधिक हमले करने की कोशिश की। ब्रह्मांडीय राक्षस नंबर 9 के साथ याओ की लड़ाई एक महान प्रदर्शन थी। इसके अलावा उसके पास रिलीज प्रकार की क्षमता थी, इसलिए उसकी रक्षा पर्याप्त थी। उन्हें मूल करीपान तकनीकों की तरह ही हटा दें जिन्हें शुरू से सीखना पड़ता है। सीखने की लागत बहुत अधिक थी क्योंकि उन्हें अधिक संभावित बिंदुओं की आवश्यकता थी। अभी भी 4 मध्यवर्ती करीपान तकनीकें बाकी थीं। वांग ये ने नामों को याद कर लिया और मून वेब को छोड़कर हुआक्सिया इवोल्वर सेंटर में प्रवेश किया और संबंधित जानकारी की खोज की। इसमें खेती की तकनीकों, वास्तविक युद्ध अनुभव और क्या करीपान तकनीक को उच्च स्तरीय करीपान तकनीकों के साथ जोड़ा गया था, इस पर विचार शामिल थे। अंत में उनके पास 2 विकल्प थे, 2 पूरी तरह से स्वतंत्र मध्यवर्ती करीपान तकनीकें। वह यह देखना चाहता था कि जब एक स्वतंत्र मध्यवर्ती करीपान तकनीक को पूर्णता के साथ विकसित किया जाएगा तो क्या कोई सीमा तोड़ने का कौशल होगा। स्वर्ग पृथ्वी 8 आरेख करीपान तकनीक। मूल के रूप में 8 आरेखों के साथ इसमें विभिन्न प्रकार की करीपान तकनीकें और हमले हैं। इसमें अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला है और इसके हमले निरंतर होते हैं। इसका लाभ यह है कि इसके कई रूप हैं, यह लंबे समय तक चल सकता है और इसकी करीपान चालें हमेशा बदलती रहती हैं। नकारात्मक पक्ष यह है कि शुरुआती चरण तक पहुंचना कठिन है। शॉकिंग थंडर एब्सोल्यूट सेबर तकनीक। यह अपनी विस्फोटक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। इसका लाभ इसकी उच्च आक्रमण शक्ति है, लेकिन इसका नुकसान यह है कि यह बहुत लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। विस्फोटक शक्ति जितनी मजबूत होगी, सहन शक्ति उतनी ही कमजोर होगी। वांग ये ने विचार किया। उसने 2 क्रिस्टल गेंदों पर अपना हाथ दबाया और उन्हें कई बार ध्यान से समझा। जल्द ही उसने एक निर्णय लिया। उसे लंबे समय तक टिके रहने के लिए करीपान तकनीक की आवश्यकता नहीं थी। उसे केवल इसे कई बार उपयोग करने में सक्षम होने की आवश्यकता थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्वर्ग पृथ्वी 8 आरेख करीपान तकनीक कितनी देर तक चल सकती है, क्या यह सीमा तोड़ने के कौशल त्रिभुज करीपान तकनीक से अधिक समय तक चल सकती है। मूल तलवार चाल का अंतिम विकास करना सरल था। यह प्रशिक्षण की मैराथन का परिणाम था। वह सरल और कठिन तकनीक के अधिक अनुकूल थे। शुरुआती चरण तक गति के साथ पहुंचा जा सकता है और उसके पास मजबूत विस्फोटक शक्ति होगी, साथ ही एक ऊंची ऊपरी सीमा भी होगी। यह थी शॉकिंग थंडर एब्सोल्यूट सेबर तकनीक। रिजर्व बेस शहर का हिल्टन होटल। एक शानदार स्वीट में बेडशीटें अस्त-व्यस्त थीं और कालीन पर सफेद रेशमी मोजे, काले मोजे, चेस्ट पैड और सभी प्रकार के कपड़े बिखरे हुए थे। छोटा भाई कब बड़ा होगा। 70 इंच के टेलीविजन पर अरेबेला का नाटक चल रहा था। भले ही उनके अभिनय कौशल में कमी थी, उनका शीर्ष रूप, उनका गोरा और पतला शरीर, उनकी लंबी गोरी टांगें और उनकी हर भंग और मुस्कुराहट पुरुषों में उन्हें जीतने की इच्छा जगाने के लिए पर्याप्त थी। हेलो, भूरे बालों वाले युवक ने धूम्रपान करते हुए फोन उठाया। अचानक उसकी आंखें चमक उठी और उसने सिगरेट बुझा दी। क्या आप गंभीर हैं? अच्छा, मैं आपकी खबर का इंतजार करूंगा। चिंता मत करो, पैसा कोई समस्या नहीं है। भूरे बालों वाला युवक टीवी पर अरेबेला के खूबसूरत चेहरे को देखकर हंस पड़ा। दोबारा, ताकत, सार और स्थायित्व 3 पहलू थे जिन पर शॉकिंग थंडर एब्सोल्यूट सेबर तकनीक ने जोर दिया था। ताकत ने शक्ति निर्धारित की, सार ने विस्फोटक शक्ति निर्धारित की और स्थायित्व ने शरीर की सहनशक्ति को निर्धारित किया। वांग ये की मुख्य साधना तकनीक के रूप में स्टार इवोल्यूशन तकनीक के साथ उनके वर्तमान 6 भौतिक पहलू अपेक्षाकृत औसत थे। ताकत और स्थायित्व अब उसकी कमजोरियां नहीं रहीं। निसंदेह उसका सार अभी भी 6 में से सबसे ऊंचा था। समझ, खेती। वांग ये ने त्वरित अंतराल में खेती तकनीक क्षेत्र और प्रशिक्षण क्षेत्र के बीच स्विच किया। एक क्षमतावान उपयोगकर्ता के रूप में उनकी शक्तिशाली आध्यात्मिक समझ ने उन्हें मून वेब में एक बड़ा लाभ दिया। वह न केवल लंबे समय तक कनेक्टेड रह सकता था, बल्कि बेहद कुशल भी हो सकता था। इसके विपरीत सामान्य आनुवंशिक योद्धाओं को 1 या 2 घंटे के बाद लॉग ऑफ करना होगा। 5.5 घंटे बाद चौंकाने वाली थंडर एब्सोल्यूट सेबर तकनीक, शुरुआती एफ इंटरमीडिएट सेबर तकनीक के 18 रूपों को आधार बनाकर उनकी साधना की गति बहुत तेज थी। इवॉल्वर सेंटर के परिचय वीडियो में यह कहा गया था कि जेनेटिक योद्धाओं को शॉकिंग थंडर एब्सोल्यूट सेबर तकनीक के शुरुआती चरण तक पहुंचने के लिए आमतौर पर कई दिनों या यहां तक कि 10 दिनों से अधिक की आवश्यकता होती है। पूरी रात जागने के बाद वांग ये ने सुबह के शुरुआती घंटों में इसमें महारत हासिल कर ली। फिर उन्होंने मून वेब छोड़ दिया और अपना इंटरफेस खोला।
क्या आप शॉकिंग थंडर एब्सोल्यूट सेबर तकनीक को अपग्रेड करने के लिए 50 संभावित अंक खर्च करना चाहते हैं? हाँ। झपट्टा मारना। चेतना के क्षेत्र में उन्होंने अपनी करीबान तकनीक का अभ्यास किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, शॉकिंग थंडर एब्सोल्यूट सेबर तकनीक को अनगिनत बार पॉलिश और विकसित किया गया। इसे शुरुआती चरण से कुशल चरण तक उन्नत किया गया। प्रारंभिक चाल, गड़गड़ाती गड़गड़ाहट। जैसे ही वांग ये ने अपनी ताकत जुटाई, उसकी मांसपेशियां तनावग्रस्त हो गईं। जैसे ही उसने अपनी करीबान को कसकर पकड़ा और तलवार से तलवार काट दी, उसकी आंखें चमक उठीं। शक्ति के विस्फोट से भयंकर ध्वनि उत्पन्न हुई और उसकी भुजाओं की मांसपेशियां जोर से हिल गईं। शुरुआती कदम 120% विस्फोटक शक्ति है। वांग ये ने अपनी थोड़ी सुन्न भुजा घुमाई। तकनीक थोड़ी उग्र थी। फिर से स्तर ऊपर। क्या आप शॉकिंग थंडर एब्सोल्यूट सेबर तकनीक को समतल करने के लिए 100 संभावित अंक खर्च करना चाहते हैं? हाँ। चेतना के क्षेत्र में उन्होंने शॉकिंग थंडर एब्सोल्यूट सेबर तकनीक का फिर से अभ्यास किया। अभ्यास चरण से लेकर कुशल चरण तक उन्होंने शुरुआती चालों के माध्यम से धीरे-धीरे चाल को समझ लिया और उनकी विस्फोटक शक्ति तब तक बढ़ती रही जब तक कि उन्होंने पहले अंतिम कौशल थंडरक्लैप में महारत हासिल नहीं कर ली। बूम। उसके शरीर की 1.5 गुना ताकत उजागर की जा सकती है। विस्फोटक हमले के बाद वांग ये का हाथ पूरी तरह से सुन्न हो गया था और उसका सिर घूम रहा था। अद्भुत। यदि इसे सुदृढ़ीकरण मंत्र के साथ जोड़ा जाए तो क्या यह स्वर्ग विरोधी नहीं होगा? हालांकि लंबे समय तक टिकना वाकई मुश्किल था। जंगल में शिकार करते समय संभवतः वह कुछ हमलों के बाद जीवित नहीं बच पाएगा। साथ ही तकनीक ने कोई भी बचाव प्रदान नहीं किया। यह अंत तक लापरवाह था। मुझे थंडर सेबर चाहिए। वांग ये ने सीरीज वीएल मून ब्लेड को कई बार ब्रांड किया और उन्हें यह काफी असुविधाजनक लगा। हमले के दौरान बहुत सारी ताकत नष्ट हो जाएगी। जी। उन्होंने अपनी क्षमता से थंडर सेबर को तैयार किया। यह बिल्कुल खेती तकनीक क्षेत्र में क्रिस्टल चाकू की तरह दिखता था। वांग ये ने इसे लहराया और सिर हिलाया। हाँ, ये अच्छा लगा। अगले दिन जो लोग रिजर्व बेस सिटी में चले गए थे, वे वापस जाने लगे। स्थिति स्थिर हो गई थी। ईस्टर्न बेस सिटी संकट से बच गया और पुनः व्यवस्थित हो गया। जनसंख्या में अचानक वृद्धि और इवॉल्वर की कमी के कारण रिजर्व बेस सिटी में पिछले कुछ दिनों से अराजकता का माहौल था। लूट, हत्या और गुमशुदगी के कई मामले थे। उत्परिवर्तित मानव भी अक्सर सड़कों और जिलों में दिखाई देते हैं। सौभाग्य से वांग ये ने पहले ही व्यवस्था कर ली थी, इसलिए उनके परिवार को कोई परेशानी नहीं हुई। किसी भी परेशानी से बचने के लिए स्थानांतरण शुरू होते ही वह अपने परिवार को वापस ले आए। सोंग शुई को अस्पताल से छुट्टी मिलने के तीसरे दिन वेस्ट 101 रेस्क्यू टीम सुरक्षा मिशन में शामिल हो गई। वांग ये ने मिशन हुआंग जिरुई को सौंप दिया और एक व्यावहारिक प्रबंधक बन गए। उसने सोचा था कि विशिष्ट बचाव दल N0.7 में शामिल होने से वह बहुत व्यस्त हो जाएगा। इसके विपरीत उसके पास अधिक खाली समय था। जब तक यह एक अनिवार्य मिशन न हो, वह इसे छोड़ सकता था। कैप्टन जिया ने यही किया। यह उसकी गलती नहीं थी, ऐसा उदाहरण स्थापित करने के लिए यह उसके बॉस की गलती थी। रात में, एनाबेला, मुझे क्या करना चाहिए? वांग ये। मुझे लगता है कि मेरा पीछा किया जा रहा है। डर। जेपीजी। वांग ये ने खाना खाते समय उत्तर दिया, यदि कोई आपका अनुसरण नहीं करता है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि आप अब लोकप्रिय नहीं हैं? एनाबेला, वह पापराजी जैसा नहीं दिखता। वांग ये, पेशेवर प्रशंसक। एनाबेला, ऐसा भी नहीं लगता। वांग ये, तुम्हें कैसे पता? अनाबेला, मुझे बस पता है। क्या आप मेरे साथ नहीं आ सकते? कृपया जेपीजी। वांग ये, हाँ, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं अपनी छड़ी हिलाऊंगा? एनाबेला, नहीं, आप एक अच्छे इंसान हैं। अरे, कितनी लंबी टोपी है। वांग ये ने अपना फोन बंद कर दिया और अनाबेला को नजरअंदाज कर दिया। वह वास्तव में बहुत सुंदर थी, विशेषकर अपनी लंबी, पतली और गोरी टांगों के साथ। अगर वे किसी के इर्द-गिर्द उलझे हों तो बहुत अच्छा लगता होगा। वह सजने संवरने में भी विशेष रूप से अच्छी थी और मेकअप के बाद बहुत आकर्षक थी, लेकिन वह बहुत परेशान करने वाली थी। महिलाएं उनके लिए कभी भी एक आवश्यकता नहीं थीं, बल्कि उनके जीवन का एक अद्भुत और सजावटी हिस्सा थीं। ताकत ही उसकी अंतिम खोज थी। यू शुइकिन को शुभरात्रि कहने के बाद वांग ये ने खेती कक्ष में प्रवेश किया। रिजर्व बेस सिटी का यूनिवर्सल होटल। अनाबेला, जिसने बेहतरीन मेकअप किया हुआ था, मुलायम बिस्तर पर अकेली लेटी हुई थी। नवनियुक्त महिला सहायक ने चौकोर फ्रेम वाला चश्मा पहना था और खिड़की के पास सिकुड़ कर कसकर बंद पर्दों के माध्यम से चुपचाप बाहर का निरीक्षण कर रही थी। कोई जवाब नहीं था। वांग ये ने उसे यह संदेश भेजने के बाद जवाब देना बंद कर दिया कि वह एक अच्छा इंसान है। अनाबेला ने अपने गुलाबी होंठ काटे और स्क्रीन पर टैप किया। आप नाराज हो गए क्या? मेरा यह मतलब नहीं था। प्यारा अभिनय जेपीजी। क्या आप खेती कर रहे हैं? तब मैं तुम्हें अब और परेशान नहीं करूंगा। आराम करना याद रखें। जब तुम्हारे पास समय हो तो मुझे ढूंढने आओ, हृदय जेपीजी। उसने लगातार 4 संदेश भेजे, लेकिन वे समुद्र में डूबते पत्थरों की तरह थे। अनाबेला मुलायम तकिए पर लेटी थी, उसके लंबे काले बाल बिस्तर पर बिखरे हुए थे और उसकी आंखें चमक रही थीं। एक सेलिब्रिटी के रूप में उन्हें पीछा करने और पीछा किए जाने का बहुत अधिक अनुभव था। वह मनोरंजन उद्योग में 8 वर्षों से थी और उन्होंने स्टॉकर्स, पीपर्स और कट्टर प्रशंसकों सहित सभी प्रकार की स्थितियों का सामना किया था। कभी-कभी वह बस उनसे तस्वीरें लेने के लिए कहती थी क्योंकि वे तस्वीरें आमतौर पर अधिक सुंदर लगती थीं। हालांकि इस बार यह अलग था। हालांकि उसने किसी को नहीं देखा था, फिर भी उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। अगर उसे इसका वर्णन करना हो, तो यह 1 महीने पहले की घटना के समान ही लगा। अनाबेला नवनियुक्त महिला सहायक को देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। वह अपने पिछले सहायक की भयानक मौत के दृश्य को नहीं भूल सकी। अचानक उसका फोन वाइब्रेट हुआ। अनाबेला ने अपना फोन उठाते ही तुरंत प्रसन्न भाव प्रकट किया। 84.26468 बेबी, क्या तुम खाली हो? क्या तुम्हें आज फिल्मांकन में कठिनाई हुई? 84.26468 बेबी, मैं तुम्हारे क्षण क्यों नहीं देख सकता? क्या तुमने पोस्ट हटा दी? 84.26468 बेबी, यह ठीक है। तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम थके हुए हो, तो बस आराम करो। अगर तुम्हें बातचीत के लिए किसी की जरूरत है, तो मैं हमेशा यहाँ हूँ। ओह ठीक है, अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है, तो मुझे बताना याद रखें। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। दिल जेपीजी। यह फिर वही था। गुस्सा कर देने वाला। अनाबेला ने मुस्कुराते हुए इमोजी के साथ उत्तर दिया, फिर बिस्तर पर लेट गई और अपने फोन को नजरअंदाज कर दिया जो फिर से कंपन कर रहा था। सुबह-सुबह वांग ये ने साधना की एक रात समाप्त की। स्तर 5 आनुवंशिक योद्धा 53%, स्तर 5 क्षमता उपयोगकर्ता 6%। राक्षस हमले के बाद के सप्ताह में वह अपनी ताकत बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्टार इवोल्यूशन तकनीक का अभ्यास कर रहा था। अपनी वर्तमान गति से उसे 1 या 2 महीने में स्तर 6 तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। बीम। उसने अपना फोन ऑन किया। उन्हें जो पहला संदेश मिला वह एक अच्छी खबर थी। उपलब्धि अंक उनके खाते में स्थानांतरित कर दिए गए थे। 2480-11500 उपकरण विनिमय अनुपात के आधार पर यह 3720000 युआन के बराबर था। हाथ में बाकी पैसा होने के बावजूद अभी भी पर्याप्त से अधिक था। हालांकि राक्षसी हमला खतरनाक था, लेकिन मुनाफा बहुत अधिक था। एक मिशन और उसका लाभ काफी प्रचुर मात्रा में था। इस बीच सोंग शुई समूह को स्पैम कर रहा था। वह बेहद खुश थी। उसे 270 उपलब्धि अंक प्राप्त हुए थे, जबकि जिरुई और जिहोकिन को 370 उपलब्धि अंक प्राप्त हुए थे। 270 उपलब्धि अंक सुरक्षा अभियान में भाग लेने का इनाम है।
जिरुई और जिहुकिन के अतिरिक्त 100 उपलब्धि अंक पूर्वी बेस सिटी को राक्षस हमले के खिलाफ बचाने में मदद करने के लिए हैं। जहां तक मेरे अतिरिक्त 2000 उपलब्धि अंकों की बात है, यह शिविर N0.7 की रक्षा करने, भेड़िया राक्षसों को मारने और नरक स्तर के भेड़िया राजा से छुटकारा पाने का इनाम है। अन्य 3 की तुलना में उन्होंने सैकड़ों आम लोगों को बचाते हुए और साथ ही आधार रक्षा प्रभाग का समर्थन करते हुए अलस्तरीय सफाई मिशन पूरा किया था। इसलिए उन्हें जो उपलब्धि अंक प्राप्त हुए वे बहुत अधिक थे। वह बहुत दयालु व्यक्ति थे। दुर्भाग्य से डॉक्टर शु हाल ही में बहुत व्यस्त थे और लंबे समय से वार्म अप नहीं हुए थे। जीन पार्क प्रयोगशाला। यह बहुत अच्छी तरह से फिट बैठता है। वांग ये ने अपना नया व्यक्तिगत लड़ाकू सूट पहना और करीपान तकनीक का इस्तेमाल किया। वजन मध्यम था और इससे गति और चपलता पर कोई असर नहीं पड़ा। हालांकि इसकी सुरक्षा काफी ऊंची थी, जो कि पहले पहने हुए उसके फटे पुराने सेट से कहीं अधिक थी। रक्षा बी ग्रेड तक पहुंच गई, जो उच्च श्रेणी के ध्वस्वप्न स्तर के राक्षसों से बचाव के लिए पर्याप्त थी। यहाँ तक कि निम्न श्रेणी के नरक स्तर के राक्षस के विरुद्ध भी इसे आसानी से नुकसान नहीं होगा। वह उसी दुविधा में नहीं होगा जब पिछली बार उसने नरक स्तर के भेड़िए राजा से लड़ाई की थी। यह कहने की जरूरत नहीं है। आखिरकार मैंने इसे व्यक्तिगत रूप से बनाया है। चेंग लॉन्ग ने अपने काम को संतुष्टि के साथ देखा। धन्यवाद भाई चेंग, वांग ये ने उसे थम्स अप दिया। मेरी चापलूसी मत करो। बाकी पैसे चुकाने के बाद तुरंत चले जाओ। चेंग लॉन्ग के चेहरे पर तिरस्कार के भाव थे जब वह खर्राटे ले रहा था। मैंने 2 दिनों तक बिना कुछ लिए काम किया और एक पैसा भी नहीं कमाया। यह सही नहीं है भाई चेंग, एक और चीज की कमी है। वांग ये आश्चर्यचकित थे। इस बार आप क्या चाहते हैं? चेंग लॉन्ग ने सावधानी से पूछा। उपकरणों का एक सेट और एक हथियार। वे सभी यहाँ हैं। लेकिन मैं 3 ब्लेड शैली में कमाल करता हूँ, वांग ये ने चिल्लाकर कहा। भाड़ में जाओ। चेंग लॉन्ग के चेहरे पर एक भाव था जिसमें कहा गया था, मुझे पता था कि आप फिर से ऐसा करने जा रहे हैं। पिछली बार मैंने तुम्हें केवल 2 करीपानें दी थीं। यह सही है, इसलिए हमारे पास अभी भी एक की कमी है। वांग ये मुस्कुराए। चेंग लॉन्ग अवाक रह गया। वांग ये ने प्रयोगशाला छोड़ दी। भाई चेंग वास्तव में दिलचस्प है। वांग ये की कमर पर सीरीज हुई थंडर सेबर था। इवोल्वर मार्केट में इसे आमतौर पर 7 मिलियन में बेचा जाता था, लेकिन उन्हें यह कम डिस्काउंट पर मिला। उसने अपने सभी उपलब्धि बिंदुओं का उपयोग कर लिया था, लेकिन उसके कार्ड पर अभी भी 3 मिलियन युआन बाकी थे। इसके अलावा उसके उपलब्धि अंक अभी भी बढ़ रहे थे। दोनों बचाव दल मिशनों ने उन्हें बिना किसी अतिरिक्त शेयर के बुनियादी उपलब्धि अंक दिए। नए लड़ाकू सूट के साथ वह विशिष्ट बचाव दल के दैनिक मिशनों में भाग ले सकता था। उदाहरण के लिए सफाई मिशन। वह न केवल अधिक उपलब्धि अंक अर्जित कर सका, बल्कि बड़ी संख्या में संभावित अंक भी अर्जित कर सका। उसे वास्तव में इसकी आवश्यकता थी। इंटरमीडिएट स्टार इवोल्यूशन तकनीक के अगले अपग्रेड के लिए 3000 संभावित अंकों की आवश्यकता थी। उनके पास अब 10% भी नहीं थे। डिंग। उसका फोन बजा। यह कैप्टन जिया था। वांग ये की आंखें चमक उठीं। सही समय पर। वह बस वी एलीट रेस्क्यू टीम को रिपोर्ट करने की योजना बना रहा था। हेलो भाई जिया, वांग ये ने फोन उठाया। थोड़ी देर बाद उसके चेहरे पर मुस्कान फीकी पड़ गई और उसकी आंखें चमक उठीं। ठीक है, मैं वहीं रहूंगा।